अपने पीपीटी पे। सो गाइस, बात करते हैं बेसिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ लिनक्स की। थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। मैं भी बहुत बार कंपनीज में इंटरव्यू देने गया और मैं एक आध कंपनीज में रहा भी हूँ, क्योंकि मुझे लिनक्स के बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है। तब मैंने जाना कि लिनक्स की अहमियत क्या है। ठीक है, आप लोगों में से भी कई स्टूडेंट्स को लिनक्स की अहमियत नहीं पता है, जो वाजिब बात है, क्योंकि लिनक्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। पर्सनल तौर पे अपन लिनक्स को नहीं चलाते, क्योंकि अपन चलाते हैं विंडोज को। लेकिन कंपनीज में लिनक्स को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत चलाया जाता है, बहुत वैल्यू दी जाती है। क्यों दी जाती है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिनक्स की, कि लिनक्स कहाँ से आई, कैसे जन्म हुआ लिनक्स का। ये सारी बात अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात है दोस्तों, कहानी के माध्यम से अपन समझते हैं। ये बात है उन दिनों की, मतलब 1964 की। 1964 में एक बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी में थी। ठीक है, आज भी शायद होगी, सर्च करना पड़ेगा। तो बेल लेबोरेटरी में 5 साइंटिस्ट थे। कितने थे? 5 साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे मान लीजिए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या शुरू किया भाई साहब ने? चारों ने, पांचों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कंप्यूटर पे, कोई लैंग्वेज बनाने का या कुछ प्रोग्राम बनाने का, कुछ कोड लिखने का, कि हमें ये कोड लिखना है और हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसकी मदद से हम क्या करें, सारे के सारे काम कर सके। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिससे कि बहुत सारे यूजर कम कीमत पे काम कर सके। ये है ना, ये उन्होंने क्या करा, एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बट 1969 तक आते आते उन सभी ने क्या कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया कि भाई ये हमसे नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये आगे नहीं बढ़ेगा। होता है, कई बार हमसे भी होता है, बहुत लोगों से होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता, हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। बहुतों का नहीं होता, तो बहुतों का नहीं होता तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स ओके। ठीक है, हर सबके लिए तो जॉब है नहीं है, तो कुछ लोग अपना भी काम शुरू करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो चलिए, तो 1969 में क्या किया कि विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसी टाइम पे 1969 में या 70s के दशक में क्या हुआ, डेनिस रिची और केन थॉमसन, आपने सुना होगा डेनिस रिची के बारे में, जो फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज के फाउंडर थे। ठीक है, और शायद आज जिंदा नहीं है, शायद इनका देहांत हो गया था 2011 में, बट केन थॉमसन आज भी जिंदा है। ठीक है, आप देख लेना नेट पे। तो इन दोनों ने क्या करा, ये दोनों भी थे उसमें, उस 5 साइंटिस्टों में ये दोनों भी थे, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इस प्रोजेक्ट पे वापस शुरू करना है। ठीक है, वापस से काम करना है इस प्रोजेक्ट पे, बिल्कुल नए सिरे से हम काम करेंगे। क्लियर? उन्होंने बोला कि चलो जो पहले हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। अब हम नए सिरे से इसको शुरू करते हैं और हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इन्होंने कसम खा ली, कि इन्होंने दोनों ने, डेनिस रिची और केन थॉमसन भाई साहब ने। ठीक है साहब, तो उन्होंने क्या करा 1971 में, शायद 70-71 के अराउंड, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया यूनिक्स नाम से। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? यूनिक्स नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। अब प्रोजेक्ट क्या था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, कोड था एक, जिससे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बैठा सके, हम काम कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कीबोर्ड पे अगर ए प्रेस करूं तो कंप्यूटर पे ए प्रेस हो जाए, मैं अगर बी प्रेस करूं तो बी प्रेस हो जाए। ये कोड उन्होंने लिखा पहली बार। ठीक है, तो यूनिक्स बनाया उन्होंने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या थी? उसकी फुल फॉर्म थी यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये इसका नाम था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आता है लिनक्स भी। अब आप बोलेंगे सर लिनक्स भी इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, रिलेटेड है, लेकिन उसकी कहानी बहुत अलग है। उसकी कहानी क्या है मैं आगे समझाऊंगा। हालांकि हम ये बोलते हैं, और बहुत सारे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते भी है कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स का वर्जन है। ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ बातों में ये ठीक भी है, कुछ बातों में ये गलत भी है। कैसे गलत है मैं बताऊंगा आगे जाके। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया यूनिक्स नाम से, जिसकी फुल फॉर्म थी यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विसेज। और जब ये आ गया तो क्या करा, बहुत सारी कंपनियां, जैसे देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई चीज बनती है ना, किसी भी देश में बने, चाहे इंडिया में बने, चाहे वो अमेरिका में बने, चाहे इंग्लैंड में बने, चाहे किसी भी देश का आविष्कार होता है, तो कंपनियां जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भागती है उनके पीछे कि भाई ये आपने कोड बनाया, हमें दे दो, ये कोड हमें दे दो, है ना। अब इस कोड से हम अपना अपना बना लेंगे। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको ग्रैब करता हूँ और मैं एक फिल्म बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक टार्जन नाम की फिल्म थी। ठीक है, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आपने देखी होगी। इसमें अजय देवगन साहब थे,
और उसके बेटे थे, शायद हीरो का नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना। तो वो एक कार डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो कार डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छी कार डिजाइन करते हैं। दो तीन कंपनियों में जाते हैं, तो दो तीन कंपनियों में जाने के बाद पहली कंपनी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम आपको रॉयल्टी, हम आपको पैसा तो देंगे बट रॉयल्टी नहीं देंगे। तो वो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं ये कार मैंने डिजाइन करी है, मैंने बनाई हुई है, तो मुझे रॉयल्टी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर आप हाँ करते हो तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बट इन्होंने क्या करा, अजय देवगन साहब ने दूसरी कंपनी में गए और उनको ये डिजाइन पसंद आए, उन्होंने फौरन हाँ कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, आपको हम रॉयल्टी भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे। बट उन्होंने इसके साथ एक खेल हो जाता है। क्या हो जाता है कि अजय देवगन जो कार डिजाइन कर रहा होता है उसकी जो सीडी होती है वो कॉपी कर लेते हैं और उसको कंपनी पहले ही पेटेंट करवा लेती है। अब पेटेंट करवा लेती है और उस कार की डिजाइन में पेटेंट होगी, तो इनका जो कार बनाई अजय देवगन साहब ने वो इनवैलिड हो गई। उसके बाद फाइट होती है, बहुत सारी चीजें, कहानी है, वो आप आगे या कभी फिल्म देखोगे तो आप देख लेना। बट मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब भी कोई नई चीज बनती तो बड़ी बड़ी कंपनियां भागती है कि अब ये चीज नहीं बन गई, अब आप हमें कोड दे दो। तो वो फ्री था, जो यूनिक्स था ये फ्री था कोड, ठीक है, ये कोड बिल्कुल फ्री था, सबके लिए फ्री था, कोई भी देख सकता है इसको। अब उन्होंने देखा तो कंपनियां भागी भागी आई, कोड को उन्होंने रीड करा और अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना लिए। क्या क्या बनाए आगे चेक करते हैं। हाँ, इसी दरमियान 1975 में क्या हुआ, एक यूनिक्स वर्जन 6 आया, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हो गया। ये जो यूनिक्स बनाया था इससे ही एडवांस वर्जन आया था यूनिक्स वर्जन 6। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी 4G आया है, बहुत पॉपुलर हो गया, 5G है, ठीक है, 6G आ जाएगा। तो कोई चीज पॉपुलर हो जाती है तो कंपनियां भागती है। तो क्या है, यूनिक्स वर्जन 6 बहुत पॉपुलर हो गया, जानने लग गए लोग, और बहुत मतलब लोग इस पे काम करने लग गए, समझने लग गए कि भाई क्या चीज है। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कच्चा बादाम वाले पॉपुलर हो गए, ठीक है। अब पॉपुलर होने के बाद में फिर जल्दी से गिर भी गए, डाउनफॉल हो गए। तो एक बात ये समझ में आती है दोस्तों कि वायरल होना बहुत आसान है। आप हो सकता है कि कोई जितनी जल्दी वायरल होता है वो उतनी जल्दी फर्श पे आता है, नीचे फर्श पे गिर जाता है। लेकिन मेहनत से कमाया हुआ प्राण प्रतिष्ठा या मेहनत से कमाई हुई आपकी विल, वो हमेशा रहती है। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं दोस्तों कि हमेशा अपनी मेहनत से कोई चीज अर्जित करो। ये शॉर्टकट तरीके से रातों रात वायरल होना या रातों रात हैकिंग में सपना देखते हैं ना आप लोग कि हाँ मैं बहुत कुछ, मैं कहने का मतलब विंडो को हैक कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको हैकिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, आपको यूनिक्स भी, आपको लिनक्स भी सीखनी पड़ेगी, आपको यूनिक्स भी हो सकता है सीखनी पड़े, आपको शेल स्क्रिप्टिंग भी सीखनी पड़ेगी, बग बाउंटी भी सीखनी पड़ेगी, हो सकता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेस्टिंग भी सीखनी पड़े, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी सीखनी पड़े। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप ज्ञान के पीछे भागोगे तब ऑटोमेटिक आपके पास लक्ष्मी भी आएगी, प्रतिष्ठा भी आएगी। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से कभी भी पैसा मत कमाना। हैकिंग में ये चीज बहुत ध्यान रखना, शॉर्टकट तरीके से जो कभी कमाता है उसके अंदर ना तो ज्ञान अपर लेवल पे आता है और ना ही उसके पास लक्ष्मी आती है, थोड़े दिनों के लिए आएगी फिर चली जाएगी, ठीक है। तो ज्ञान के पीछे भागिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स होती है हैकिंग की, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मेरे पास जत्था पड़ा है बुक्स का हैकिंग का, आप पढ़िए उनको, आपके पास बहुत नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं आगे। 1975 में यूनिक्स वर्जन 6 पॉपुलर हुआ और कंपनियां भागी और कंपनी ने उसको कोड को परचेज किया और अपने अपने वर्जन मार्केट में उतार दिए, अपने अपने जो ओएस थे वो मार्केट में उतार दिए। क्या क्या उतारे, तो सबसे पहले आता है भाई साहब आईबीएम। आईबीएम ने क्या करा, AIX नाम से अपना खुद का वर्जन निकाल दिया मार्केट में, ठीक है, कि ये साहब ये लो, ये मेरा वर्जन है। इसके बाद सन सिस्टम नाम से एक कंपनी है, उसने भी अपना सोलरिस नाम से एक नया वर्जन निकाल दिया, इसी को यूनिक्स का कोड लेके। इस यूनिक्स का कोड लेके ही सारी कंपनियों ने अपने अपने वर्जन निकाल दिए। फिर आता है भाई साहब एप्पल, जो आजकल बहुत फेमस है, एप्पल के आईफोन मैक ओएस बहुत फेमस है, तो उन्होंने अपने एप्पल ने ही मैक ओएस लॉन्च कर दिया इसी कोड को रीड करके। ध्यान रखना, भले आप पढ़ लेना, एप्पल ने, कहते ना एप्पल खुद का है, बिल्कुल उसका खुद का है, अब हो गया खुद का, लेकिन उस टाइम पे 1975 1976 के अराउंड में यूनिक्स वर्जन 6 पॉपुलर हुआ, उसी का कोड पढ़ के एप्पल ने अपना खुद का एक जो वर्जन निकाला, ठीक है, मार्केट में सेल आउट करने के लिए। उसके बाद एचपी ने आया, उस एचपी ने यूएक्स नाम से खुद का एक वर्जन जो ओएस है वो निकाल दिया, ठीक है। अब इनको बोलते हैं हम फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। क्या बोलते हैं, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। जैसे फ्लेवर ऑफ यूनिक्स का मतलब, जैसे जैसे मान लीजिए एक आम का जूस है, ठीक है, आम है, तो आपने देखा होगा कि आम का जो जूस आता है, सॉरी, वो स्लाइस भी आता है, ठीक है, स्लाइस भी आपने पी होगी,
एक फ्रूटी भी होती है, फ्रूटी भी आपने पी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो दुकानों पे अपन जाते हैं तो एक शेक भी मिलता है आम का। तो ये क्या है, फ्लेवर है अलग अलग। आम को किस तरीके से आप फ्लेवर बना के लोगों के सामने पेश करते हो पिलाने के लिए उनको, ऐसी तरीके से यूनिक्स के बहुत सारे अपने अपनी कंपनी ने फ्लेवर बनाए, अपने हिसाब से चेंजेस किए उसमें और मार्केट में उतार दिए, उसको बोलते हैं फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। और इसी कड़ी में आता है लिनक्स भी, इसको भी फ्लेवर ऑफ यूनिक्स में गिना जाता है अब, पहले नहीं गिना जाता था, अब गिना जाता है क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज है इन दोनों में। बाद में जब अध्ययन किया गया दोनों के बीच की, हाँ दोनों के बीच में कुछ कमांड्स अगर सिमिलर है तो उसको भी इसी का एपरेंट मान लिया गया। ठीक है, तो लिनक्स को एपरेंट माना जाता है, हालांकि लिनक्स की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, आगे बताऊंगा कहानी क्या है। ठीक है, तो लिनक्स को भी आप क्या मान सकते हैं, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स मान सकते हैं। क्लियर है, इतना आप लोग समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब लिनक्स की कहानी क्या है, लिनक्स की कहानी ये है कि जब इन्होंने क्या करा कि अपने अपने वर्जन मार्केट में उतार दिए, तब अब क्या है, बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहां पर एक भाई साहब की एंट्री होती है 1991 में, जिसका नाम है लाइनस टोरवल्ड। हेल्सिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे भाई साहब, देख लेना। ठीक है, आप चेक कर लेना नेट पे। तो लाइनस टोरवल्ड नाम से एक बच्चा 20-22 साल का, उसने बोला कि मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो भाई साहब आप क्या करो, मुझे अब अपना वर्जन दे दो। बट कंपनियां तो क्या थी, जो पुरानी कंपनियां थी, ये बोले कि नहीं, अगर आपको मेरा वर्जन चाहिए तो $5,000 देने पड़ेंगे। $5,000 उस जमाने में 1991 में, जो आज भी देख लो $5,000 की इतनी कीमत है इंडिया में, तो उस जमाने में कितनी कीमत हुआ करती थी। तो ये बोला यार ये बात तो देखो गलत है, आपने फ्री कोड पढ़ा और फ्री कोड को चेंजेस करके आपने अपने अपने सिस्टम अपने अपने वर्जन निकाल दिए, अब अगर मैं लेना चाहता हूं तो आप मुझे इसको पैसे में दे रहे हो, ये तो क्या बात है, तो गलत बात हो गई। तो कंपनी ने बोला भाई साहब हम तो पैसे में ही देंगे, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। अब ये बहुत परेशान हो गया कि यार क्या करें, मुझे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बनाना है, लेकिन मुझे तो फ्री मिल ही नहीं रहा कुछ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक मूवमेंट चला। ठीक है, क्या मूवमेंट चला, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चला। अब उन्होंने क्या करा कि चलो क्या चीज फ्री है मैं उससे कुछ देख लेता हूं। हालांकि ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ये बाद में बताऊंगा। तो लाइनस टोरवल्ड ने क्या बोला, इसी के नाम से लिनक्स बना। ठीक है, लिनक्स जो एस को हटा के क्या बन गया, लिनक्स। लेकिन ये बाद में बना, इन्होंने क्या करा लिनक्स टोरवल्ड भाई साहब ने, कि उसके पास यूनिक्स का कोड तो फ्री था। ठीक है, उसने थोड़ा बहुत यूनिक्स का कोड पढ़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूनिक्स का कोड पढ़ा, वो भी बाद में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक टीचर जो थे उनका आइडल, जिनका नाम था भाई साहब का एंड्रयू टेनेनबॉम, बहुत अच्छे राइटर हैं, अभी भी जिंदा हैं। और इनकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग की बुक आती है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पीएसए पब्लिकेशन की है शायद, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इनकी एक बुक आती है नेटवर्किंग की, अगर आप पढ़े इसको अच्छे से तो बहुत अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एंड्रयू टेनेनबॉम। तो इन्होंने क्या करा बच्चों को पढ़ाने के लिए कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करा, एक ओएस तैयार किया। थोड़ी सी राइटिंग आप मैनेज करना, जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट में गलत लिख देता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने ओएस तैयार किया या रेडी किया या क्रिएट किया, जिसको बोला जाता है माइनेक्स। ठीक है, उन्होंने माइनेक्स तैयार किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो वहां के प्रोफेसर उस जमाने में भी क्या करते थे, खुद करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल दिया जाता है बच्चों को आप करो। अभी बहुत प्रतिष्ठित जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं हैकिंग। और जब वो बच्चों को वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देते हैं, तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि भाई आप ही वर्नेबिलिटी निकालो, उन्होंने खुद से कोई वर्नेबिलिटी निकाली ही नहीं। ये चल रहा है आज के टाइम पे। चलो खैर दोस्तों, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो वहां के प्रोफेसर क्या करते हैं कि बच्चों को खुद बोलते हैं कि भाई, खुद खुद बोलते हैं कि हाँ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तभी तो बच्चा आगे करेगा। प्रोफेसर पहले खुद उनके लिए करेगा, टीचर अगर खुद बच्चों के लिए करेगा नहीं, जब तक उसको दिखाएगा नहीं करके कि ये मैंने किया है, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है इंडिया में, यहाँ पे बस टीचर खुद ही बोल देते हैं हाँ भाई कर लो, मैंने बता दिया कर करा लो तुम खुद, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, हमारे बाप का क्या जाता है। बट दोस्तों वहां पे ऐसा नहीं है, तभी अमेरिका आज सबसे नंबर 1 पे है अपने ज्ञान की बदौलत। क्यों, क्योंकि वहां के टीचर भी मेहनत करते हैं, वहां के स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, नॉलेज लेनी है, कैसे, पीडीएफ बुक्स पढ़ के, जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप बुक्स पढ़ने में जोर देंगे, प्रैक्टिकल ना करके, प्रैक्टिकल भी जरूरी है लेकिन आप बुक्स पढ़िए, मैं कह रहा हूँ
आपके पास में अगर आप दिन के 4 घंटे बुक्स पढ़ने में देते हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कोई आपसे टकराएगा नहीं। ठीक है, तो खाली टाइम में आप बुक्स पढ़िए। अगर मान लिया आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 दिन 15 दिन ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बुक उठा लीजिए, नेटवर्किंग की बुक उठा ली, ठीक है, कोई हैकिंग की बुक उठा ली, कोई कंसेप्ट की बुक उठा ली, उसको ली पढ़ लिया। प्रैक्टिकल बाद में होता रहेगा, एक बार बुक तो पढ़े। इंग्लिश इंग्लिश समझ में नहीं आती तो एक बार इंग्लिश लीजिए, सॉरी, अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर बहुत सारी बुक इंग्लिश में है, बिल्कुल इंग्लिश में है, तो आप क्या करिए, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, या ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे चले जाइए, या फिर अपने गूगल मोबाइल से ट्रांसलेट करके। और इतनी इंग्लिश तो आती है कि आपको समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आती है। ठीक है, चलिए बाद में बात करते हैं इस बारे में, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एंड्रयू टेनेबॉम ने क्या करा, माइनेक्स ओएस बनाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस लाइनस टोरावर ने क्या करा भाई साहब, ये माइनेक्स ओएस को पढ़ा और पूरा जीरो से कोड लिखा। जीरो से कोड लिखा किसका, खुद के ओएस का। खुद के ओएस का उन्होंने जीरो से कोड लिखा, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से कोड लिखा। और फाइनली 1991 में जाके उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ आने वाले टाइम में, जिसको बोला जाता है लिनक्स। और इस भाई साहब लिनक्स के नाम से ही उनका, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ा लिनक्स। क्लियर है? तो ये है कहानी। उम्मीद करता हूं आपको एक कहानी पसंद आ गई होगी अभी तक की। वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइनस टोरावर ने 1991 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कोड पढ़ा, जिस कोड का नाम था माइनेक्स ओएस, जिसको बनाया था एंड्रयू टेनेबॉम ने। और इसी कोड को पढ़ के, समझ के, रीड करके, अंडरस्टैंड करके लाइनस टोरावर ने एक जीरो से कोड लिखना स्टार्ट किया। और वो कोड जब कंप्लीट हो गया, जब काम करने लग गया, तब उसको नाम दिया लाइनेक्स का, ठीक है, लिनक्स का। एस हटा दिया, एस हटा के एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स था तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्स कर दिया कि भाई ये है। और ये आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ, और आज कंपनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर हल्ला किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो वो लिनक्स का है। क्यों है, आगे बात करेंगे अपन फीचर्स में। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आ गया आपको लिनक्स की कहानी पूरी, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बेसिक चीजें हैं। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे बोल दिया जाता है भाई लिनक्स को बनाया किसने, आपने जवाब नहीं दिया, बेसिक क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते बच्चे, बताइए कंपनी वाले लेंगे कैसे? आप मुझे बताएं, मैं, आप अगर कंपनी में हो, है ना, मैं आपको बोल दूं, जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना आता हो आपको, या नहीं भी आता हो, तो आपको ड्राइवर या मुझे ड्राइवर रख, मैं बोलूँ, वो मेरे से पूछे कि भाई एक बाइक में गियर कितने होते हैं, मैं बोल दूं 6 होते हैं या 2 होते हैं, तो बताइए कोई ड्राइवर रखेगा, चाहे मुझे कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है। लेकिन अगर मैं बेसिक चीजों को बेसिक सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। हिस्ट्री भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए भी, क्या हुआ, कैसे बना, कैसे नहीं बना। अगर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक उसका जवाब दे दो। ठीक है, तो इससे क्या आपका बेस मजबूत होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लिनक्स क्या है। ठीक है, लिनक्स बन गया, बना दिया, कोड कोड भी बना दिया उन्होंने, और लिनक्स पॉपुलर भी बहुत हो गया, 1991 के बाद बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद आया लिनक्स एक्चुअली में है क्या। अब सबसे ज्यादा सवाल है कि लिनक्स क्या है। तो लिनक्स दोस्तों कर्नल है। लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि क्या है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जवाब में हाँ, वही गलत हो गया। नहीं, लिनक्स अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है जो आपके हार्डवेयर को आदेश दे, जो सॉफ्टवेयर को आदेश दे, किसी सॉफ्टवेयर को आदेश दे कि भी मुझे ये करना है, मुझे मदद करिए। और सॉफ्टवेयर कौन से? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1991 और 1995 के अराउंड, है ना, 1991 और 1995 के अराउंड क्या चल रहा था, एक मूवमेंट चला। उस मूवमेंट का नाम था जीएनयू मूवमेंट। जीएनयू मूवमेंट का मतलब है कि अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब लिनक्स टोरावर ने आवाज उठाई कि भाई मुझे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में नहीं दे रहे हो, उसका कोड भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये बात गलत है, आप पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, मेरे पास पैसे है ही नहीं है, $5000 मैं कहाँ से लेके आई हूँ, कहाँ से लेके आऊँ बताइए। तो वो खुन्नस निकाली, और जब खुन्नस निकली तो वहां पे उसने ये चीज फैला दी, खबर फैला दी, मीडिया में चाहिए, मीडिया में गई। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने फिर आवाज उठाई और एक मूवमेंट चला, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। और फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का नाम था जीएनयू। ठीक है, ये जीएनयू। तो ये जीएनयू का मतलब है सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर।
ठीक है, कि भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन बना दिया, उसको जीएनयू बोला जाता है। तो लिनक्स प्लस जीएनयू मिलके बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनता है? जब उसका कर्नल और जब उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कैसे? आप बोलोगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर कैसे आता है? अरे भैया, जैसे मैंने ये माउस है, ये माउस दिख रहा है आपको? ये माउस है, ये भी तो एक हार्डवेयर है। इसको चला कौन रहा है? ये ऐसे कर रहा हूं मैं, क्लिक कर रहा हूं, इसको चला कौन रहा है? सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो इसको और इन दोनों को बीच में समन्वय कौन करना? कर्नल। किसका काम है ये? कर्नल। मैंने इस हार्डवेयर को यूं किया, ये किसको गया? पहले कर्नल के पास गया, कर्नल ने किसको बोला? सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई ये माउस है, इसको ऐसे ऐसे करना है। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ए प्रेस किया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेकंड आपसे स्टॉप करता हूँ, अच्छे समझाता हूँ आपको कर्नल के बारे में। मैंने वो करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया बी, तो ये बी टाइप किया, मान लीजिए मैंने हार्डवेयर से किया या मान लीजिए इससे किया, पेन से किया, इससे किया, तो ये समझ में किसको आ रहा है? ये सबसे पहले गया कर्नल के पास में। ठीक है, किसके पास में गया? कर्नल। कर्नल ने सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई इस पे बी लिखा है। क्या लिखा है? बी टाइप किया है इसने, आप टाइप करो बी। ये इसको आदेश देगा। तो ये कर्नल है। कर्नल का मतलब है कि ये आदेश देता है किसको? सॉफ्टवेयर को, कि भाई ये चीज करनी है। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है कर्नल। कर्नल का मतलब जैसे आपने देखा हो आर्मी में कर्नल एक रैंक होती है ना? ऑफिसर्स में कर्नल रैंक होती है। भाई आप कौन है? कर्नल हूँ भाई साहब, ऑर्डर देता हूँ। तो ऑर्डर देने का काम है इसका। किसको ऑर्डर देने का काम है? हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर को ऑर्डर देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और फिर यह काम करता है। ठीक है, तो कर्नल क्या करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज है, वो बना देता है। ठीक है, ये कर्नल क्या करता है कि बोलता है कि भाई ये चीज करवानी है तो ये चीज करवा दो, वो ये चीज करने लग जाता है। तो कर्नल, लिनक्स क्या है? एक कर्नल है। तो आजकल लिनक्स को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि भाई आप क्या चलाते हो? भाई लिनक्स चलाते हैं। हालांकि इतना पॉपुलर हो गया तो कर्नल को कोई याद रखता नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई पूछे आपसे कि लिनक्स क्या है, तो आप बोलेंगे कर्नल है। ठीक है, अकेले अपने आप में कर्नल है। अगर आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो प्लस जीएनयू जोड़ना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाएगा। अब जब लिनक्स आ गया और लिनक्स हमें समझ में आ गया कि भाई लिनक्स क्या चीज होती है, लिनक्स होती है कर्नल प्लस जीएनयू, मतलब सॉफ्टवेयर का कलेक्शन मिलकर बनता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना हमें समझ में आ गया। अब यहां से भी क्या क्या हुआ कि बहुत सारे वर्जन निकल गए। ठीक है, ये जब लिनक्स आया और ये भी फ्री था, आज भी फ्री है, आप कोई भी इसका कोड देख सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे मौसमी है, तो कुछ लोग मौसमी का जूस पता नहीं क्या डाल के बनाते हैं। कोई कैसे डाल के बनाता है, कोई किस फ्लेवर में बनाता है, कोई किस फ्लेवर में बनाता है। तो है वो मौसमी, लेकिन उसको अलग अलग फ्लेवर आ गया। ठीक है, ऐसे ही लिनक्स क्या है? फ्री है। इसका अलग अलग फ्लेवर आपको मिल जाएगा, जैसे कि जोरी है, काली लिनक्स है, डेबियन है, फेडोरा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस लिनक्स के भी बहुत सारे वर्जन आए जो बाद में बहुत फेमस हुए। कुछ एक फेमस वर्जन को अपन देख लेते हैं, कौन कौन से फेमस वर्जन हुए। सबसे पहले फेमस वर्जन हुआ रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स। ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, आप जाएंगे, हालांकि इसके कुछ वर्जन्स हैं जो कि पेड रहते हैं, जो कि पेड होते हैं रेड हैट के, है ना? ठीक है, कंपनी में यूज होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री भी यूज करे जाते हैं, पेड भी यूज करे जाते हैं। एक फेडोरा आता है, ये भी बहुत अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स का ही। एक डेबियन है, जो सबसे ज्यादा हैकिंग कम्युनिटी में काम आता है, जो अपने काम आता है, जैसे कि काली लिनक्स और पैरेट ओएस। ये दो मैन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वनीला ओएस भी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मेन दो है डेबियन के, काली लिनक्स और पैरेट ओएस। उसके बाद में अदर्स में आता है उबंटू, जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसका कोड यूनिक्स से लिया गया है। ठीक है, सेंट ओएस है, अमेजोन लिनक्स है, बहुत सारे हैं, जोरीन है। ठीक है, बहुत सारे वर्जन है, आपको पता ही नहीं होंगे इतने सारे वर्जन है। आप कभी चेक करिएगा इंटरनेट पे कि ऑल वर्जन ऑफ लिनक्स, बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। मैंने मैंने कोड देखा लिनक्स का, मैंने अपने हिसाब से उसका कोड चेंजेस किया, अपने हिसाब से बनाया और एक नया मार्केट में एक वर्जन उतार दिया। क्लियर है? तो आई होप आप समझ गए होंगे लिनक्स का वर्जन। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, फेडोरा है, डेबियन है, उबंटू है, सेंटोस है, अमेजोन लिनक्स है, बहुत सारी चीजें हैं।
क्लियर है? तो ये वर्जन्स हैं, इन वर्जन्स को लाया गया और जैसे जैसे वर्जन लाए अपने हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए काली लिनक्स है, तो काली लिनक्स 2016 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आपको पता हो या ना पता हो, स्पेलिंग गलत है, एग्जिस्ट, ठीक है, नहीं करता था। किसने बनाया काली लिनक्स को? तो भाई साहब ओएससीपी ने बनाया। ओएससीपी जो हैकिंग की दुनिया में सबसे तगड़ी वो मानी जाती है, एक बहुत ऊंची कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसको बोल सकते हैं संस्था माना जाता है, कि ये एक ऐसी संस्था है अगर आप यहाँ से कोई भी एग्जाम पास करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ग्रांटेड है, एक्सेसिबल है, ठीक है, और बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है ओएससीपी का, अगर आपने सुना हो तो। ओएससीपी ने 2016 में इसी लिनक्स में थोड़ा फेरबदल करके अपने हिसाब से टूल्स लाके काली लिनक्स लेकर आए। उससे पहले पैरेट चलता था, पैरेट था, ब्लैक आर्च था, ठीक है, गरुड़ा था, बहुत सारे थे। क्लियर है? तो ये है लिनक्स की पावर। अब आप ये बोलेंगे कि सर सारी कंपनियां लिनक्स लिनक्स का हल्ला क्यों कर रही है? मतलब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है भाई लिनक्स आती है या नहीं, क्यों नहीं आती लिनक्स, विंडो विंडो यूज क्यों नहीं करती वो, विंडोज इतनी आसान है, लिनक्स इतनी टफेस्ट है, इसमें कमांड देनी पड़ती है, विंडो तो बहुत आसान है, तो विंडो पे काम क्यों नहीं करती? इसका जवाब भी आगे दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। कई कई लोगों को कंफ्यूजन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाना। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ये माउस है, मुझे कम्युनिकेट करवाना है इसको अपने स्क्रीन पे, ठीक है, या इस कीबोर्ड को कम्युनिकेट करवाना है, मैं कुछ भी टाइप करूं तो स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन तय करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा। तो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये दो टाइप के होते हैं। कैसे? पहला होता है सीएलआई, जो कि होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि लिखा हुआ है, और एक होता है जीयूआई, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो अपना लिनक्स है, ठीक है, वो कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड देनी पड़ती है आपको, कमांड आपको लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई फोल्डर खोलना है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी, सीडी, ठीक है, स्पेस फोल्डर का नाम। लेकिन जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिखेगा ग्राफिकली, जैसे आपको आइकन दिखेंगे, आपको ना बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आपको सब कुछ दिखेगा। तो जो विंडोज है वो जीयूआई बेस पे काम करता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ दिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस क्लिक 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 करना है। आपको माय कंप्यूटर पे जाना है, क्लिक करिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, क्लिक करिए, आपको जहां भी जाना है क्लिक करिए और अपना काम करिए। बच्चा भी इसको सीख सकता है, ये इजी है। ये थोड़ा टफेस्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कमांड लाइन है, इसको कमांड देनी पड़ती है, आपको कुछ भी करना है कमांड देनी पड़ेगी भाई साहब, इसलिए ये थोड़ा टफेस्ट है। बट फिर भी कंपनियां इसको यूज कर रही है, क्यों, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। तो लिनक्स को कमांड लाइन बहुत पसंद आया, और लिनक्स जो आज चल रहा है वो कमांड लाइन ज्यादा चल रहा है। हालांकि इसका भी जीयूआई वर्जन आता है, जैसे कि जोरिन है, ठीक है, जोरिन भी कमांड लाइन बेस है, सॉरी, जोरिन भी जीयूआई बेस है, बट वो तो पॉपुलर नहीं है, ठीक है। और भी जो है लिनक्स में एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम और हैं जो जीयूआई वर्जन है, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इसका हुआ है कमांड लाइन। और विंडो 10 है वो पूरा का पूरा जीयूआई है, ठीक है, वो पॉपुलर हुआ है। हालांकि इसका जो कमांड लाइन था पहले डॉस आया था, ठीक है। विंडो 10 क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आपको दिखता है चित्र के माध्यम से। माय कंप्यूटर पर आइकन दिख रहे हैं, माय डॉक्यूमेंट का आइकन दिख रहा है, रिसाइकिल बिन का आइकन दिख रहा है। इसमें कोई आइकन नहीं दिखेगा, इसमें एक काली सी स्क्रीन होती है, ठीक है, और टर्मिनल इस अब हालांकि एक चीज और, जैसे कि आप विंडो 10 में अपना वो खोलते हो कमांड, उसको कमांड लाइन एडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आप अपना वो खोलिए, वो खोलिए, क्या कहते हैं उसको, सीएमडी। आप विंडो 10 में को क्या बोलते हैं? सीएमडी की सीएमडी ओपन करो। सीएमडी का मतलब कमांड लाइन, कमांड देने वाला। यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल, टर्मिनल। तो ये थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी आपसे कंपनी में पूछा जाता है कि भाई विंडोज में कमांड लाइन एडिटर को क्या बोला जाता है? ऐसा वो भी नहीं, वो भूल गए, इतना सा दिमाग लगा पाए। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं आपको, कि कंपनीज में इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने बेसिक, जिनकी हद नहीं है।
अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपका बेसिक्स बहुत मजबूत है, तो आप किसी भी कंपनी में एंटर कर जाओगे। कोई भी कंपनी जो किसी भी रिक्रूटमेंट करती है, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, वो यही देखती है कि इस बंदे का बेसिक्स कितना मजबूत है। हैकिंग आपको आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, ठीक है। सिस्टम हैकिंग आ जाएगी, वाईफाई हैकिंग आ जाएगी, एंड्रॉइड हैकिंग आ जाएगी, सारी हैकिंग आ जाएगी आपको। बट आपके बेसिक्स कितने मजबूत हैं, ये देखती कंपनी। और यहीं पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं कि भाई हमारे बेसिक्स मजबूत नहीं है। और जब तक बेसिक्स मजबूत नहीं होते, कोई भी कंपनी उसको हायर नहीं करती, भले ही एक बार के लिए ज्ञान बहुत ऊंचा हो जाए आपका। अरे यार, बेसिक्स क्लियर नहीं है इसके, अगर कोई नया काम पकड़ा देंगे तो होगा नहीं इससे। ये बात मैंने खुद ने अनुभव की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं। आप बस बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बेसिक्स मजबूत करिए, बहुत आगे निकल जाएंगे आप। तो विंडोज में जो कमांड, जिसमें हम कमांड डालते हैं, उसको सीएमडी बोला जाता है। और लिनक्स में जिसमें हम कमांड डालते हैं, उसको टर्मिनल बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, विंडोज की और सॉरी जीयूआई की और सीएलआई की। सीएलआई का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कि आपको कमांड देनी पड़ेगी कुछ भी काम करना है आपको, चाहे फोटो क्लिक करनी हो, चाहे आपको कैमरा ओपन करना हो, चाहे आपको कोई फोल्डर खोलना हो, चाहे आपको बंद करना हो, कुछ भी करना हो, कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिखा हुआ होता है, बच्चे भी सीख जाते हैं। कोई बच्चा भी पकड़ा दोगे तो वो भी कर लेगा। इसीलिए सारी कंपनियां जो है वो जीयूआई पे नहीं, कमांड लाइन पे वापस आ रही है। क्यों आ रही है, अब इस बात का जवाब देता हूँ। अब आप बोलोगे, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, इतनी भी कंपनियां हैं, या हाउला मचा रही है लिनक्स का, है ना, कि लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए, ये विंडोज क्यों इस्तेमाल की नहीं करती? विंडोज तो बहुत ईजी है ना, विंडोज 10 है, 11 है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर तो यही चल रहे हैं, सर्वर्स हैं, ठीक है। क्यों इनको यूज क्यों नहीं करती? बहुत ईजी है, कोई भी कर लेता है, लिनक्स को प्रेफर क्यों करते हैं? अब इस बात का जवाब मैं देता हूँ दोस्तों। सो गाइस, पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, विंडोज को प्रेफर क्यों नहीं करती कंपनी, है ना भाई? एक सवाल, जेन्युइन सवाल है, मैंने पहले ही बोला, जेन्युइन सवाल ये है कि भाई विंडोज बहुत लोगों को आती है, मुझे भी बहुत चलानी आती है, आप लोगों को बहुत चलानी आती है, पहले से आती है ना। तो विंडोज अगर आपको आती है और कंपनी अगर विंडोज चलाती है, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया में हल्ला क्यों मचा हुआ है लिनक्स का? सब कंपनी ये क्यों बोलती है लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमें लिनक्स पे काम करवाना, हमें विंडोज पे काम नहीं करवाना। तो इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है, पहली चीज, बहुत ध्यान से सुनना, पहली चीज ये कि जो विंडोज का जो कोड है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोड दिया है, या जो कोड उन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया, किसी के साथ शेयरेबल नहीं है, ठीक है, किसी के साथ लीक नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको विंडोज चलानी है, अगर आपको विंडोज चलानी है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना पड़ेगा, और उसके साथ परचेज, उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको विंडोज को चलाना पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि भाई मैं विंडोज को चलाऊं तो मैं विंडोज के अलावा या विंडोज को पायरेटेड चला दूं। जैसे कि मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर, विंडोज मैं तो विंडो क्रैक करके आपने खुद ने दी है विंडोज मुझे, तो मैं तो विंडो चला रहा हूँ। ओ भैया, वो मेरे भाई, आप विंडोज चला सकते हो घर में, आप घर में कोई भी पायरेटेड चलाओ, कोई मना नहीं करता। आप कमर्शियल यूज नहीं करते, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। कंपनियां कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चला सकती है, ये नियम है। अगर कोई कंपनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाती पकड़ी गई, तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाता है, कंपनी उसके ऊपर लाखों करोड़ों का, अरबों का जुर्माना ठोक देती है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टाइम देती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने ऑफिस में पायरेटेड विंडो चलाती है, तो वो आ जाते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं वो वहीं से ही कि भाई इस कंपनी में ये ना मेरे, ये जो मेरा जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 2012, 16, 19, 22 या विंडो 10, विंडो 11 पायरेटेड चल रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट से तो आप चलाओगे ही। भाई आप विंडो चला रहे हो तो विंडो में इंटरनेट चला ले तो चला रहे हो, और अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो उसका जो वर्जन है वो डिटेक्ट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे कि भाई ये पायरेटेड चल रहा है, इन्होंने लाइसेंस नहीं खरीदा। तो वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब, आप ये तो बंद कर दो, इसको मत चलाओ, या फिर आप हमसे लाइसेंस परचेस करिए। अब एक विंडो आती है 10,000 रुपए की मिनिमम, ठीक है। अब 10,000 रुपए की विंडो आती है, तो भाई साहब एक कंपनी में हजार हजार सर्वर होते हैं, कितने कितने सर्वर खरीदेगी, कितने कितने लाइसेंस लेगी? पहली चीज कि इसका जो कोड है
वो शेयरेबल नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है माइक्रोसॉफ्ट का, ये तो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गई, मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो, तो आपको उसको लाइसेंस देके परचेज करना पड़ेगा, या परचेज करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो परचेस करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उसको चला सकते हो। और कंपनी तो बिल्कुल नहीं चला सकती। कंपनी को तो उसको खरीदना पड़ेगा तभी चला सकती है। अब एक तो खर्चा बढ़ गया कंपनी का, कि यार हम हर महीने 10,000 रुपए दे। अब जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 है, उसकी कीमत है मान लीजिए आज 19,000 रुपए, एक कंप्यूटर पे की, एक पीसी के लिए 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब उनके पास तो एक कंपनी पे मान लीजिए आपके हिसाब से 50 सर्वर है, तो 50 × 19,000 करिए, कोई कंपनी अफोर्ड करेगी? फिर वो खुद क्या कमाएगी और अपने एम्प्लॉय को क्या देगी? तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कंपनियों का कि कंपनी विंडोज नहीं चलाती, कि भाई एक तो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत पैसा लेना पड़ता है, दिक्कत है। और दूसरी चीज ये है कि इसके कोड में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम कोई चेंजेस का मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे विंडो में ये चेंजेस करना है कि भाई मुझे ये सर्वर का ये काम नहीं चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए, मुझे अपने कंपनी के अलग से काम चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोड का है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वो ही इसको चेंजेस करते हैं। इसीलिए कंपनी विंडोज को प्रेफर नहीं करती, जबकि लिनक्स को प्रेफर क्यों करती है? कि पहली बात तो ये फ्री है, सबसे पहला तो ये फ्री है, आपको कोई कॉस्ट देना ही नहीं है। दूसरी चीज इसकी बेनिफिट क्या है? इसका कोड फ्री है। फ्री का मतलब कोड फ्री है, ठीक है, वर्जन भी फ्री है इसके, और इसका कोड भी फ्री है, बहुत सारे वर्जन आपको फ्री मिलेंगे, है ना। काली लिनक्स के लिए आप डाउनलोड करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं? क्या नहीं देने पड़ते। क्या पैरेट ओएस आप डाउनलोड करते हो, क्या पैसे देने पड़ते हैं? क्या बिल्कुल नहीं देने पड़ते। गरुड़ा डाउनलोड करते हो, ब्लैक कार्ड डाउनलोड करते हो, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो कहीं से भी लिनक्स का कोई वर्जन, आपको पैसे देने पड़ते हैं? क्या नहीं देने पड़ते। हाँ, रेडेट एंटरप्राइजेस के कुछ पेड वर्जन है, वो कंपनियां यूज करती है, वो अलग बात है, एक दो तो चलता ही है। बाकी बहुत सारे 99% इसके वर्जन फ्री मिलेंगे आपको। तो कोड फ्री है। तीसरा, मैं जब चाहूं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूं, कि भाई मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चलाना है, मुझे इसको ऐसे चलाना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक जमाने में वो होता था, शायद आपने कोई बचपन का अगर आपका दोस्त हो, या अगर आप कोई मेरे एज का हो, 30-32 साल का, तो पहले क्या था कि एक ना वो आता था बाल बनाने वाला, जो कभी तो जो उसमें एक जेल होती थी, जेल जिसको खाते थे बच्चे, बहुत शौक से खाते थे, आज भी शायद मिलता होगा, मुझे ध्यान नहीं है। बचपन में मैंने तो खाई हुई है। तो कभी तो उससे मोर बना देता था, ठीक है, कभी उससे मेंढक बना देता था, कभी उससे कुछ और बना देता था, और अच्छी अच्छी डिजाइने बना के देता था बच्चों की, ये लो कुत्ता खाओ, ये लो मोर खाओ, मतलब वो जेल को अलग अलग बना देता था इस हिसाब से, मोड़ मोड़ के। डॉग, किसी को डॉग पसंद था तो डॉग के आकार का जेल बना दिया, उसको खा रहे हैं। तो ये बहुत पहले चलता था, अब तो शायद नहीं चलता, या आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन पहले चलता था। तो ऐसे लिनक्स है, लिनक्स क्या है? जिस हिसाब से आप उसको मोड़ोगे वो उस हिसाब से बन जाएगी, आप जिस हिसाब से उसको आकार दोगे वैसे बन जाएगा, चल जाएगा। आप बनाना चाहते हो एंड्रॉइड में, अच्छा हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल है लिनक्स का आज के टाइम पे, सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे ज्यादा दुनिया यूज कर रही है, वो यूज कर रही है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है? लिनक्स ही यूज हो रहा है भाई साहब। समझ में आया कुछ आपको? कि अब कंपनियां, आप बोलते हैं सर मैं इंटरव्यू देने जाता हूं, हमसे बोला जाता है लिनक्स आनी चाहिए, जबकि क्या प्रॉब्लम है विंडो से? विंडो से प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आप बोलेंगे कि सर हम तो पायरेटेड चलाते हैं, भाई साहब आप पायरेटेड चलाओ, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनियां नहीं चला सकती, कंपनियां चलाएंगी फैन हो जाएगा कंपनी के ऊपर, इसलिए कंपनियां लिनक्स प्रेफर करती है। पहली चीज, उसके बाद इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे बताऊंगा। तो अब आप समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए अच्छे से, सीएलआई समझ गए, जीयूआई समझ गए, और क्यों कंपनियां आज के टाइम पे विंडोज को नहीं लिनक्स को प्रेफर करती हैं, ये भी आप समझ गए। और इसके अलावा और भी आगे जब मैं इसके फीचर्स को बताऊंगा तब भी आप और अच्छे समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप लिनक्स का बेस मजबूत करिए, हैकिंग आ जाएगी नो डाउट, हैकिंग के पीछे मत भागिए। अगर आप लिनक्स को छोड़ के हैकिंग के पीछे भागेंगे, ना हैकिंग आएगी ना लिनक्स आएगी। पहले लिनक्स को पकड़िए मजबूती से, पहले उसको थाम के रखिए, कि पहले लिनक्स सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, उसके बाद ही हैकिंग सीखेंगे। अगर ऐसा करते हैं वो बंदा बंदा बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन नहीं सर, पहले तो आप मेरे पास एक कॉल आया, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर आप पहले वाईफाई हैकिंग सिखाइए, शुरुआत में वाईफाई हैकिंग सिखाओ हमें। मैंने बोला आपको लिनक्स आती है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आती है लिनक्स। क्या आता है? तो सर वही CD LS वही आता है सर। बोला अच्छा।
तो बोले लिनक्स आपको अच्छे से आती है, कोई भी कोड दे दूं आपको या कोई भी कमांड दे दूं आप चला लोगे? चलिए बताइए आप, फाइल को परमिशन देने का, फाइल को परमिशन कैसे देते हैं उसका कोड बताइए। भाई साहब बोलती बंद हो गई। अब बताइए उनको वाईफाई हैकिंग सीखनी। ये है आप लोगों की हकीकत। सॉरी टू से, बुरा मत मानना, बट कुछ स्टूडेंट्स की हकीकत ये है, लिनक्स अच्छे से नहीं आती, हैकिंग के पीछे भाग रहे हैं। अरे बाबा हैकिंग आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन पहले लिनक्स को मजबूत करो। ओएससीपी का एग्जाम देने जाओगे, बहुत लोगों की तमन्ना होती है सर ओएससीपी का एग्जाम देना है, अगर लिनक्स नहीं आती अच्छे से तो कितनी अच्छी हैकिंग आती हो, फेल हो जाएगा आदमी। कैप्चर द फ्लैग होता है सीटीएफ, उसके अंदर भरने पड़ते हैं आपको, क्या क्या यूज लिया, क्या क्या कमांड यूज ली, सब भरने पड़ते हैं। तो लिनक्स को मजबूत करिए, इसलिए मैं लिनक्स पे बहुत जोर दे रहा हूं। आज के इस लेक्चर में बार बार लिनक्स पे जोर दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दीजिए, नो डाउट। बट आप लोगों की जो गलत फहमी है कि भाई हैकिंग के लिए हैकिंग आनी चाहिए, लिनक्स नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ी गलत फहमी है। सबसे बड़ी गलत फहमी स्टूडेंट्स को यही होती है कि हैकिंग के लिए हैकिंग आनी चाहिए, लिनक्स नहीं आनी चाहिए, बंदा वही फेल हो जाता है वो। अगर हैकिंग का बेस मजबूत है, सॉरी, अगर लिनक्स का बेस मजबूत है, लिनक्स अच्छे से आती है, हैकिंग यूं चुटकियों में सीख जाओगे, यूं, ऐसे, चुटकी बजाते ही जादू है हैकिंग तो। वो बात की बात है, पहले लिनक्स तो सीखो, लिनक्स के बेस तो सीखो, कमांड तो सीखो, इसके कैसे यूज लिया जाता है। कमांड कभी यूज ली नहीं है, जिनको आती है उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनको नहीं आती है, जो नहीं ध्यान देते हैं और फिर बाद में जाके पछताते हैं कि सर हमें तो हैकिंग सिखाई लेकिन हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। अरे भाई क्रैक कैसे करोगे, वहां लिनक्स की वहां पे अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मेरे पास शायद 70 से 80 तक क्वेश्चन आए थे हैकिंग के, जिसमें से करीब करीब 50 क्वेश्चन लिनक्स से रिलेटेड थे, सिर्फ लिनक्स से रिलेटेड। लिनक्स का बेस, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, कहां से आया, क्या किया, उसके कमांड, सब कुछ लिनक्स से रिलेटेड था। बाकी के 20-30 क्वेश्चन जो बचे वो हैकिंग से रिलेटेड था। देखती है कंपनी की भी क्या मजबूत है, इसका मजबूत है, इसको आती है लिनक्स, क्योंकि उनको और भी काम करवाने हैं, हैकिंग नहीं करवानी आपसे। इसलिए जो दिमाग में गलत फहमी भरी हुई है उसको निकाल दो, जिसने भी भरी है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भर देते हैं ऐसी, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिनक्स के बारे में जिसको अपन को पढ़ना है, देखना है। क्या मैंने पहले बताया कि लिनक्स इज ए कर्नल नॉट ए ओएस। लिनक्स एक कर्नल है, ये ओएस नहीं है। अगर लिनक्स प्लस जीएनयू को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस जीएनयू को जोड़ देंगे आप, तब ये ओएस बनता है। लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल का मतलब ऑर्डर देना, कमांड देना, किसको, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कमांड देना कि भाई मुझे ये काम करवाना है। सॉफ्टवेयर पहले कमांड देता है कर्नल को कि भाई अब ये चीज हो रही है, तो फिर वो पहुंचा देता है उसको, मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम कर्नल करता है। तो लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है, ओएस नहीं है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये लिख के रख लीजिए कहीं पर भी। उसके बाद लिनक्स इज नॉट ए यूनिक्स डेरिवेटिव, इट वाज रिटन फ्रॉम स्केच। ये बात मैं पहले बता रहा हूं कि आपको बोला जाएगा कि लिनक्स क्या यूनिक्स का डेरिवेटिव था, नहीं। कुछ चीजें, कुछ कमांड सेम काम करती है, जैसे कि एपीटी अपडेट, अपग्रेड, ठीक है, सुडो सू, ये कुछ कमांड है जो आपस में मिलती जुलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से या इसी का पार्ट है, यूनिक्स का पार्ट है। नहीं नहीं भैया, यूनिक्स का पार्ट नहीं है, हालांकि कह सकते हैं यूनिक्स का पार्ट अब, लेकिन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये इसको रिटर्न स्केच, इसका मतलब इसका कोड जो है जीरो से लिखा गया था, और कहां से लिखा गया था, माइनेक्स से। जो माइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, जो राइटर थे, मैंने आपका नाम दिया था उनका, उनसे माइनेक्स का कोड उन्होंने सीखा, और उससे ही इंस्पायर होके जो लाइनस टोरावल्ट थे, उन्होंने इस कोड को लिखा। तो जीरो से, बिल्कुल जीरो से लिखा, ठीक है। और दूसरी बात, ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिनक्स कर्नल एंड ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर क्रिएट ओएस। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि भाई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि जैसे विंडोज के वर्जन आते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, ये चीज और बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि लिनक्स के जो वर्जन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, वर्जन नहीं बोलोगे। ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विंडोज के वर्जन है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन है। ये लो, वहीं गलत हो गए आप, क्योंकि लिनक्स के वर्जन नहीं होते, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग। हाँ, काली का वर्जन है, काली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका वर्जन है 2022, 23, 24, ये वर्जन हो गए। लेकिन लिनक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत खुला है, इसका अलग अलग कोड है, इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं।
तो विंडोज के वर्जन आएंगे क्योंकि विंडोज का कोड एक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसके वर्जन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन लिनक्स बिल्कुल अलग है, इसके कोड को कुछ भी चेंजेस करके कैसा भी सॉफ्टवेयर, कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हो। तो इसके जो जितने भी निकलेंगे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो लिनक्स लिनक्स के जितने भी वर्जन है वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो एक कर्नल कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जब मिल जाता है जीएनयू, तब ओएस बनता है। अब आई थिंक आप लिनक्स की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छे समझ गए। अगर अच्छे समझ गए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम पे जाके जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो डाउनलोड कर लीजिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कूल फीचर्स ऑफ लिनक्स का, कि लिनक्स के कूल फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली चीज आती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो कोड है वो फ्री है। ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसके कोड को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस के हिसाब से अपना कोड बना के, जैसे कि मुझे हैकिंग के लिए चाहिए तो एक काली लिनक्स बना दिया, जैसे कि ओएससीपी ने एक हैकिंग का अलग से एक लिनक्स बना दिया काली लिनक्स, पैरेट बना दिया पैरेट ओएस, गरुड़ा बना दिया गरुड़ा, ब्लैक कार्ड्स बना दिया। तो जिसको जैसी जरूरत है, जोरिन बना दिया, वनीला ओएस बना दिया। ठीक है, और इसके अलावा उबंटू बना दिया। तो जिसको जैसी जरूरत है वैसा बना दिया कोड को। तो ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इसके कोड को देख सकता है और अपने हिसाब से जैसा चाहे जैसा चेंज कर सकता है, उसको यूज में ले सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है, या आप मान लीजिए कूल फीचर्स, या फिर इसको एडवांटेज भी बोल दीजिए कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या है लिनक्स के। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब समझ गए आप, बिल्कुल कोड फ्री है, कोई कैसा भी इसको यूज करके मोड़ तोड़ मरोड़ के कैसे बना के पेज कर सकता है, और नया पेज कर सकता है बिल्कुल, और नया ही आते हैं। ठीक है, पहला हो गया चीज ओपन सोर्स, ये राइट हो गया। दूसरा सिक्योर। अब दोस्तों सिक्योरिटी आपने सुनी होगी कि है ना, लिनक्स इतना सिक्योर क्यों है? तो इसका भी दो दो वजह है। पहली बात तो ये है कि विंडो के अंदर क्या है, विंडो के अंदर जब भी आपने सुना होगा कोई वायरस अटैक आता है, कोई वायरस अटैक आता है, वायरस कोई भी आता है विंडो के अंदर, तो वो पूरे फोल्डरों में सब में फैलना शुरू कर देता है अपने आप, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जीयूआई वर्जन है, कोड ही इस तरह से लिखा गया है इसका कि अगर एक बार अटैक हो गया, एक वायरस अगर एक जगह आ गया, तो वो पूरी जगह फैल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि एक गंदी मछली पूरे पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक सड़ा हुआ अंडा पूरे टोकरी के सड़े पूरे टोकरी के बचे हुए अंडे को गंदा कर देती है। तो इसी तरीके से कोई एक वायरस अगर आ गया आपके सिस्टम में, विंडो में, तो वो पूरे सिस्टम को खराब कर देगी। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है विंडो का। फिर उसके बाद में कंपनियों क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका अलग से खर्चा आ गया। नॉर्टन हो गया, है ना, या एनओडी हो गया, ठीक है, N7 हो गया, इसके अलावा नोड 32 हो गया, क्विक हील हो गया। ये एंटीवायरस फिर इंस्टॉल करो, इसके अंदर पैसा देके खरीदो वो भी 10,000 15,000 20,000, तो कंपनियों का वैसा खर्चा बढ़ जाए। और फिर भी अगर मान लीजिए एंटीवायरस नहीं गया, एंटीवायरस से भी अगर वो वायरस नहीं गया, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बनता है कि भाई आप इसको पूरे को अनइंस्टॉल करो और फिर से दोबारा डालो। अब एक कंपनी जो 50-50 सर्वर बना के बैठी है, क्या पॉसिबल है कि वो एक कंपनी एक सर्वर को अनइंस्टॉल करेगी दोबारा इंस्टॉल करेगी? है, सारे काम रुक नहीं जाएंगे उसके? तो इस तरीके से कंपनी विंडो को इस्तेमाल करती ही नहीं है। आपने देखा होगा शायद, आपको मैं बता देता हूँ एक चीज, 2070 में, है ना, 2017 में 2017 के आसपास एक वानाक्राई रैंसमवेयर था। वानाक्राई रैंसमवेयर क्या होता है, ये आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। रैंसमवेयर का मतलब होता है कि आपके डेटा को लॉक करके आपसे पैसा मांगा जाता है। जैसे कि आपके डेटा का एक्सटेंशन चेंज कर दिया और बोल दिया कि अभी आपके कोई काम का तो है नहीं, अगर आपको उसको यूज में लेना है तो उसको आप पैसे दे दीजिए। तो वानाक्राई रैंसमवेयर क्या किया, उसने क्या करा कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चल रहे थे ब्रिटेन में इंग्लैंड में, ठीक है, यहां तक कि यूएस में, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, है ना, हॉस्पिटल्स में कंपनीज में विंडोज चल रही थी उस टाइम पे। और ये वानाक्राई रैंसमवेयर आया, और वानाक्राई रैंसमवेयर आने के बाद में सारे डेटा लॉक हो गए। और फिर हैकर्स ने क्या बोला कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो डेटा बहुत कीमती है, अरे मेडिकल का डेटा बहुत कीमती है, किसका बड़े ब्लड ग्रुप क्या है, क्या उसने इलाज करवाया, कौन सी दवाइयां दी, सब कुछ बहुत कीमती है। अब वो तो फंस गए। कोई मांग रहा है 3 करोड़, कोई मांग रहा है 4 करोड़, तो यहाँ पे कंपनियों को बहुत बड़ी दिक्कत आई। सब डेटा सब फैल, उनका सारा कारोबार ठप हो गया। यहाँ इंडिया में चलो फिर भी कागज पे लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है, बाकी फॉरेन में तो सब काम कंप्यूटर पे होता है।
तो उन्होंने बोला यार ये तो विंडो में इतना बड़ा ड्रॉबैक कि भाई एक क्लिक किया और पूरा का पूरा डेटा लॉक हो गया मेरा। तो विंडो के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ठीक है, कि भाई एक जगह वायरस आ गया, अगर एक फोल्डर में वायरस आया विंडो के, अगर एक भी फोल्डर में वायरस आया तो वो पूरी जगह फैलना शुरू कर देता है, हर जगह फैलना शुरू करता है। जबकि लिनक्स में क्या है, लिनक्स में ऐसा है कि अगर एक फोल्डर में वायरस आया तो ये सिर्फ इसी फोल्डर में रहेगा, इसके अलावा दूसरे फोल्डर में फैलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कमांड लाइन है, कमांड देनी पड़ेगी, इस वायरस को भी कमांड देनी पड़ेगी, इस वायरस को कमांड देनी पड़ेगी कि भाई आपको अगर दूसरे फोल्डर में जाना है तो कमांड दो। अब कमांड क्या दे, उसका अलग से स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, वो स्क्रिप्ट भी तब रन होगी जब उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए लिनक्स सिक्योर है। और यही मैं बता रहा हूं आपको कि लिनक्स का 2017 से 2017-18 के बाद में एकदम से हाई जंप क्यों हुआ, इसी वजह से वानाक्राई रैनसमवेयर, क्योंकि उस टाइम पे रैनसमवेयर बहुत चल रहे थे, उन्होंने बहुत कंपनियों को नुकसान करा। मेरा खुद का आपको देखा है, मेरा खुद का डेटा 300 जीबी का डेटा लॉक हो गया था, वानाक्राई रैनसमवेयर आया था मेरे खुद के कंप्यूटर में, और आज तक वो डेटा ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं हुआ। मेरे से खुद से $300 या पता नहीं कितने डॉलर बिटकॉइन में मांगे थे। तो ऐसे ही कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, चलो मेरा जो डेटा था वो तो इतना खास नहीं था, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा है वो तो बहुत खास है। उस पे तो पूरा, आज के टाइम पे अगर कोई चीज सबसे वैल्यूबल है तो वो क्या है, डेटा है। आपके फोन में भी आप बोलते हो कि सर मेरा फोन खराब हो जाए, मेरा फोन को चोरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा बहुत कीमती है। तो आज के टाइम पे सबसे कीमती चीज क्या है, डेटा। तो इस डेटा को सिक्योर करने के लिए आया लिनक्स, क्योंकि लिनक्स पहले तो परमिशन मांगता है आपसे हर फाइल की, दूसरी चीज वो स्प्रेड होने से रोकता है, स्प्रेड नहीं होता जल्दी से, कमांड देनी पड़ती है उसको, इसलिए ये सिक्योर है, इसलिए लिनक्स ज्यादा सिक्योर माना जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सिंपलीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। सिंपलीफाइड अपडेट्स का मतलब कि इसमें आप जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे विंडोज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब इनको अपडेट करने के लिए बहुत चीजें नुकसान करनी पड़ती है, या तो मैं उनको दोबारा इंस्टॉल करूं, नया वर्जन लेके आऊं, कई बार करप्ट हो जाता है, कई बार चलता है नहीं चलता, कई बार विंडो करप्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, एपीटी अपडेट करा, अपडेट हो गया प्ले स्टोर, एपीटी अपग्रेड करा, सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गए। बहुत सिंपल सिंपल चीजें से अपग्रेड हो जाता है, माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि विंडोज में आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दिखा दो, पहली बात तो उसके वर्जन आएंगे, लेकिन आपने नेट नहीं चला रखा तो वो वर्जन नहीं आएंगे, फिर उसका आपसे वर्नेबल हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि विंडोज को हैकर बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो बहुत वर्नेबल है, बहुत जल्दी इजीली क्रैक हो जाता है, वर्नेबल हो जाता है। जबकि लिनक्स वर्नेबल नहीं होता, और इसलिए अपन हैकिंग सीख रहे हैं लिनक्स के, क्योंकि हमें लिनक्स आएगी तो हम लिनक्स के जरिए विंडो को बहुत जल्दी हैक कर लेंगे। और लिनक्स के जरिए ही हम लिनक्स की कमियां भी पता कर लेंगे कि भाई लिनक्स में क्या क्या कमियां है, इन्हीं कमियों को पता करके हम लिनक्स को भी हैक कर लेंगे। इसीलिए हैकिंग में लिनक्स को यूज लिया जाता है, चाहे वो काली लिनक्स हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो गरुड़ा हो, चाहे ब्लैक आर्च। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं लाइट वेट की। तो लाइट वेट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो इंस्टॉल का मतलब है कि जब आप विंडो डालते हैं तो उसको कम से कम 50-60 जीबी चाहिए होती है, कम से कम 30 जीबी चाहिए होती है ना, स्पेस। और विंडो और लिनक्स को कितना चाहिए होता है? मुश्किल से 12 जीबी, ठीक है, या फिर मान लीजिए 8 जीबी। इतने में लिनक्स इंस्टॉल हो जाती है। मतलब लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। मतलब लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आज आप उनको इंस्टॉल करोगे तो ना आपको मेमोरी भी कम लेगा ये, और आपकी रैम भी कम कंज्यूम करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लिनक्स का 1 जीबी रैम, ठीक है, लिनक्स का 1 जीबी रैम विंडो के 32 जीबी रैम के बराबर होता है। मतलब ये है कि आप विंडो को 32 जीबी रैम दे दो और लिनक्स को 1 जीबी रैम दे दो, बराबर काम करेगा वो, इतना ताकतवर होता है। वर्चुअल मशीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग से आप डाउनलोड, अलग से आप डुअल बूट करके अगर लिनक्स को डालोगे, 4 जीबी दे दोगे, सफिशियंट काम करेगा। लेकिन अगर आप 32 जीबी की जगह अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इसको 32 जीबी दे देते हो, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत मल्टीपल सर्वर पे काम कर सकते हैं। तो लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, रैम बहुत कम यूज करता है और स्पेस भी बहुत कम लेता है। एक तो एक मोटा आदमी हो जो उसको बैठने के लिए 2 कुर्सी चाहिए होती है, और एक बहुत पतला आदमी है जिसको एक ही कुर्सी चाहिए होती है, काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा जगह घेर रहा है, कम जगह घेर रहा है, तो ये बेनिफिशियली है, सॉरी ये बेनिफिशियल है पूरे का पूरा। क्लियर है? तो लिनक्स क्या है, बहुत लाइट वेट है। आपने देखा होगा एंड्रॉइड में भी, आज के जो एंड्रॉइड फोन आते हैं वो 8 जीबी रैम के होते हैं, लेकिन 8 जीबी में वो 8 जीबी पूरा यूज नहीं करते, 4 जीबी 5 जीबी यूजेबल होता है, बाकी खाली पड़े रहते हैं। तो
रैम भी बहुत कम लेते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। स्पेस तो खैर हार्ड डिस्क की बात है, वो खैर अलग बात है, लेकिन रैम कंजम्पशन बहुत कम होता है इनका। अगर कोई जैसे अब कोई बड़े बड़े सर्वर आपने देखे होंगे, तो बड़े बड़े सर्वर लिनक्स पे काम करते हैं, उनकी रैम होती है 50 GB, बहुत होती है 50 GB रैम, वो इतना बड़ा काम करते हैं आप पूछो मत। एक बड़ी कंपनी का सर्वर भी 50 GB रैम में आराम से इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन विंडो में क्या 50 GB रैम से काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। और विंडो में इतना बड़ा ड्रॉबैक, और विंडो के अलावा कोई और है ही नहीं ऑप्शन मेरे पास में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अगर विंडो के अलावा मुझे विंडो जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैं मार्केट में जाऊं किसके पास में? माइक्रोसॉफ्ट के अलावा विंडो विंडो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बनाता ही नहीं है, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन लिनक्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहूं जिसके पास जा सकता हूँ। काली लिनक्स के पास चला गया, पैरेट ओएस के पास चला गया, उबंटू के पास चला गया, वनीला ओएस के पास चला गया, जोरिन के पास चला गया, किसी के पास भी जा सकता हूँ मैं। फेडोरा के पास चला गया, सेंट ओएस, अमेजोन लाइनक्स, किसी के साथ किसी के पास जाके काम कर सकता हूँ अपने अपने टास्क के हिसाब से। बट विंडोज में ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए लाइट वेट कहा जाता है। लाइट वेट का मतलब बहुत कम, और हर किसी के साथ कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल का मतलब कि इसको हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। विंडो को आप इंस्टॉल करो, एक तो आपको कितनी मेहनत लगेगी, 4 GB आप विंडो को इंस्टॉल करो। आप पहले तो आप उसको बूटेबल बनाओगे, फिर डालोगे, फिर उसको ना विंडो डलती है, फिर उसमें ना ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, इतनी माथा फोड़ी होती है। जबकि लिनक्स को आप लाइव भी चला सकते हो। एक ऑप्शन और आगे आगे आज लाइव बूट करके, लाइव एक पेन ड्राइव लगाई, उसमें लिनक्स चला दी, जहां जा रहे हो पेन ड्राइव लगाई, लिनक्स चला के काम करके खत्म कर दिया। तो ये लिनक्स की एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे लिनक्स को प्रेफर कर रही है। समझ रहे हो गाइस? ठीक है, चलिए लाइट वेट। अब आता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्क। तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे मान लीजिए एक सर्वर बना दिया, एक पूरा का पूरा एक सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर बना दिया, अब इस सर्वर में एक रैम भी दे दी, जैसे मान लीजिए 16 GB रैम दे दी। ठीक है, और एक हार्ड डिस्क दे दी। तो अब इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो सारे क्या करेंगे? इसकी रैम को यूज लेंगे और इसी के हार्ड डिस्क को यूज लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड आप जोड़ सकते हो। मान लीजिए अगर आप सर्वर बनाते हो लिनक्स पे, तो आप अनलिमिटेड यूजर जोड़ सकते हो, जबकि विंडो में लिमिटेड यूजर जोड़ सकते हो उसके अंदर। ये एक चीज है लिनक्स की, एक बेनिफिट ये है। तो मल्टी यूजर का मतलब जितने चाहे जितने यूजर जोड़ो और काम करवाओ। और कभी ना वायरस की झंझट है, ना किसी और की झंझट है, ना करप्ट होने की झंझट है, ना किसी और की झंझट है। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो आप तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल बेस पे कभी भी लिनक्स करप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्क का मतलब बहुत सारे टास्क कर ही सकती है। चाहे तो गाने सुन लो, चाहे तो आप साथ साथ कोडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे जो कर लो। ठीक है, और फिर आता है लास्ट में एक पॉइंट, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं जैसा चाहता हूं, जैसे कि मैं हैकिंग करना चाहता हूं तो मैं काली लिनक्स पे जाऊंगा, मैं सिंपल काम करना चाहता हूं तो मैं उबंटू पे जाऊंगा, मैं और सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग करना चाहता हूं तो मैं यूनिक्स पे जाऊंगा। ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज पे जाऊंगा, रेड हैट एंटरप्राइज के भी बहुत सारे वर्जन है, उस पर मैं काम करूंगा, फेडोरा पे काम कर सकता हूँ, जैसे चाहे वनीला ओएस पे काम कर सकता हूँ, गरुड़ा पे काम कर सकता हूँ, जोरिन पे काम कर सकता हूँ, चाहे जिस पे काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन विंडो में अपना काम निकलवाने के लिए भैया सिर्फ विंडो ही काम आएगी, इसके अलावा कोई और इसका जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है ही नहीं। इसीलिए कंपनीज ज्यादातर यूज करती हैं लिनक्स को। अब समझ में आया दोस्तों आपको कि लिनक्स की अहमियत क्या है? उम्मीद करता हूं अब आपको लिनक्स की अहमियत और इसके एडवांटेज और इसकी जो आज के टाइम पे रेलेवेंस है वो समझ में आ गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब कभी मत बोलिएगा कि सर लिनक्स इतने जरूरी नहीं है, हमें तो हैकिंग सिखाओ। अरे भैया हैकिंग भी सीख जाओगे, लिनक्स को अच्छे से सीख जाओ। अगर मैं दावा करता हूं आपको, अगर लिनक्स के बेसिक चीजें आपने सीख ली, कमांड्स अच्छे से सीख ली और आप परफेक्ट हो गए लिनक्स में, तो हैकिंग तो चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। और यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये पीपीटी मैंने ऑन कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स की, कि लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो लिनक्स का आर्किटेक्चर मैं आपको दो चीजों से बताता हूं, पहला है विंडोज, ठीक है, और दूसरा है लिनक्स। भाई आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई विंडोज का हायरार्की क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है और लिनक्स का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज के ऊपर। तो विंडोज के ऊपर क्या आता है? सबसे पहले आता है हार्डवेयर। भाई आप हार्डवेयर है, अपन को जो दिखता है वो हार्डवेयर है, उसको चलाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर
मॉनिटर चलाना है, मुझे अगर अपना पेन चलाना है ना, राइटिंग पैड वगैरह है, माउस चलाना है, कीबोर्ड चलाना है, तो मुझे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, विंडोज डालना पड़ेगा या कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ठीक है, विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करता है? शेल से। और शेल के द्वारा इंटरेक्ट कौन करता है? यूजर। यूजर क्रिएट कर, सॉरी, यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है शेल के माध्यम पे। जैसे मान लीजिए मैं अगर, मुझे अगर कोई विंडोज में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा या मान लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो वो सीधा कमांड कहाँ जाएगा? शेल के माध्यम से जाएगा। बैकएंड में क्या करेगा? वो आपकी कमांड रन होती रहती है और फिर वो इंटरेक्ट करेगा ओएस से, और ओएस किसको आज्ञा देगा? हार्डवेयर को। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को माउस चलाना है, तो ये माउस जो चल रहा है ये शेल के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, सेम केस लिनक्स में हो जाता है यहाँ पे हार्डवेयर के साथ कर्नल। तो ये दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है लिनक्स में कि यहाँ पर विंडोज को ओएस बोला जाता है, हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करता है वो ओएस करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लिनक्स में वो कर्नल करता है, उसको कर्नल बोला जाता है। कर्नल प्लस जीपीयू जो है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो जोड़ देंगे तो ओएस बन जाता है, बट फिलहाल उसको कर्नल ही बोलते हैं। ठीक है, और फिर कर्नल करता है शेल से इंटरेक्ट, और फिर यूजर है, यूजर करता है शेल से इंटरेक्ट। तो ये दोनों शेल से इंटरेक्ट करते हैं, कर्नल भी यूजर भी। यहां पर भी शेल से इंटरेक्ट कौन करता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों शेल से इंटरेक्ट करते हैं। अपन सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, उसके बाद वो जाता है हार्डवेयर पे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने सीएमडी ओपन करा, विंडोज के केस में सीएमडी ओपन करा, मैंने लिखा कि सीडी, और मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर का नाम दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? या तो आप, जैसे देखिए विंडोज में क्या है, या तो आप सीएमडी के थ्रू चला लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो अपना जो ग्राफिक्स है विंडोज में, जिसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके जरिए आप इसको चला लीजिए। तो ज्यादातर जो यूजर्स हैं, मतलब 99.99 यूजर्स जो है विंडोज के हैं, वो जीयूआई वर्जन पे चलाते हैं। जैसे क्लिक कर दिया, ठीक है, फोल्डर को ओपन कर दिया क्लिक करके, तो ये क्या है? ये जीयूआई चलता है, लेकिन जीयूआई बैकएंड में काम करता है शेल के साथ। जैसे मान लीजिए मैं ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं कीबोर्ड से इसको शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, तो वो कहाँ बैकएंड में कहाँ चल रही होती है उसकी कमांड? शेल के अंदर। ठीक है, वो शेल के अंदर चल रही होती है। क्लियर? वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो शेल के अंदर चल रही होती है कमांड, और शेल करता है इंटरेक्ट ओएस से, और ओएस फिर जो उसको कमांड देता है वो हार्डवेयर को कमांड देता है कि भाई कॉपी पेस्ट इसने करा है, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करनी है या पेस्ट करना है, डिलीट करना है, जो भी, मतलब कीबोर्ड के माध्यम से जो आप काम करते हैं वो सारा शेल में रिकॉर्ड होता है। क्लियर? उसके बाद यूजर जो है वो शेल से इंटरेक्ट करता है, शेल ओएस से, ओएस हार्डवेयर से। सेम काम लिनक्स में होता है। यूजर क्या करता है? शेल पे इंटरेक्ट करता है, शेल कर्नल से, कर्नल हार्डवेयर से। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कमांड लाइन पॉपुलर है। ठीक है, इसलिए लिनक्स पॉपुलर भी है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फास्ट भी होती है। ठीक है, एक चीज आपने माइनर चीज देखी होगी कि विंडोज थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, लिनक्स उतने में फास्ट है। क्यों? क्योंकि यूजर पहले इंटरेक्ट करता है शेल से, ठीक है, शेल फिर उसको जीयूआई में कन्वर्ट कर देता है ना, क्योंकि आप जीयूआई चला रहे हैं तो वो जीयूआई में कन्वर्ट करता है। अगर आप कमांड के जरिए चलाएंगे तो कमांड के जरिए बहुत जल्दी काम होता है। अगर आप विंडोज को कमांड के जरिए चलाते हैं तो बहुत जल्दी काम करता है। या फिर मैं आपको बताऊं, अगर आप कीबोर्ड से चलाते हैं, कीबोर्ड से ऑपरेट करते हैं बिना माउस के, तो बहुत जल्दी काम होता है, ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अगर आप माउस से चला रहे हैं तो थोड़ा देर में काम, जैसे आपने एक फोल्डर, मान लीजिए आपने एक फोल्डर माउस से क्लिक किया, तो वो थोड़ी देर में खुलेगा, लेकिन वही फोल्डर अगर आप कीबोर्ड से ओपन करते हो तो बहुत जल्दी खुलता है। क्यों? क्योंकि वो कमांड सीधे कहां पे खुलती है? सीधे खुलती है शेल के अंदर। अब यूजर क्या करता है? जैसे यूजर जीयूआई को, जैसे यूजर शेल को बोलता है कि भाई मैंने जीयूआई के जरिए ही आपको कमांड दिए, तो आप जीयूआई में चलाइए पहले। तो यहाँ पे शेल क्या करता है? जैसे आपने कोई माउस से, जैसे कोई एंटर प्रेस किया, या माउस से मान लीजिए आपने ना क्लिक किया, तो ये पहले शेल के पास जाएगा, शेल उसको कन्वर्ट करेगा जीयूआई में, फिर जीयूआई उसको कन्वर्ट करेगा वापस कमांड लाइन में, फिर उसको चलेगा ओएस में, फिर हार्डवेयर में। तो ये 4-5 प्रोसेस चलती है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें यहां पर क्या होता है? यूजर क्या करता है? पहले शेल को कमांड देता है, शेल सीधा कर्नल को, सीधा हार्डवेयर को, तो इससे प्रोसेसिंग फास्ट होती है। इसलिए ही कमांड लाइन में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन के थ्रू चला रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग हमेशा फास्ट होगी। और अगर आप कोई
कोई भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जीयूआई के माध्यम से तो उसकी प्रोसेसिंग धीरे होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, शेल जो है वो बट जाता है जीयूआई में, फिर कमांड लाइन में। पहले जीयूआई पे भेजेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके वो कमांड में भेजेगा, देन उसके बाद में काम करेगा। यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है, यूजर सीधा शेल को भेजता है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा टर्मिनल में काम करते हैं। कमांड लाइन पे तो आपने सीडी डाउनलोड किया तो तुरंत खुल जाता है, बहुत फास्ट काम करता है लिनक्स। इसलिए लिनक्स और विंडोज में थोड़ा ये डिफरेंस है। तो आप समझ गए आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी हायरार्की के बारे में, मतलब टेक्निकल टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स है जो हम विंडोज में यूज करते हैं, जो लिनक्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम विंडोज में यूज करते हैं फोल्डर, जैसे यहाँ पे मैं विंडोज लिख देता हूं, विंडोज, और यहाँ पे है लिनक्स। ठीक है, तो विंडोज में हम क्या बोलते हैं, फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई एक बॉक्स बनाते हैं, कोई एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको उसमें फाइल रखते हैं, तो फोल्डर को फोल्डर बोला जाता है। ठीक है, एक पैकेट, उसी फोल्डर को लिनक्स में बोला जाता है डायरेक्टरी। ध्यान रखिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कई बार ये इंटरव्यू में पूछे जाता है कि भाई लिनक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं। कई बार बच्चों को ये भी नहीं आता कि क्या बोला जाता है। इतने या तो वो नर्वस हो जाते हैं वहां जाके, या फिर उनको बेसिक्स बहुत बहुत कम बेसिक्स होते हैं उनके पास में, क्लियर ही नहीं होते लिनक्स के। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो याद रहनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं लिनक्स में, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को लिनक्स में बोलते हैं रूट यूजर। अब ये कई बच्चों को नहीं पता, या माइनर सी चीजें पता भी है तो ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। तो इसलिए मैं अभी फिर कह रहा हूं आपसे कि आप लिनक्स को मजबूत करिए, बहुत मजबूत करिए। लिनक्स एक ऐसा बेस है कि अगर आपको लिनक्स को अच्छे से चलाना आ गया तो आप किसी भी कंपनी में नहीं रुकेंगे। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब पे आपको तुरंत कंपनी रख लेगी, क्योंकि लिनक्स बहुत मजबूत है आपका। विंडोज में कोई काम नहीं करवाता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। किसी भी कंपनी में कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी होगी जो विंडोज में काम करवाती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल लिनक्स यूज होने लग गया। तो अगर आपकी लिनक्स बहुत मजबूत है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो लिनक्स पे काम करना सीखिए दोस्तों, विंडोज को हटा दीजिए। ठीक है, हाँ विंडोज को आप नॉर्मली मूवी वगैरह देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, या फिर जो भी आप काम करते हैं इधर उधर का, उसके रखिए। लेकिन नॉलेज के लिए अगर आपको काम करना है, 2-3 घंटे डेली लिनक्स पे काम करिए। ऐसे ही काम कर लीजिए जैसे उबंटू पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हैकिंग फील्ड से नहीं है वो बता रहा हूँ, लेकिन जो हैकिंग फील्ड से है वो डेली काली लिनक्स पे काम करिए, पैरेट पे काम करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसको काम करना कितना आसान है। लिनक्स बोला जाता है कि ये हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, विंडोज से भी आसान है। ठीक है, बस अपन मानते हैं कि यार क्योंकि हमें कमांड याद नहीं रहती तो हम सोचते हैं कि कौन कमांड करेगा, लेकिन सच बताऊं तो लिनक्स बहुत ईजी है। तो फोल्डर, आगे चलते हैं। तो फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी लिनक्स में, एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं रूट यूजर, फाइल को फाइल ही बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने विंडोज में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करा, ठीक है, या आपने मान लीजिए कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं विंडोज में। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को सॉरी विंडोज में सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को लिनक्स में बोला जाता है पैकेजेस। क्या बोला जाता है? पैकेजेस। कि ये पैकेजेस आपके पास है या नहीं है। तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई विंडोज में क्या बोला जाता है और लिनक्स में उसको क्या बोला जाता है। क्लियर है? आई होप अब आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फाइल सिस्टम की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने विंडोज की एक फाइल सिस्टम बनाई है, एक लिनक्स की फाइल सिस्टम बनाई है। दोनों की फाइल सिस्टम थोड़ी बहुत अलग है। जैसे सबसे पहले आते हैं विंडोज के ऊपर। तो विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है? सी। और ये सी को डिनोट करता है इस तरीके से, ये जो है ये बैकवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, सी ड्राइव ऐसे होती है, जब आप सीएमडी ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तो सी ड्राइव इस तरह से होता है। और यहां पर जो होता है लिनक्स, वो इस तरीके से होता है, इसको बोलता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो खैर इसके बाद बात में करेंगे। तो विंडोज का फाइल सिस्टम क्या है? प्रोग्राम फाइल्स होती है, जो सी ड्राइव होती है। जैसे आप कभी भी कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट कहाँ जाती है? सी ड्राइव में बनती है। हाँ, उसके बाद आप पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे आप डी ड्राइव बना सकते हैं, ई ड्राइव बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जब आप नया कंप्यूटर लेते हैं या आप चाहते हैं कि भी मेरी सारी फाइलें एक ही ड्राइव में रहें, तो वो सारा सी ड्राइव में रहता है। अब सी ड्राइव में अपनी फाइलें रहती है, जैसे प्रोग्राम फाइलें, जो आपके सॉफ्टवेयर फाइलें होती है, जो आपको चलाती है, जो विंडोज को चला रही है। फिर एक होती है यूजर्स की फाइलें, जैसे आपको यूजर्स क्रिएट करते हो, जैसे मान लीजिए एक तो होता है एडमिन यूजर। ठीक है, एक होता है आप जो यूजर क्रिएट करते हो, जैसे कि मान लो कोई गेस्ट यूजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जैसे एडमिन यूजर का आप पासवर्ड ओपन करेंगे,
या एडमिन यूजर का आप पासवर्ड डालते हैं कि भाई एडमिन यूजर के साथ पासवर्ड होना चाहिए, तो पासवर्ड के साथ खुलता है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई गेस्ट यूजर का भी एक पासवर्ड होना चाहिए, तो गेस्ट यूजर का भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एडमिन तो क्या होता है, एडमिन की क्या होती है कि एडमिन क्या है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, यूजर्स बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है, फाइलों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन यूजर्स नहीं कर सकता। यूजर सिर्फ फाइलों को देख सकता है, ठीक है, ना यूजर क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस गेस्ट यूजर फाइलों को देख सकता है। लेकिन एडमिन के पास पावर है कि वो हर काम कर सकता है, वो पूरा कंट्रोल कर सकता है विंडोज को। तो ये यूजर से रिलेटेड फाइल होंगी। उसके बाद होगी प्रोग्राम 86 की फाइल है जो 32 बिट होती है। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो 32 बिट में काम करते हैं, उसकी फाइलें यहाँ पे होती है। और फिर होता है लॉग्स की फाइलें, मतलब जो हम डेली काम करते हैं कुछ ना कुछ लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, जैसे हमने कब कंप्यूटर खोला, हमने और क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हमने क्या ड्राइवर इंस्टॉल किया, क्या डिलीट किया, सब कुछ लॉग्स में जाके रिकॉर्ड होता है। तो ये कुछ फाइलें होती हैं। तो आप क्या करेंगे, इन फाइलों में से कभी भी किसी को डिलीट करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इनमें से किसी भी चीज को डिलीट कर देंगे तो आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका कोई सॉफ्टवेयर चले नहीं। ठीक है, तो आप कभी भी इन फाइलों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। आप छेड़छाड़ कहाँ करेंगे? डी में, ई में, सी में, जहां आप अपने यूजर्स की फाइल रखते हैं, कोई डेटा रखते हैं अलग से। लेकिन आप कभी भी इन फाइलों को छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि इसमें विंडोज को चलाने वाली उसको सपोर्टेड फाइलें चलती है। क्लियर है? अब मैं बात बताता हूं आगे लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स में क्या है कि लिनक्स में कुछ स्ट्रक्चर इसलिए होता है, जैसे कि यहाँ पे रूट यूजर है, रूट के एक फाइल बनती है, अलग से ड्राइव बनती है, होम की एक अलग से ड्राइव बनती है ना, ड्राइव बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो वॉल्यूम होता है विंडोज में, वॉल्यूम ड्राइव, ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम ड्राइव ही यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, तो फोल्डर यहाँ पे बोला जाता है, डायरेक्टरी यहाँ पे बोला जाता है। तो डायरेक्टरी क्रिएट होती है एक तो रूट की, फिर होम की, फिर बूट की, फिर ईटीसी, फिर यूजर्स, फिर बिन। क्लियर? ये कुछ फाइलें होती है। अब इसको आगे चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन से डायरेक्टरीज में कौन कौन सी फाइलें होती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात ये कि जो विंडोज का जो सी ड्राइव है वो बैकवर्ड स्लैश को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये है बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, और जो लिनक्स का साइज सिस्टम है वो एस स्लैश को सपोर्ट करता है, इसको बोलता है फॉरवर्ड स्लैश। अब आप बोलेंगे कि सर ये बैकवर्ड कैसे है, ये और सॉरी ये फॉरवर्ड कैसे है और ये बैकवर्ड कैसे है? तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये बैकवर्ड है तो इसको एक डब्बा, इसको एक क्या कर दो, ये बना दो। तो ये क्या पीछे की तरफ हो गया, इसकी तरफ है, तो ये बैकवर्ड है। और इस डंडे को आप एक और बना दो, यहाँ पे एक सिर बना दो, ये आगे की तरफ है, तो इसको फॉरवर्ड बोला जाता है, इसको बैकवर्ड बोला जाता है। इतना ध्यान रखना। तो ये जो सॉरी ये जो है ये निशान है, ये बैकवर्ड का है, और ये जो निशान है ये फॉरवर्ड का है। ठीक है, इसमें से अंतर है। कई बार बोला जाता है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि बैकवर्ड स्लैश कहाँ यूज होता है विंडोज में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डिस्कार्ड किया, मैं गया सीएमडी पे। ठीक है, यहाँ सीएमडी पे मैं गया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ये आपको दिख रहा है? क्लियर है? ये क्या है? स्लैश है ना? यहाँ पे ये देखिए विंडोज के आगे जो दिख रहा है ये बैकवर्ड स्लैश है। ऐसे ही जो लिनक्स होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है। जैसे लिनक्स में आप जाएंगे तो ये देखिए लिनक्स मशीन है, मैं आपको ओपन कर लेता हूँ टॉर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया sudo, ठीक है, su, और उसको मैंने पासवर्ड दे दिया। ये देखिए ये जो स्लैश होम स्लैश का लिए क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये स्लैश पे थोड़ा अंतर पड़ता है। क्लियर? इतना आप समझ गए? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। हालांकि बहुत डीप कंसेप्ट है लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना हमें समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ फाइल सिस्टम है जिसको हमें समझना है। अब विंडोज के फाइल सिस्टम को आप समझ गए। जैसे विंडोज के फाइल सिस्टम को अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूं आपको दोबारा और यहाँ पर मैं बताऊं, ठीक है, एक बार डिस्कार्ड कर दूं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं। देखिए जो जिस पीसी में आप जाएंगे तो देखो जो मेरी सी ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ब्लैकविन मेरी सी ड्राइव है, यहाँ पे देखिए काफी सारे मेरे पास फोल्डर्स है। जैसे देखिए यहाँ पर विंडोज के कुछ लॉग्स फाइल हैं। ठीक है, यहाँ पर एएमडी का है, परफॉर्म लॉग्स का है, इसमें लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, विंडोज का है। ठीक है, विंडोज में मेरी सारी विंडोज की फाइलें जो विंडोज को चलाती हैं।
ठीक है, इसके बाद यूजर्स है, जो मैंने यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे मैंने ब्लैकविन है, मेरा एक एडमिन यूजर है, एक ही यूजर क्रिएट कर रखा है, तो सारी फेरी फाइल्स इसके अंदर है। ठीक है, मैंने और कोई यूजर क्रिएट नहीं करा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पाइथन जो प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर है। और भी जैसे आप अगर आप मान लीजिए जीपीयू से रिलेटेड अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपके फाइल्स यहाँ आ जाएगी, जैसे एनवीडिया वगैरह है। अगर आप कोई पाइथन की फाइल इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ आ जाएगी, कोई जैम फाइल, कोई होस्ट अगर आपने कर रखा है, कोई वेबसाइट को होस्ट कर रखा है तो उससे रिलेटेड फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इनमें से मैं किसी भी एक यूजर्स को क्या डिलीट कर सकता हूँ? क्या अगर डिलीट करूंगा तो मेरी जो ड्राइव है वो सही से काम नहीं करेगी, जो मेरी विंडो है वो सही से काम नहीं करेगी। तो ये एक क्या है, फाइल सिस्टम है। और दूसरी बात ये दोस्तों, मैंने आपको ये बोला कि अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो कितनी लेट खुला है, लेकिन अगर वो सीएमडी में मैं वो काम करूंगा तो बहुत जल्दी होगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए DIR करता हूँ, ठीक है, ये देखिए कितनी जल्दी फास्ट काम हो रहा है। तो ये क्या है, अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि कमांड लाइन जो है, देखिए जो कंप्यूटर है वो हमेशा कमांड लाइन को ही समझता है, बनाया गया है इसीलिए कमांड लाइन के थ्रू। पहले जब कंप्यूटर बने थे तो कमांड लाइन पे चलते थे, डॉस पे चलते थे। वो तो क्या है कि भाई हम आगे बढ़ते गए, और भाई अब याद रखना बहुत मुश्किल है, कमांडो को तो एक GUI वर्जन बना दो तो बना दिया, बच्चा भी इसको कर लेता है क्लिक करके। लेकिन ये तो हर कोई कर सकता है भाई। अगर आप विंडोज पे काम करना चाहते हैं तो विंडोज पे तो हर कोई काम कर सकता है, फिर आप में और बाकी यूजर्स में कैसे फर्क रहेगा? तो इसके लिए आपको लिनक्स तो सीखनी पड़ेगी। कि भाई जैसे आप कंपनी में गए, एक को विंडोज अच्छे से आती है, एक को लिनक्स अच्छे से आती है, अब बताइए कौन हायर हायर होगा पहले? जिसको लिनक्स अच्छे से आती है, क्योंकि विंडोज में तो कंपनी काम ही नहीं करती है, उनको मतलब ही नहीं है विंडोज से। और विंडोज पे सभी को काम करना आता है, 95% लोगों को विंडोज में काम करना आता है। लेकिन लिनक्स पे काम अच्छे से किसको आता है, वो प्रायोरिटी वाली बात है। तो आप समझ गए लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अपन वापस चलते हैं अपनी PPT पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लिनक्स के फाइल सिस्टम पर। सबसे पहले फाइल आता है /होम। अब ये होम क्या है? तो ये होम है, होम डायरेक्टरी ऑफ अदर यूजर्स। अदर यूजर्स का मतलब, अगर आपने मान लीजिए कोई आपने कोई मान लीजिए है ना, कोई यूजर्स क्रिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने होम और /काली जो आपको दिखाया था अभी, तो मैंने काली नाम का एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है। तो वो क्रिएट, उसकी सारी फाइलें कहाँ जाएगी? /होम में जाएंगी, /होम और /काली। और /काली की जगह जैसे मान लीजिए मैंने /देव लगा दिया, या मैंने कोई और यूजर क्रिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मुकेश एक यूजर क्रिएट कर दिया, या मान लीजिए हैकर एक यूजर क्रिएट कर दिया, तो सारी फाइलें किसमें जाएंगी? हैकर में, क्योंकि मैंने यूजर्स हैकर के नाम से यूजर बना दिया, मुकेश के नाम से बना दिया, देव के नाम से बना दिया, काली के नाम से बना दिया। इसके अलावा जो एडमिन यूजर होता है वो भी इस होम डायरेक्टरी को खोल सकता है, क्योंकि जो एडमिन है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो होम डायरेक्टरी है वो ऑल यूजर्स के लिए, एक तरह से ये मान लीजिए आप, ठीक है, सारे यूजर्स इस होम डायरेक्टरी को खोल सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली एक यूजर्स के लिए ही बना होता है, तो इसको कोई भी खोल सकता है, कितने भी यूजर्स इसको चाहे खोल सकते हैं। लेकिन जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, इट इज होम डायरेक्टरी ऑफ फॉर रूट यूजर। मतलब जो एडमिन यूजर है, जो एडमिन की से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स हैं रूट की, वो सिर्फ रूट में जाएंगी, इनको सिर्फ एडमिन यूजर ही खोल सकता है। अगर आप एडमिन यूजर नहीं है, रूट यूजर नहीं है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो जो होम वाली डायरेक्टरी है इसको यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं और रूट यूजर भी एक्सेस कर सकता है, एडमिन भी। लेकिन जो एडमिन यूजर है, जो रूट यूजर है, जो रूट डायरेक्टरी है, उसको सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है, बाकी के जो होम वाले यूजर्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। जो होम डायरेक्टरी है उसमें जितने भी यूजर्स बनेंगे वो सबके लिए एक्सेसिबल रहेंगे, कितने भी यूजर्स आप बना लो, कोई भी खोल सकता है उसको, एडमिन भी खोल सकता है, जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे वो भी उन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रूट डायरेक्टरी में जो फाइल है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूजर्स ही उसको एक्सेस करेगा, इसके अलावा और कोई भी उसको एक्सेस नहीं करेगा। समझ गए आप इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बूट के बारे में, /बूट। तो ये /बूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ, तो /बूट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, जैसे मान लीजिए विंडोज में, अगर जब विंडोज बूट होता है ना, तो क्या होता है कि बूट होता है तो वो चेक करता है कि भाई आपकी हार्ड डिस्क सही है या नहीं है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है,
पूरे डिवाइसेस को चेक करता है, ठीक है, वो सही तरीके से है या नहीं है। मतलब जैसे आपने मान लो जी बटन ऑन किया, फिर थोड़ा टाइम लगता है ना, एक स्क्रीन आती है विंडोज ऑन होने की, है ना, फिर 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लगता है, वो चेक करता है आपके डिवाइसेस को कि भाई पावर सही है या नहीं है, सारी चीजें चेक करता है। तो जब चेक कर लेता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तब आपकी विंडोज क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए लिनक्स में भी ये होता है कि मान लीजिए कोई बूटेबल फाइल होती है, अगर सही तरीके से सब कुछ सही है ना, हार्ड डिस्क प्रॉपर है, रैम सही से काम कर रही है, सारी चीजें सही है ना, जो फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सारी चीज सही काम कर रही है, ड्राइवर प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें ऑन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप पे, ठीक है, विंडोज 10 को इंस्टॉल किया, या मान लीजिए किसी भी चीज को इंस्टॉल किया आपने, अब आपके ना बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है, बैटरी आपकी ऑफ पड़ी है, और जैसे ही आपने क्लिक किया, क्या वो ऑन होगा, नहीं होगा। और जैसे ऑन होगा तो बता देगा कि भाई आपकी बैटरी ऑन नहीं है, पहले आप चार्ज लगाइए, उसके बाद आपकी विंडोज ऑन होगी। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को चलाने के लिए बूटेबल फाइल नहीं है, कॉन्फ़िग सारे डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है, तो वो आपके जो फाइल सिस्टम में वो आएगा ही नहीं, बोलेगा भाई आपके हार्ड डिस्क लगी हुई नहीं है, रैम नहीं है, तो वो ऑन नहीं होगा, चलेगा नहीं, स्क्रीन नहीं आएगी, सीपीयू चल जाएगा बट वो स्क्रीन नहीं आएगी, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि रैम चलाती है आपके सिस्टम को, ठीक है, हार्ड डिस्क और रैम वो चलाती है आपके सिस्टम को। तो अगर नहीं लगी होगी, डिटेक्ट नहीं करेगा, तो बोल देगा भी डिटेक्ट नहीं कर रही। विंडोज अगर नहीं होगी, बूटेबल फाइल नहीं होगी, तो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई विंडोज, ठीक है, आपके पास कहीं भी आता होगा विंडोज एरर फाइल, या रिकवरी आएगा कि भी रिकवर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बूटेबल फाइल, एक भी बूटेबल फाइल करप्ट हो गई, है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो जो इस चीज को है कभी छेड़ना ही नहीं है। अब विंडोज में ये चीजें होती है, विंडोज में जैसे यहाँ पे बूट लिखा हुआ है ना, वैसे विंडोज में विंडोज नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें सारी की सारी चीजें होती। तो इसी तरीके से, ठीक है, एक टर्म और है, एक टर्म होती है दोस्तों पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सिस्टम री स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए लिनक्स हो, विंडोज में जब कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो सारे आपके डिवाइसेस को, सारे मशीन्स को, आपकी फाइलों को चेक करता है। वो इनएक्टिव फॉर्मेट में होती है, जो मशीन होती है ना वो एक्टिव नहीं होती, ठीक है, आपके हार्डवेयर मॉनिटर सब कुछ बंद होता है, लेकिन जब पावर ऑन करते हो, जब चालू हो जाते हैं, तो उन्हीं सारी फाइल्स को और हार्डवेयर को इनएक्टिव मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए ये बूट जो है सपोर्ट करता है। क्लियर? वो सब चेक करेगा आपके पीसी को, आपके हार्डवेयर को, मॉनिटर को, है ना, आपके जो छोटी छोटी मदरबोर्ड की चीजों को चेक करेगा कि सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो वो एरर दे देता है। इसी तरीके से ये बूट फाइलें काम करती है। क्लियर? और लिनक्स में भी इस तरीके से काम करते हैं। भाई लिनक्स में क्या है कि बूट क्या है, सिस्टम के अंदर फाइलें होती है, बूट फाइल, है ना, कि आपके हार्ड डिस्क की फाइल, आपके रैम की फाइल, और भी सब बहुत बूटेबल फाइल होती है लिनक्स की बूटेबल फाइल। अगर इनमें से एक भी बूटेबल फाइल डिलीट हो गई, तो ये आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, जो आपकी सिस्टम मशीन है वो क्रैश हो जाएगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये बूट फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, सॉरी, इसको कभी भी आपको छेड़ना नहीं है। अब आता है ईटीसी पे। तो ईटीसी क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या होता है कि भी जितनी भी हार्डवेयर से रिलेटेड आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक माउस का ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ गई? ईटीसी में। मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी ड्राइवर, या मान लीजिए मैंने कोई भी ड्राइवर जैसे साउंड का हो गया, या स्क्रीन का हो गया, जीपीयू का हो गया, ग्राफिक्स का हो गया, कोई भी रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं किस में जाएंगी? ईटीसी फाइल में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी फाइलें होती है, विंडोज में नहीं होती लेकिन इसमें होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ईटीसी फाइल, जैसे कोई सॉफ्टवेयर फाइल है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए टॉर एक सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स में, अगर आपको उसको चेंजेस करना है तो आप कहाँ जाएंगे? ईटीसी में जाएंगे। मतलब आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है तो कहाँ जाएंगे? ईटीसी में जाएंगे। लिनक्स में सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज किया जा सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप ईटीसी में जाएंगे। विंडोज में उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लिनक्स में उसको चेंज कर सकते हैं आराम से, और करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ईटीसी फाइल का मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कहाँ जाके सेव होती है? ईटीसी डायरेक्टरी में। समझ गए आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं यूजर्स वाली फाइल। तो यूजर्स जो /usr है, इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन डायरेक्टरी। इसका मतलब जो भी कोई पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एपीटी इंस्टॉल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल,
और मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए एपीटी इंस्टॉल टॉर या एपीटी इंस्टॉल gedit, तो कहाँ जाके सेव होगा? यूजर्स में जाके सेव होगा। ठीक है, यूजर्स की फाइल है, वहां जाके सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा यूएसआर में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो वहां जाके सेव होता है। ठीक है, कोई पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए, कोई कोई भी आपने चीज, कोई अदर लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करी, पैकेज इंस्टॉल किए, तो कहां जाके सेव होंगे? यूजर्स वाली फाइल में। ठीक है, उसके बाद होती है स्लैश बिन बाइनरी। इसका मतलब ये स्लैश बिन और ये एस बिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी का मतलब इट कंटेन्स कमांड यूज्ड बाय ऑल यूजर्स। इसका मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई कमांड लगाई, जैसे मैंने कोई कमांड लगाई, मान ली ls, तो ये ls कमांड के बाद क्या हुआ कि फाइलें शो हो गई। ये कहां जाके प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है? बिन के अंदर। मान लीजिए आप ls की जगह lt लगा दें, तो क्या वो काम करेगी? नहीं। मतलब ls ही काम करती है, cd तो cd काम करेगा, ce काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कमांड है, जैसे मान लीजिए sudo su है, तो sudo su की जगह sudo so कर दो आप, नहीं काम करेगा। तो ये सारी की सारी कमांड प्री डिफाइंड कहां पर होती है? बाइनरी में होती है, कि भाई हमने प्री डिफाइंड कर दिया है, इस कमांड से यही काम होगा, आपको यही लगानी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे ch मोड है, तो ch मोड का मतलब चेंज मोड, लेकिन अगर आपने cl मोड कर दिया तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए विंडोज में आईपी कॉन्फ़िग होता है, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल से मैं, है ना, सारी की सारी चीजें देख सकता हूँ, लेकिन आईपी की जगह मैंने मान लीजिए आईटी कॉन्फ़िग कर दिया, तो क्या है वो काम करेगी? नहीं करेगी। तो ये कहाँ डिफाइन होती है? कि भाई ये सारी की सारी जो कमांड है प्री डिफाइन है, कहाँ होती है? बिन में, बाइनरी में, स्लैश बिन में सारी की सारी जो कमांड्स है वो सेव रहती हैं। आपको उन्हीं को ही चलाना पड़ता है, आपको उनको देखना पड़ेगा कि भाई इस कमांड के लिए, इस काम के लिए हमें ए कमांड लगानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, अब आता है सिस्टम बाइनरी। तो सिस्टम बाइनरी का मतलब क्या होता है? इट कंटेन्स कमांड यूज्ड बाय ओनली रूट यूजर, जो सिर्फ रूट यूजर चला सकता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो बिन की जो कमांड्स है, ये कोई भी चला सकता है, रूट भी चला सकता है पहले की तरह, या फिर यूजर्स भी चला सकता है। लेकिन जो एस बिन की जो कमांड्स होती है वो सिर्फ रूट यूजर्स ही चला सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा एपीटी गेट अपडेट। अब ये अपडेट जो है, ये क्या है? एक एस बिन कमांड है। अगर आपने अपडेट करना है तो आपको क्या करेगा? sudo su लगाना पड़ेगा, आपको रूट में जाना पड़ेगा। या आपको मान लीजिए कोई रूट की फाइल खोलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट में जाना पड़ेगा, सॉरी, रूट में जाना पड़ेगा। अपग्रेड करना है आपको, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ चेंजेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रूट में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कमांड्स होती हैं जो सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है, वो ही इसको चला सकता है। इसलिए जब आप काली में चलेंगे ना, तो काली में आपको दो तरह की चीजें मिलती है, एक तो यूजर्स वाला और एक टर्मिनल वाला। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहां पर मैं जाऊंगा, मैंने काली मशीन ओपन करी, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे काली मशीन ओपन करी, ठीक है, TWR, तो देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर मुझे दो टर्मिनल मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक तो मिलेगा ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे ls, यहाँ पे मान लीजिए मैंने cd टाइप किया, तो ये मुझे बोल रहा है कि सर आप अभी यूजर्स में हो। ठीक है, क्लियर है? यूजर्स का मतलब कि मैं भी इसमें काली काली नाम के यूजर में हूँ, लेकिन अगर मेरे को जाना है रूट यूजर में, तो मैं क्या करूंगा? sudo su, और मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर दूंगा टॉर, तो यहाँ पे मैं रूट में चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे रूट आ गया। अब मैं कोई सी भी कमांड यहाँ पे यूज ले सकता हूँ। ठीक है, कोई सी भी कमांड यूज ले सकता हूँ, यहां पर भी मैं कोई सी भी कमांड यूज सकता हूँ, लेकिन रूट से रिलेटेड कमांड यहाँ पे यूज में नहीं ले सकता। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे देखिए, मान लीजिए मैं वापस चला गया, मैंने एग्जिट करा, सॉरी एग्जिट, अब देखिए यहाँ पे EXIR लिख दिया, तो क्या ये कमांड है? नहीं है। तो ये कहाँ डिफाइन हो रहा है? बिन में जाके डिफाइन हो रहा है कि भाई आपको एग्जिट तो एग्जिट ही लगाना पड़ेगा, आप कोई और कमांड नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे PWD किया, तो मुझे बोल रहा है कि सर आप होम काली में हो, लेकिन यूजर्स वाले होम काली में। क्लियर? रूट वाले होम, रूट वाले यूजर्स में नहीं हो आप। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो फाइल सिस्टम है वो काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है ओपीटी, मतलब ऑप्शनल। इसका मतलब कि ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इसका मतलब आपने कोई गूगल क्रोम डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बाहर से क्रोम डाउनलोड कर लिया आपने, या मान लीजिए आपने फायरफॉक्स डाउनलोड कर लिया, या आपने कोई EXE फाइल डाउनलोड कर ली। ये सारी की सारी जो फाइल सॉफ्टवेयर कहाँ डाउनलोड होते हैं? ओपीटी में। ठीक है, यूजर्स में भी होता है, बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन आप बाहर से कोई डाउनलोड करते हो कुछ भी चीजें, तो वो कहाँ से डाउनलोड, कहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी में जाता है? स्लैश ओपीटी के अंदर। क्लियर? इसके बाद में आता है स्लैश
डीईवी मतलब डिवाइस, इसका मतलब होता है एसेंशियल डिवाइसेस फाइल, दिस इंक्लूड्स टर्मिनल डिवाइसेस, यूएसबी और एंड डिवाइसेस अटैच्ड टू द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एसेंशियल डिवाइस होती है, जैसे मान लो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यूएसबी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, इसके अलावा आपके हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, ठीक है, इसके अलावा माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, सारी की सारी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशंस की जो फाइल होती है ना, उससे रिलेटेड फाइल्स कहाँ जाती है, स्लैश डीईवी में, मतलब डिवाइसेस में। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस तरह का क्या है, बेसिक लिनक्स का फाइल सिस्टम है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल सिस्टम में जो डायरेक्टरीज होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टॉप करके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया, देखिए यहाँ पे काली मशीन है, यहाँ पे फाइल सिस्टम में गया तो बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी आपको, देखो बिन, रूट, बूट, डेव, ईटीसी, होम, लाइब्रेरी, ठीक है, टैम्प फाइल एक और होती है, इसमें टेम्परेरी फाइलें होती है, यूजर्स, वेरिएबल्स, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे सिर्फ कुछ काम की, जैसे मैं यहाँ पे देखिए रूट खोलना चाहूँ तो रूट नहीं खुल रहा, क्यों? क्योंकि मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ, मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ, मैं एक गेस्ट यूजर हूँ। अगर मुझे रूट यूजर खोलना है तो मुझे कमांड लाइन में जाना पड़ेगा और एक कमांड है उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके मैं इस रूट यूजर में आऊंगा। तो ये कुछ फाइल सिस्टम है जो विंडोज में थोड़ा अलग है, लिनक्स में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि हमें थोड़ा बहुत समझना है, आइडिया लेना है कि लिनक्स में क्या चीजें काम करती है, विंडोज में क्या चीजें काम करती है, दोनों को थोड़ा सा अपन को अंतर करके वो थोड़ा देखना है। तो विंडोज बहुत आसान है, लिनक्स भी आसान है, बस लिनक्स पे हम काम नहीं करते, हमें बचपन से ही विंडोज में काम करना सिखाया जाता है दोस्तों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बचपन से विंडोज में काम करना सिखाया जाता है, हमें काम करना सिखाया नहीं जाता लिनक्स पे। जबकि बाहर आप जाएंगे ना, बाहर का मतलब, जैसे मान लीजिए एक बार मैं 5 करता हूँ एक बार, जैसे बाहर आप जाएंगे, बाहर का मतलब जैसे आप चले गए यूरोप चले गए, आप अमेरिका चले गए, वहां पे शुरुआत से ही शुरुआत से ही बच्चों को सिखाया जाता है लिनक्स पे काम करना, कि आप लिनक्स पे काम करिए, विंडोज पे काम मत करिए। क्लियर है? बाहर जाएंगे ना आप तो आपको ज्यादातर लिनक्स मिलेगा, वहां पे बच्चों को शुरुआत से लिनक्स पे काम करना सिखाया जाता है। वहां पे उनको ऐसा नॉलेज दिया जाता है कि उनको याद रखने की मेहनत करनी पड़े, कि हाँ मुझे कमांड याद करनी है, मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है इंडिया में, यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढते हैं अपन, अरे यार विंडोज है ना, ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करो चलाओ। क्योंकि याद रखने की जरूरत मतलब दिमाग पे प्रेशर डालना ही नहीं चाहते स्टूडेंट। अरे दिमाग पे जब तक प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कैसे सीखोगे? तो अगर आप कोई चीज सीखनी है तो अपनी बुद्धि पे प्रेशर डालिए, इसको काम में लीजिए। इसको काम में नहीं लेने की वजह से ही इंडिया आज बहुत पीछे है नॉलेज के मामले में। अगर हर एक इंसान अगर इस बुद्धि का सही उपयोग करने लग जाए, नॉलेज गेन करे, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो शुरू से सिखाता ही नहीं हमें। हमें बस शॉर्टकट तरीके से रटाना वगैरह ये चीज सिखा दी जाती है और हम उसी में फंस कर रह जाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये चीजें रेलेवेंस नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको लिनक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको यूज में लेना है, प्रैक्टिस करनी है, फाइल सिस्टम्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, समझिए और खुद एक बार टेस्ट करके देखिए, ठीक है। और बेसिक फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं तो देखिए, इसको अपन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ दोस्तों कि जो अपनी लिनक्स की फाइल सिस्टम है, मतलब फाइल क्रिएट करने के लिए, लिनक्स फाइल क्रिएट करने के लिए अपने पास में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ कमांड्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इस कमांड्स को मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद अपन सीधा प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो देखिए इसके 5 रास्ते हैं अपने पास में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, बहुत काम आएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काली लिनक्स या पैरेट ओएस पे काम आएगी, उबंटू या दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स के, सब में ये कमांड चलेंगी। सबसे पहले आता है अपने पास में कैट कमांड। ये एक फाइल क्रिएट करने के लिए, क्या, फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास में टच कमांड, ये भी फाइल क्रिएट करने के लिए है, एम्प्टी फाइल। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों वी या विम, ये भी एक कमांड है, बेसिकली ये एडिटर कमांड है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फाइल क्रिएट एडिटर। और चौथी है अपने पास में यहाँ पे नैनो,
ये भी एक तरह का एडिटर है। ठीक है, ये चार अपने पास बेसिक्स कमांड्स हैं जिनके जरिए अपन ये देखेंगे कि एक लिनक्स में फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, विंडोज में आपको आता है नोटपैड या पीपीटी या वर्ड या बहुत सारी चीजें आपको आता है विंडोज में किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन लिनक्स में किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, क्या तरीका है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और अगर पता है तो कुछ नैनो जीएडिट इसी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बेसिक्स कंपनी में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं एक एक करके ये सारे कमांड्स को अपन देखते हैं क्या काम आता है। सबसे पहले कैट कमांड को अपन देखेंगे, फिर टच को देखेंगे, फिर वी विम को देखेंगे और फिर नैनो को देखेंगे। एक एक करके कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं अपनी मशीन्स पे। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आ गया हूं अपनी काली लिनक्स पे, मशीन्स पे। ठीक है, मशीन पे आपको लाइव करके दिखाता हूं कि किस तरीके से कमांड्स, बेसिक कमांड्स यूज होती है। ठीक है, ये आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। फिलहाल मैं काली या पैरेट यूज करता हूं क्योंकि मैं हैकिंग फील्ड से हूं, आप भी हैकिंग फील्ड से हैं। लेकिन अगर कोई और है जो हैकिंग फील्ड से नहीं है, वो भी इन कमांडों को अदर लिनक्स में यूज कर सकता है। जैसे अमेजोन लिनक्स है, उबंटू है, जोरिन है। ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं खोलता हूँ यहाँ पे टर्मिनल। तो देखिए टर्मिनल खोलने के लिए यहाँ पर ये है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए काली लिनक्स का कुछ एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, इसकी इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ फाइल्स क्रिएट है, यहाँ पे आपको एडिटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम वगैरह और आपसे जो रीस्टार्ट करते हैं, आप शट डाउन करते हैं, ठीक है, टाइमिंग वगैरह उससे रिलेटेड आपको और नेटवर्क से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे आइकन शो हो जाएंगी। ठीक है, बहुत फेमिलियर है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको उसे इतना करना है कि आपको उस पर काम आना चाहिए। अब देखिए दो तरीके से इस पे काम होता है, या तो आप है ना GUI वर्जन पे काम करें, एक एक फोल्डर खोले, तो ये ज्यादा कुछ वैल्यूबल नहीं है। अपन को काम करना है कमांड बेस पे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डॉक्यूमेंट वगैरह, एम्प्टी फाइल वगैरह कर सकते हैं। बट फिलहाल ये जो है वो रेलेवेंट नहीं है, ये तो अपन विंडोज में भी करते हैं। बट कमांड के थ्रू कैसे अपन फाइल क्रिएट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इससे भी जल्दी, आप बोलेंगे कि इससे जल्दी भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। और यहाँ पर जब आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे कमांड बेस पे ही पूछा जाएगा कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों टर्मिनल पे। तो टर्मिनल देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला होगा आपको टर्मिनल का, यहाँ इसको अपन आप ओपन करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जो बैक स्पेस के पास का जो प्लस का बटन होता है, इससे जूम हो जाता है। आई थिंक अब आपको स्क्रीन क्लियर विजिबल होगी। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आती है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पर ये जो डॉलर, ये जो साइन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अभी आप गेस्ट यूजर में हैं। किसमें? गेस्ट यूजर। और आपको भी पता है कि अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है काली में या लिनक्स मशीन में, तो आपको रूट यूजर बनना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम गेस्ट यूजर में भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या है, सबसे पहले रूट यूजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट यूजर के लिए लेने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको मैं कट कर देता हूं। और रूट यूजर के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं sudo su। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर sudo su क्या है। तो sudo su क्या है, एक रूट के अंदर जाने के लिए कमांड है। हालांकि इसका भी एक फुल फॉर्म है, जैसे अगर कोई पूछे कि भाई sudo su की फुल फॉर्म क्या है, तो sudo su की फुल फॉर्म होती है सुपर यूजर डू, सुपर यूजर डू। ठीक है, इसके अलावा स्विच यूजर। तो ये सुपर यूजर डू स्विच यूजर का मतलब क्या है कि भाई सुपर यूजर का मतलब है कि जो प्राइम यूजर है, जो रूट यूजर है, उस पर आप मुझे लेकर आइए और स्विच कीजिए यूजर, जो अभी जो यूजर है उससे मुझे स्विच करिए। और सुपर यूजर का मतलब जो रूट यूजर है, जो प्राइमरी यूजर है, वहां पे मुझे लेकर जाइए। तो ये इस कमांड का मतलब है। तो कई लोगों को नहीं पता, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुडोसु की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सुपर यूजर डू स्विच यूजर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये। ठीक है, स्विच यूजर मतलब sudo su। तो sudo su में जब प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो आपने इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे रखा होगा, वो पासवर्ड आपको लगाना है। जैसे कि मैं लगा देता हूँ TWR टॉर, और यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास में, ये साइन आ चुका है किसका? रूट का, है ना। और रूट का साइन जो होता है, ध्यान रखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो हैश का साइन है, ये आपके रूट का साइन होगा, है ना। रूट यूजर में हो आप,
कई बार ये आपको दिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ये रूट लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स के, उसमें रूट यूजर लिखा हुआ नहीं होता, उसमें ये साइन होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा साइन आ जाए, है ना, इस तरीके से, या फिर मान लीजिए इस तरीके से, इसका मतलब है कि वो गेस्ट यूजर है। ठीक है। या मान लीजिए आपके पास आ जाए ऐसा डॉलर का सिग्नेचर, तो इसका मतलब है कि वो गेस्ट यूजर है। लेकिन जब आपके पास हैश का साइन आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप रूट यूजर में। ये भी एक शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, कि अगर आपको जल्दी से शॉर्टकट पे जाना है, आपको पता लगाना है कि मैं शॉर्टकट में हूं या नहीं हूं, चाहे रूट लिखा हुआ हो या नहीं हो, तो आप इस सिग्नेचर, इस साइन को देख के पता लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि एक कैट कमांड को यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में आती है फाइल क्रिएट करने के लिए कैट कमांड। और कैट कमांड क्या यूज करती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूज करेंगे अपन कैट कमांड। ठीक है। अब कैट किस लिए काम आती है, तो सबसे पहले कैट कमांड को यूज करेंगे सबसे पहले अपन फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है। ये फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड में यूज ली जाती है। इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई तो करेंगे अपन एडिटर में, जैसे कि वी आई हो गया, विम हो गया, ठीक है, नैनो हो गया, जी एडिट हो गया, ये कुछ एडिटर्स है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन कैट कमांड का यूज लेते हैं, अगर आप लेना चाहें तो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैट कमांड का मैं प्रॉपर यूज बता रहा हूं, है ना, कि कैट कमांड को सबसे पहले यूज करते हैं क्रिएट फाइल करने के लिए। उसके बाद पर मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई थी कैट वेद के नाम से, ठीक है, और वर्ल्टर वाइट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी क्या है, अंडरस्टैंड, थोड़ा सा क्या है, लैग कर गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो इसके बाद मैंने एलएस टाइप किया, एलएस यहाँ पे वेद एक की फाइल बन गई, और यहाँ पे देखिए कैट मैंने वेद करा, तो वर्ल्टर वाइट मेरे पास जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने दो फाइलें क्रिएट करी आपके सामने, एक तो लिखी देव और एक लिखी वेद। क्लियर है? इतना काम आपने कर लिया। ठीक। जैसे मान लीजिए अब मैं कोई और कंटेंट जोड़ना चाहता हूं वेद में, तो मैं क्या करूंगा, कैट, ठीक है, और डबल बार क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन लगा दूंगा, और वेद कर दूंगा, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस की जगह डिड हो गया, और यहाँ पे हाउ आर यू। ठीक है, इतना मैंने करने के बाद में क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब मैं वापस देखना चाहता हूँ कैट विद, देखिए यहाँ पर आ गया वॉल्टर वाइट, व्हाट इज दिट और हाउ आर यू। डी की जगह, सॉरी, एस की जगह डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप समझ गए कि अगर कोई नया कंटेंट जोड़ना है तो कैसे करेंगे। सिंपल, अगर आपको फाइल बनानी है तो कैट ग्रेटर देन और फिर फाइल का नाम, और अगर आपको उसके अंदर कुछ एड ऑन करना है तो कैट डबल बार आप क्या करेंगे, वो करेंगे ग्रेटर देन, और फिर आप फाइल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा देव है ना, और जो वेद है, इस दोनों का कंटेंट मुझे दिख जाए। समझ रहे हैं? इन दोनों का कंटेंट एक हो जाए, कॉपी हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर ये दोनों फाइलों को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूंगा कैट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का पहले फाइल का नाम लिखूंगा पहले। ठीक है, जैसे पहले फाइल का नाम था देव, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेद। उसके बाद में ग्रेटर देन दबाया, और एक तीसरी फाइल, क्योंकि मुझे दोनों फाइलों को जोड़ना है एक साथ, दोनों फाइलों के कंटेंट को जोड़ना है किसमें, एक तीसरी फाइल में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑल, और ऑल करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, एलएस टैप किया। अब देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी फाइल बनी है, नहीं बनी है। मैंने एलएस टैप किया, एलएस जैसे ही टैप किया तो देखिए ऑल नाम की फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा कैट और ए डबल एल ऑल। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑल करा, देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्टर वाइट व्हाट इज दिस, जो भी है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था दोनों फाइलों में, वो सारा कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से कैट फाइल का जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, जो मेथड है, इसका सबसे ज्यादा यूज है ना, वो इसी फाइल, यही है कि भाई आप क्या करें, बहुत सारे आपके पास में फाइलें होंगी, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ होगा आपके पास में, लेकिन आप चाहते हैं कि भी इन सारे कंटेंट को किसी एक फाइल में लाया जाए, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कैट का यूज करके बहुत सारी फाइलों का कंटेंट एक साथ देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है गाइस? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक तरीका और बताया था मैंने आपको, कि अगर कैट में टैग में जोड़ दूं, जैसे मैं यहाँ पे टैग, ठीक है, जैसे मैंने एलएस करूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए ऑल फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है, मैं चाहता हूँ उसको बॉटम टू देखना, जैसे कि ये जो है हाउ आर यू, व्हाट इज दिट, और
नमस्ते वॉल्टर वाइट जो भी है ये पहले आ जाए और बाकी के सारे कंटेंट बाद में आ जाए। मतलब ये जो मुझे कंटेंट दिख रहा है वो बॉटम टू अप दिखे। कई बार ऐसा होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो फाइलें हैं नीचे से मुझे वो सबसे पहले देखनी है। ठीक है, आप नीचे नहीं जाना पड़े, आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TAC टैग, ठीक है, उल्टा कर देना कैट का और यहाँ पे ALL ऑल यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए अब यहाँ पर जो ऊपर से कंटेंट था है ना, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया है और जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कैट कमांड का बेहतर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। समझ गए आप, कैट कमांड को यूज करना आपको आ गया। फाइल कैसे बनानी है, ठीक है, फाइल को कॉपी कैसे करना है, दोनों फाइलों को मर्ज कैसे करना है, उसके अलावा आपको बॉटम टू अगर देखना है कंटेंट तो किस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया कैट कमांड का पर्पस। अब अपन देखते हैं टच कमांड कैसे यूज लिया जाता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि टच कमांड कैसे यूज में लिया जाता है। तो देखो देखो टच कमांड के दोस्तों बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो टच कमांड एम्प्टी फाइल यूज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टच कमांड के और भी बहुत सारे यूज हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टच कमांड, यहाँ पे मैंने लिख दिया TOCH टच। और टच कमांड के क्या क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल का मतलब ये दोस्तों कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, आप सिंपल एक फाइल बना के उसके बाद उसका कंटेंट अपन बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं इससे, क्रिएट ए एम्प्टी फाइल। इसके अलावा क्रिएट ए मल्टीपल मल्टीपल एम्प्टी फाइल। आप चाहें तो एक से ज्यादा फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सर मुझे 10 फाइल क्रिएट करनी है एम्प्टी, मैं बाद में उन पे एडिट कर दूंगा, लेकिन मुझे क्रिएट करनी है, तो आप टच कमांड का सिंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है चेंज, तीसरा चेंज ऑल टाइम स्टैम्प ऑफ ए फाइल। अभी दोस्तों टाइम स्टैम्प क्या होता है, तो दोस्तों टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है, जैसे टाइम स्टैम्प होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम स्टैम्प। ठीक है, और टाइम स्टैम्प का मतलब तीन चीजें होती है, एक्सेस, मोडिफाई, सॉरी मोडिफाई, और यहां पे आता है चेंज। ये तीन चीजों से मिलकर आपका टाइम स्टैम्प बनता है। टाइम स्टैम्प का मतलब आपने फाइल एक्सेस कब करी, ठीक है, आपने मॉडिफाई कब करा, एक्सेस का मतलब बनाया, चेंज कब किया, जो भी वो सॉरी बनाया आपने कब बनाया, ठीक है, कब एडिट किया, सारी चीजें। उसके बाद आप उसमें मॉडिफाई कब किया, उसके बाद आपने चेंज कब किया टाइम, तो ये टाइम स्टैम्प होते हैं। क्लियर, जैसे कि लिए एक्सेस टाइम मान लीजिए इसको बोल सकते हैं, मॉडिफाई टाइम इसको बोल सकते हैं, और चेंज टाइम। भाई आपका एक्सेस टाइम क्या था, आपने क्रिएट कब करा, उसके बाद मॉडिफाई टाइम आपने मॉडिफाई कब करा उसको, उसके बाद चेंज टाइम आपने चेंज कब किया, ये सब भी टच कमांड से अपन देख सकते हैं। क्लियर है, और उसके बाद आता है एक और ऑप्शन, जैसे कि यहां पर मैं आता हूं, यहां पर एक और ऑप्शन, अपडेट एनी सॉरी अपडेट ओनली एक्सेस टाइम ऑफ ए फाइल या फिर मल्टीपल फाइल। क्लियर, मतलब अपडेट अपडेट आप कर सकते हैं एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम, यहाँ पे अपडेट ऑल कर दीजिए, ओनली नहीं। अपडेट ऑल एक्सेस टाइम ऑफ अ फाइल मल्टीपल फाइल, मतलब अगर आपको कोई अपडेट करना हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल को मैंने कब खोला था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहता हूँ उसका, कि भाई ये फाइल जो है वो मैंने शायद आज से 20 दिन पहले खोली थी, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आया, वो नजर आया कि मैंने सिर्फ 2 दिन पहले खोली थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई कर दिया, आप मान लीजिए 2 दिन पहले या फिर दो महीने पहले, लेकिन आप चाहते हैं कि मॉडिफाई मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही किया है, किसी को दिखे ही नहीं कि मैंने 2 महीने पहले किया है, तो आप वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, शुरू से लेकर शुरू करते हैं, फाइल बनाने से के ऊपर, फाइल बनाने से लेकर के पूरी की पूरी चीजें कि अपन किस तरीके से कैसे काम करेंगे। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं किस तरीके से टच कमांड को यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं दूसरे फोल्डर में रहता हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए छोड़िए फोल्डर क्रिएट करना, मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल जैसे कि मैंने यहाँ पे LS टाइप किया तो मेरे पास काफी फाइलें आ रही हैं। अब मैं कोई फाइल बनाऊंगा दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया टच, और यहाँ पे लिख दिया फाइल 1। ठीक है, टच फाइल 1 बना दिया, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सिंपल एम, सिंपल मैंने क्या कर दिया,
एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं देखूंगा कि वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। मैं ls यहाँ पे टाइप किया मैंने, और ls से मैंने यहाँ पे बुला दिया, देखिए फाइल 1। ls मैंने टाइप किया, ls का मतलब लिस्ट, और मैंने देखा कि क्या मेरी फाइल 1 क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे मुझे बता दिया कि फाइल 1 क्रिएट हो गई है, बन चुकी है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर फाइल के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो अगर फाइल के अंदर आपको कुछ लिखना है तो वो आप कैट कमांड से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी टच कमांड जो है वो सिर्फ एम्प्टी फाइल बनाता है, मतलब कि भाई फाइल बन गई है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस मुझे एम्प्टी फाइल बनानी है। अब आप चाहते हैं कि सर मैं एक से ज्यादा एम्प्टी फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, TOCS टच कमांड लिखूंगा सीधा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, TOCS टच, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल 2, ठीक है, फाइल 3, यहाँ पे मैंने फाइल 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल 5, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। क्लियर है। इस तरीके से टच कमांड के जरिए अब मैं देखता हूँ ls करके कि क्या वो फाइल है जो मैंने क्रिएट करी है अभी वो बनी है कि नहीं बनी है। मैंने ls टाइप किया, एंटर प्रेस किया, देखिए फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ये इस तरीके से फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर मुझे उसको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई अगर मुझे करना है तो मुझे कैट कमांड यूज करना पड़ेगा, या एडिट, या फिर जो भी gedit वगैरह जो नैनो वगैरह है वो एडिटर से यूज करेंगे, वो बाद में अपन देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, और सबसे इसका जो मेन यूज है वो है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, एक्सेस टाइम, एक्सेस मॉडिफाई, एक्सेस और मॉडिफाई चेंज, ठीक है, कि भाई आपने फाइल को बनाया कब, आपने एक्सेस कब किया, वो आपने लास्ट टाइम पे उसके अंदर कुछ जोड़ा क्या, मॉडिफाई, वो टाइम देखना है। उसके बाद में टाइम का मेटा डेटा, सॉरी फाइल का मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फोटो ली, क्लिक करी, ठीक है, एक फोटो क्लिक करी, तो उस फोटो की साइज क्या थी, कब क्रिएट हुई, ठीक है, कितने पिक्सल की थी, जेपीजी फॉर्मेट में थी कि पीएनजी फॉर्मेट में थी, है ना, सारी चीजें ये जो आती है, मतलब डेटा का भी डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा अगर आपको चेंज करना है कि भाई इसका चेंज हो जाए, तो वो भी आप इस कमांड से कर सकते हैं। तो क्लियर है भाई, मैंने आपको 3 चीजें बता दी। अब पहले 2 चीजें तो अपन ने क्लियर कर ली कि भाई टच कमांड से एक तो एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा मल्टीपल एम्प्टी फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अब तीसरी चीज अपन ये देखते हैं कि अगर मुझे सारे टाइम स्टैम्प चेंज करने हैं तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिंपल मैंने क्या करा, मैं चाहता हूं कि मैं टाइम स्टैम्प देखना चाहता हूं कि भाई मैंने ये फाइल क्रिएट कब करी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सिंपल एक कमांड है स्टेट, STAT, ठीक है। स्टेट करके मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने फाइल नंबर 1 कब क्रिएट करी थी, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा फाइल 1, ठीक है। अब जैसे मैंने फाइल 1 क्रिएट करा, दोस्तों देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक्सेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफाई मैंने कब एक्सेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया 22 मई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024, टाइम ये था। मॉडिफाई मैंने कब किया, तो मॉडिफाई के लिए मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कैट कमांड के थ्रू या किसी और एडिट कमांड को, किसी और एडिटर के थ्रू अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और चेंज का मतलब कि भाई टाइम कब चेंज हुआ है, ये 3 चीजें आती है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस टाइम, मॉडिफायर टाइम, और आता है चेंज टाइम। ये 3 चीजें टाइम स्टैम्प कहलाती है। और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि भाई क्या है टाइम स्टैम्प। आप किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करके दिखाइए, तो जब आता होगा तब चेंज करके दिखाएंगे ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, सिंपल। क्लियर है। तो एक्सेस टाइम, मॉडिफायर टाइम और चेंज टाइम, ठीक है। तो यहां से ये तीनों चीजें आप किसी भी फाइल की देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे चेंज करना है, मुझे फाइल 1 का एक्सेस टाइम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टच कमांड का यूज लेना है। इसको मैं कभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ड्राइविंग को। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस टाइम चेंज करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो एक्सेस टाइम है ना, ये चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा TOCS टच और -A कर दूंगा। अगर मुझे एक्सेस टाइम चेंज करना है तो -A, क्योंकि एक्सेस का -A, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फाइल 1 कर दूंगा, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करके मैं देखूंगा वापस कि क्या ये फाइल का एक्सेस टाइम चेंज हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा टी स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेट के साथ फाइल 1। देखिए यहां पर देखिए मेरा जो एक्सेस टाइम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने सिर्फ टच कमांड के द्वारा सिर्फ -A करा था, तो यहां पर मैंने क्या करा, देखिए एक्सेस टाइम चेंज हो गया। यहाँ पे सबका एक्सेस टाइम पहले ये आ रहा था, है ना, अब क्या आ रहा है, एक्सेस टाइम 16 बज के 4 बज के 6 मिनट
और 35 सेकंड पहले आता था, पहले आ रहा था ये वाला। क्लियर। अब बोलेंगे कि सर ये के साथ चेंज भी हो गया, तो टाइम तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करा, कुछ भी, चाहे एक्सेस टाइम चेंज करा, चाहे एक्सेस मॉडिफाई चेंज करा, तो उसका मेटा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि मैं मॉडिफाई भी चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उसको मॉडिफाई कब करा, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल मैं क्या करूंगा, हाई टच कमांड यूज करूंगा और -D, ठीक है, सॉरी -M। -N का मतलब मॉडिफाई, मुझे मॉडिफाई करना है कौन सा, फाइल 1, तो मैंने यहाँ पे फाइल 1 कर लिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि क्या जो मैंने मॉडिफाई करा है वो हुआ कि नहीं हुआ। मैं वापस टच कमांड पे जाऊंगा, ठीक है, ओ सॉरी टच कमांड नहीं, मैं जाऊंगा स्टेट पे, STAT स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने खोला फाइल 1। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो मॉडिफाई भी चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैं एक्सेस टाइम को चेंज करता हूं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दिखा, मैं यहाँ पे एक्सेस टाइम को चेंज करता हूं, ठीक है, तो भी मेरा जो टाइमिंग का है, मतलब जो चेंज टाइम है, वो मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं मॉडिफाई टाइम को चेंज करता हूं तो भी मेरा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों में से मैं किसी को भी चेंज करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइमिंग चेंज है। अब टाइमिंग चेंज में दोनों चीजें आती है, चाहे आप एक्सेस टाइम को चेंज करो कि इस फाइल को आपने एक्सेस कब करा, और या फिर आपने उसको मॉडिफाई कब करा, दोनों चीजें आती है। क्लियर है। और बर्थ ये आपको बता ही रहा है कि भाई ये फाइल बनी कब। देखिए बर्थ का मतलब ये है कि आप देखना चाहते हैं कि फाइल क्रिएट कब हुई। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं फाइल क्रिएट की हुई, तो ये देखिए यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर है। तो अब ये समझ गए आप टच कमांड का पूरा उपयोग कि भाई किस तरीके से मैं पहले तो सबसे पहले क्रिएट फाइल कैसे क्रिएट फाइल करेंगे, मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल एम्प्टी फाइल, और उसके बाद टाइम स्टैम्प कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इसका जरूरी उपयोग है टच कमांड का वो है टाइम स्टैम्प, कि आप टाइम स्टैम्प कैसे चेंज करेंगे किसी भी फाइल का। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि इसका टाइम चेंज कर दो, ये फाइल कब क्रिएट करी, 2 महीने पहले नहीं 2 दिन पहले की आनी चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। या फिर अभी की आनी चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा भी और इसके बहुत ऑप्शंस है, यूज है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपन जब आगे चलेंगे देखेंगे। फिलहाल ये फाइलों का कुछ चीजें है जो आपको इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। आपको टाइम स्टैम्प के बारे में पूछ लिया, आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि हाँ भी टाइम स्टैम्प भी होता है, टच के द्वारा चेंज किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और अब आगे की कमांड्स पे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूं। अब जो अपनी कमांड है दोस्तों वो है यहां पर VI या फिर विम। और ये VI और जो विम है ये क्या है, एडिटर्स है। क्या है यहाँ पे, एडिटर्स है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भी कैट और टच कमांड से तो क्या हो सकता है कि अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैट से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिट करना हो, मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिख दी 3-4, है ना, 3-4 लाइन लिख के मुझे उसको एडिट करना है, या मैं चाहता हूं कि ये 3-4 लाइन हटा के मैं कुछ दूसरा लिखूं, तो वो आप किससे करेंगे, VI से। ठीक है, और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, VI बहुत पावरफुल एडिटर है। ठीक है, बहुत पावरफुल एडिटर है ये VI। और दूसरी चीज ये कि ये हर लिनक्स में यूज हो सकता है, हर लिनक्स में इसका यूज होगा। मतलब आपको दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा बैठा दिया जाए लिनक्स के, उसमें VI आपके काम आएगा। थोड़ा टिपिकल है यूज करने में, ठीक है, लेकिन अगर आपको काम करना आ गया, आसान तो बहुत आसान है काम करना। और आपको बता दिया कि भी आप उबंटू में फाइल क्रिएट करिए, तो आप इससे कर सकते हैं, जूरिन में करिए, अमेजोन लिनक्स में करिए, सेंटोस में करिए। तो बहुत सारे है ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे लिनक्स में काम करने के लिए। आप बोलेंगे सर फाइल कैसे क्रिएट करें, तो आप VI कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कईयों में नैनो काम करे या ना करे, ठीक है, कईयों पे Gedit भी कई बार काम नहीं करता। हालांकि Gedit बहुत सिंपल है, इसकी बात अपन नहीं करेंगे, वो जब अपन क्लास लेंगे लाइव या फिर जब अपन आगे पढ़ेंगे तब Gedit तो अपन वैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है Gedit तो नोटपैड की तरह है। ठीक है, लेकिन मेन मेन जो कमांड है फाइल क्रिएट करने की वो ये 4 ही है। ठीक है, तो नैनो कई बार नहीं चलता है, तो VI हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब VI को अपन कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में या फिर अभी इसके आगे लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूं, और अब मैं आपको बताता हूं कि VI कैसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया VI। ठीक है,
और मैंने जो फाइल क्रिएट करी थी, जैसे कि देखिए मैंने ls टाइप करता हूँ और मैंने एक फाइल क्रिएट करी थी देव नाम से। अब मैं इसी पे ही एडिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इस फाइल के कंटेंट को एडिट करता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, vi करना है और मैंने लिख देना है देव। मैंने लिख दिया। जैसे ही आपने लिखा देव, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आ गई है। क्लियर। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये है कि मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल आई बटन प्रेस करूंगा। क्या बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड पे आई बटन। तो मैं यहाँ पे आई बटन प्रेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ गया। अब मैं चाह के यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने नमस्ते हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शो टाइम हटा दिया। यहाँ से मैं गया कीबोर्ड से और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ये सब मैंने हटा दिए। क्लियर। और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, आई एम इन डेंजर। ठीक है, वॉल्टर वाइट। मैंने कुछ भी कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक एडिटर है, बहुत सिंपल एडिटर है, बहुत पावरफुल एडिटर है ये। नैनो से भी पावरफुल एडिटर मानता हूँ मैं इसको वीआई को, और वीआई हर जगह यूज होता है। और एक बात और, जो एग्जाम देना चाहते हैं बड़े बड़े एथिकल हैकिंग के, जैसे कि ओएससीपी वगैरह हो गया, ईसी काउंसिल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे वीआई का बहुत यूज लिया जाता है। ध्यान रखना एक चीज, है ना, वहां पे आपका वीआई का यूज करना बताएंगे वो। मतलब अगर आपको वीआई का यूज करना आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बजाय नैनो और जीएडिट के। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपल क्या करा, यहाँ पे मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी। अब मुझे इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए देखिए तीन चार ऑप्शंस मेरे पास में है। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आपको इसको सेव कैसे करोगे और किस तरीके से आप आओगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इसको सेव करना है तो आप क्या करोगे, कॉलन लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे W। इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, टू सेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू सेव। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सेव एंड क्विट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेव भी कर दूं और क्विट भी कर दूं, एक साथ दोनों काम करूं। अगर आप इसको सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो कॉलन लगा के W लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको सेव करने के साथ साथ क्विट भी मेरा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलन W और QOR कॉलन Q। ये भी आप कर सकते हैं, सॉरी कॉलन Q नहीं, कॉलन X। ये भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टू सेव, ठीक है, एस क्विट। क्लियर है। मैंने क्या लिखा, वापस लिख देता हूं। ठीक है, कॉलन WQ। ठीक है, W ये शॉर्ट स्मॉल है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, जो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, वो केस सेंसिटिव है। आप किसी भी चीज को कैपिटल अक्षर में नहीं लिख सकते। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो दूसरी फाइल बन जाएगी। तो ज्यादातर आपको यूज लेना है स्मॉल लेटर्स का, कैपिटल लेटर का यूज नहीं लेना है। ठीक है, OR कॉलन X। इससे क्या होगा, टू सेव एंड क्विट। क्लियर है। इसके अलावा मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं सेव नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ क्विट करना चाहता हूं, जो भी आपने मॉडिफाई कराया मैं क्विट करना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्यू को कर सकते हैं, यहां से क्विट हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको फोर्स क्विट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं सेव नहीं करना चाहता, हालांकि ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, है ना, इससे क्यू से। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई सेव नहीं करना चाहता, मैं तो क्विट करना चाहता हूँ सीधे, है ना, बिना कोई सेव करे। मैंने कोई मॉडिफाई नहीं करा, मैं चाहता हूँ कि जो मॉडिफाई मैंने कराया उसको मैं अंडू करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आप कॉलन लगा देंगे और यहाँ पे क्यू प्रेस कर देंगे, और जो ये जो ऑप्शन है ना, नॉट इक्वल का, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स क्विट, फोर्स क्विट, नो सेव। ठीक है, सेव नहीं होगा। ये चार ऑप्शन है हमारे पास में, इन चारों ऑप्शनों को अपन एक एक करके यूज लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुझे इसको सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, नहीं, अब जैसे मुझे इसको सेव करना है, ठीक है दोस्तों, तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बटन दबाऊंगा मैं, एस्केप। मैं सबसे पहले यहाँ पे एस्केप बटन दबाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दबा दिया एस्केप। और एस्केप डालने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा W, देखिए यहाँ पे आ गया, नीचे नीचे आपको दिखेगा कॉलन W। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, W किया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद में मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। क्लियर, ये सेव हो गया मेरा, बाहर नहीं आया मतलब ये सेव हो गया। अब मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस एस्केप पे जाऊंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
कॉलन और यहाँ पे WQ। ये देखिए मैं इससे बाहर आ गया, मैं चाहता तो कॉलन Q से भी बाहर आ सकता था। क्लियर। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो फाइल रही है या नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कैट कमांड के लिए लिख सकता हूँ कैट DV। देखिए यहाँ पे ये मेरी फाइल आ चुकी है। चाहे तो आप कैट से करें, लेकिन अगर आप VI से खोलेंगे तो दोबारा वो एडिटर खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ दोबारा एडिट करना उसको, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ VI और वापस करता हूँ देव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आई प्रेस करूंगा, सिंपल मैंने यहाँ पे आई प्रेस करा और मैं यहाँ पे वापस क्या कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, हेलो नमस्ते, या फिर ऑल क्लियर, ठीक है, या फिर ऑल इज वेल। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है। क्या करना है, एस्केप बटन। तो मैंने यहाँ पे क्या एस्केप बटन प्रेस करा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने जो भी इसमें लिखा है मैं चाहता हूं कि वो अंडू हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कॉलन करूंगा, क्यू करूंगा और जो नॉट इक्वल का बटन है उसको दबा दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। क्लियर। अब ये सेव नहीं हुआ है, जो भी मैंने इसमें मॉडिफाई करा है मेरा सेव नहीं हुआ है, जो पहले था वही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कैट और DV देव। ठीक है, देखिए जो भी मैंने था वो पहले आ गया, मैंने इसका कोई सेव नहीं हुआ, इसमें जो भी मैंने इसमें किया कोई सेव नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दिए देव लिखा, आई प्रेस करा और अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको चेंज करता हूं, कुछ भी चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फाइनल टाइम, ठीक है, एंड ऑन दी प्रोग्रेस क्लियर, ये लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये सेव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेव भी करेंगे क्विट भी कर देंगे। ठीक है, एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, हालांकि इसको सेव करना है आपको तो कॉलन क्यू करके आप इसको सेव करके क्विट कर सकते हैं, या ये कॉलन W कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भी सेव भी हो जाए क्विट भी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस के बटन प्रेस करूंगा, सिंपल कॉलन करूंगा, WQ कर दूंगा। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, कहीं को नहीं दिखेगा। ये देखिए नीचे जो WQ आ रहा है, ये आपको करना है कॉलन लगा के। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है और ये हर एक लिनक्स मशीन में चल जाता है। क्लियर। ये करके मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैं इससे बाहर आ गया। अब मुझे इसको देखना है कि मैंने क्या लिखा, तो कैट देव। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने किया था चेंजेस वो यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से जो VI एडिटर है वो बहुत काम का एडिटर है, बहुत पावरफुल एडिटर है। और आप जब बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे ना, साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम्स देंगे, तो सबसे ज्यादा काम VI ही आता है उसके अंदर। क्लियर है, वो मना कर देंगे कि आप नैनो यूज नहीं करेंगे, आप JDT यूज नहीं करेंगे, आप VI यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको काम करना आता है या नहीं, इसी तरीके से। चलिए अब चलते हैं अपन दोस्तों आगे, जो अपना फाइल जो अपनी नेक्स्ट जो अपनी कमांड है वो है नैनो। क्या है, नैनो कमांड। क्लियर, तो इसको क्लियर कर देते हैं। और अब मैं आपको सिंपल बताता हूं यहाँ पे एक एडिटर जिसका नाम है नैनो। ये भी सिंपल क्या है, एक एडिटर है। ठीक है, इसके अंदर भी आप एडिट कर सकते हैं। क्लियर। और इसके नीचे आपको क्या दिख जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिख जाएंगे कि भाई कैसे आपको सेव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब आपको दिख जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो नैनो को यूज करके देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, फाइल बनानी है। जैसे मैंने फाइल बनाया, आप नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि VI के थ्रू भी आप नई फाइल बना सकते हैं। ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ से इसको क्रॉस किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा नैनो, ठीक है, और एक नई फाइल क्रिएट करके बताता हूँ नैनो, और नई फाइल क्रिएट जैसे कि मैंने लिखा आकाश। ठीक है, और मैंने इसको बना दिया। तो देखिए आकाश लिख दिया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे है, न्यू फाइल, हेल्प, राइट आउट, वेयर इज, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। क्लियर। तो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज शो टाइम, ठीक है, दिस इज शो टाइम, हेलो हु आर यू, और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि ये सेव हो जाए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, सेव हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको Ctrl+X करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, Ctrl+X करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, Ctrl+X करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि इसको सेव करना है या नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल Y या फिर Shift+Y। Shift+Y आप दबाएंगे, Shift+Y मैंने दबा दिया।
शिफ्ट वाई दबा के ये सेव हो गया। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट वाई दबा के, शिफ्ट वाई का मतलब हो गया कि भाई कैपिटल वाई, सेव हो गया। अब एंटर प्रेस करा, उसके बाद में इस एनएनओ से बाहर आ गया। अब मैं ये देखता हूँ एलएस करके कि क्या वो आकाश नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो मैंने आकाश नाम की फाइल बनाई एलएस, देखिए यहाँ पे आकाश नाम की फाइल बन चुकी है। क्लियर है। अब आकाश नाम की फाइल तो बन गई, अब मुझे इसके अंदर का कंटेंट को देखना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, नैनो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सिंपल कंटेंट देखना है तो आप कैट कमांड का यूज लेंगे, कैट आकाश। ठीक है, ये देखिए यहां पर आ गया, दिस इज शो टाइम। अब मुझे इसको देखना है कि भाई वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी पहले आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल टीएसी कर दूंगा, टैग आकाश। ठीक है, देखिए जो उल्टा लिखा था, जो पहले लिखा था वो बाद में आ गया, जो बाद में लिखा था वो पहले आ गया। तो ये कैट कमांड के बहुत अच्छे यूजेस हैं। ठीक है, ये आपको बहुत फायदेमंद देंगे, जब आप कंपनीज में जाएंगे काम करेंगे तो बहुत फायदा करेंगे और आपकी इस नॉलेज को अप्रिशिएट भी करेंगे लोग। क्लियर। चलिए, तो अब जो मैंने आकाश नाम की फाइल बनाई, अब देखिए मैं यहाँ पे आकाश नाम की फाइल को वापस से एडिट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको वापस एडिट करूं, तो मैं क्या करूंगा, नैनो। ठीक है, और मैं आकाश यहाँ पे खोल लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से एडिट हो, तो ये देखिए ये क्या है, ग्राफिकल यूजर एडिटर तो नहीं है, सिर्फ कमांड लाइन एडिटर है। जो जी एडिट है वो ग्राफिकल यूजर एडिटर है, इसमें आप माउस के जरिए कैसे भी एडिट कर सकते हैं। ये तो आप सॉरी, इसको तो आप विंडोज में भी करते हैं। तो विंडोज में और यहाँ पे कुछ फर्क तो होना चाहिए। अरे आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं या आप बताएं तो सही कि हाँ मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप विंडोज की तरह लिनक्स पे काम करेंगे जी एडिट वगैरह एडिटर से, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा विंडोज में लिनक्स में। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं जो विंडोज में ना यूज होके सिर्फ लिनक्स में यूज होता है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी की जगह वेलकम टू साइबर वर्ल्ड। ठीक है, ये कर देता हूँ, चेंज कर दिया मैंने, इसको मॉडिफाई कर दिया। इसके अलावा मैंने और एक चीज लिख दी इसमें कि अंडरटेकर। ठीक है, द लिख दिया, द रॉक। ठीक है, WWE काफी देखता था मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जॉन सीना। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आपको सिंपल कंट्रोल एक्स करेंगे तो बिना सेव किए ये वापस आ जाएगा, है ना, और सेव नहीं होगा। इसके लिए अब आपको नया ऑप्शन लगाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट, कि आपने ओवरराइट करा है ना, आपने मॉडिफाई करा है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ आप कर देंगे, इसका मतलब कि मैंने जो भी ओवरराइट किया है वो सेव हो जाए। एंटर प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल एक्स कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई नई फाइल बनानी हो, एग्जिस्ट नई फाइल बनानी हो, तो आप क्या करेंगे, नैनो नई फाइल, उसमें जो भी काम करेंगे फिर उसको कंट्रोल एक्स करेंगे, शिफ्ट प्लस वाई से सेव करेंगे। लेकिन आप एग्जिस्टिंग फाइल में कोई अपडेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भी कंटेंट दोबारा लिखना है, कुछ अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, नैनो, और कुछ भी अपडेट करने के बाद में कंट्रोल ओ, देन एंटर, देन कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि जो मैं कंटेंट मैंने उसमें अपडेट करा क्या वो आया है कि नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कैट कमांड का यूज लूंगा, कैट आकाश। ठीक है, तो देखिए यहां पर, सॉरी, कैट ने हमने नैनो यूज कर दिया, कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, नैनो, मैं कैट कमांड लिखता हूं, कैट और आकाश। देखिए यहां पर जो मैंने चेंजेस किए थे वो यहां पर शो हो गए। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको यूज लेने पड़ेंगे, जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। अब मैं आपको सिंपल आपको बताता भी, पहले फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं क्या है, वो सब बात की बात है, वो आपको आ ही जाएगा, वो आपको आता भी होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको कमांड्स बताई थोड़ी एडवांस है। फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, किस किस का क्या क्या यूज है, कैट हो, टच हो, वीआई हो और नैनो हो, है ना। ठीक है, और वीआई जो है वो बहुत पावरफुल एडिटर है, वो हर लिनक्स में यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका वीडियो पसंद आया है मेरा ये वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा तब आपको पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज कर लें। जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज अभी के अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, एक चीज वापस याद दिला रहा हूं कि इस कोर्स से रिलेटेड या फिर और जितने भी कोर्सेज हैं ना साइबर सिक्योरिटी के, उनसे रिलेटेड का कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नीचे डालता रहता हूं। आप नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जितने भी पीपीटीज, पीडीएफ या और कहीं से भी जो भी कंटेंट मिलता है उनको आप लोगों के लिए, है ना, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप अभी जाएं और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और भूलना मत दोस्तों कि 2 जून को
मैं अपना नया बैच शुरू कर रहा हूँ, अभी जाके आप फॉर्म फिल करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स ब्रोशर्स को जरूर चेक करिए, आपको बहुत एडवांस मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत मिनिमम ऑफ कॉस्ट में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दुआ में जरूर याद रखें दोस्तों। थैंक यू। यहां पर अपन शुरू कर देते हैं अपनी वर्चुअल मशीन, ठीक है, जिससे कि मैं कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिएगा इस किस तरह से मेरी मशीन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद इसको जूम इन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको जूम इन करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट और उसके पास में जो प्लस का बटन होता है बैक स्पेस के पास में, उसका बटन को आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे जूम इन हो जाएगा। और अगर आपको जूम आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और जो प्लस के पास में जो माइनस का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे धीरे धीरे, है ना, कंट्रोल प्लस उसके साथ अगर माइनस के साथ कंट्रोल के साथ अगर माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दोनों को आप दबा के रखें, उसके बाद बैक स्पेस के पास में जो प्लस का बटन है उसको आप दबा के रखेंगे, ऐसे दबा के प्रेस करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, ठीक है, आपको पता ही है, sudo su। क्लियर? और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन इसको क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है डायरेक्टरी क्रिएट करने की। किस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट करें, मैंने बताया था विंडोज के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं आप, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए GUI पे किस तरह से फोल्डर क्रिएट हो जाता है। बट यही काम अगर हमको लिनक्स में करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे mkdir। mkdir का क्या मतलब है, mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। अगर आपको लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो आप मेक डायरेक्टरी का यूज करेंगे, ठीक है, मेक डायरेक्टरी। और यहां पर आप जैसे कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं नाम देता हूं फोल्डर 1। क्लियर है? देखिए मैंने फोल्डर 1 नाम दे दिया है, वो क्रिएट भी हो गया। अगर आपको देखना है कि मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको कौन सा कमांड लगाना पड़ेगा, आपको कमांड लगानी पड़ेगी ls। ls का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब कि अगर किसी फोल्डर में क्या क्या कंटेंट रखे हुए हैं अगर आपको वो देखना है तो आपको ls कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको फोल्डर 1 जो है वो नजर आ गया। और दोस्तों एक खास बात और, कि अगर आप लिनक्स के अंदर, स्पेशली काली लिनक्स के अंदर, अगर आप किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर में आ जाएगा। क्लियर है? बाकी लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पेशली काली लिनक्स के अंदर ये है कि अगर आप कोई फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो यहां पर उसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ पे ब्लूइश कलर के हैं वो सारे के सारे क्या है, फोल्डर्स है। चाहे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप वाला आइकन हो, चाहे वो डेमेट्री वाला हो, डॉक्यूमेंट्स वाला हो, डाउनलोड्स वाला हो, सारे के सारे क्या है, फोल्डर्स है। और अगर उन फोल्डर्स के अंदर आपको, अगर आपको देखना है ना, अगर आपको उसके अंदर देखना है तो आपको ls कमांड का यूज करना पड़ेगा। ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट कमांड। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप समझ गए? अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना है, मल्टीपल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक बार के अंदर ही बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करने हैं, मान लीजिए 5-7 फोल्डर आपको क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, mkdir आपको यूज करना है। उसके बाद आप फोल्डर का नाम और स्पेस देखिए, जितने भी फोल्डर आपको बनाने हैं आप बनाते रहिए। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे फोल्डर 2, ठीक है, स्पेस दे दिया मैंने फोल्डर 3, ठीक है, स्पेस दे दिया फोल्डर 4, और यहाँ पर स्पेस दे दिया फोल्डर 5। क्लियर? एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए मुझे देखना है कि ये क्या फोल्डर क्रिएट हुए कि नहीं, तो मैं ls टाइप करूंगा। यहाँ पे मैं ls टाइप करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा जो फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 और फोल्डर 5 यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं mkdir के थ्रू। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाने, एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने, जैसे मान लीजिए विंडोज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर इसके अंदर फोल्डर बनाने तो आप क्या करेंगे, वापस न्यू पे जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, फिर इसके अंदर वापस जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए आप वापस जाएंगे, फिर एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि फोल्डर तो एक बना है लेकिन इसके अंदर भी सब फोल्डर्स है, जैसे एक ये फोल्डर हो गया, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर भी आप एक फोल्डर बना सकते हैं, खूब सारे फोल्डर आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको लिनक्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपको डायरेक्टरी बनानी है, लिनक्स में मैं डायरेक्टरी बोलूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक लिनक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्टरी है, अब इसके अंदर अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, और फिर इसके अंदर डायरेक्टरी और बनानी है,
और फिर इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है। मतलब आपने क्या करा, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी और चार डायरेक्टरी, आपने एक ही फोल्डर के अंदर चार डायरेक्टरी बना दी। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको अपन अब देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से अपन ये चीज करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको वही mkdir यूज करना है, ठीक है, mkdir। और अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको, जैसे कि मैं फोल्डर तो बना नहीं सकता क्योंकि फोल्डर वाले जो हैं नाम के पहले से ही बहुत है, मैं काम करता हूँ डायरेक्टरी नाम से बना देता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक डायरेक्टरी ले ली, ठीक है, dir। ये dir मेरी क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी होगी। पेरेंट का मतलब होता है जो ओरिजिनल है, ट्री है ना, लेकिन उससे पहले मुझे कमांड लगानी पड़ेगी, वो है -p। -p का मतलब है पेरेंट, एज ए पेरेंट यूज करना चाहता हूं, तो मैंने dir लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी चाइल्ड डायरेक्टरी बने। चाइल्ड डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे कि एक पेरेंट होता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैसे ही एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हो, ठीक है। तो एक फोल्डर के अंदर जो बहुत सारे फोल्डर होते हैं उनको तो बोलते हैं चाइल्ड, और जो मेन फोल्डर होता है जो आपको दिखता है आइकन के तौर पे, उसको बोलते हैं अपन पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे dir पेरेंट डायरेक्टरी होगी। अब मैं चाइल्ड डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो चाइल्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ dir1, ठीक है, फिर स्लैश लगाता हूँ dir2, फिर स्लैश लगाता हूँ dir3, ठीक है, फिर स्लैश लगाता हूँ dir4। ऐसे मैंने करके ls टाइप कर दी, ऐसे मैंने करके डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ls टाइप करूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने ls टाइप करा तो यहाँ पे dir डायरेक्टरी बन गई। लेकिन कमाल की बात ये दोस्तों कि यहाँ पर dir1 2 3 4 ये नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो अगर मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, cd यूज करूंगा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। cd जो कमांड है, वो कमांड आती है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए लिनक्स के अंदर। क्लियर है, चेंज डायरेक्टरी मतलब आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप cd का यूज करेंगे। क्लियर है, तो cd dir मैंने यूज किया, ठीक है। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि dir2 बना है कि नहीं बना, तो मैं ls टाइप करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए dir1 है। अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे dir2 बना है कि नहीं बना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वापस से मैं यहाँ क्या करूंगा, ls टाइप करूंगा। तो देखिए यहाँ पे dir1, लेकिन मुझे cdir में जाना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर भी कोई फोल्डर बना है क्या। तो मैं cd और dir1 में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ls टाइप करता हूँ वापस से, तो देखिए dir2 बन गया है, ठीक है। फिर मैं cd dir में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी dir3 के अंदर, dir1 तो है नहीं है, ठीक है, सॉरी cd dir2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ls टाइप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे dir3 बन गया। अब मैं यहाँ पे वापस cd dir3 में जाऊंगा, dir3, क्लियर, ls टाइप करूंगा, तो यहाँ पे dir4 बन चुका है दोस्तों। क्लियर है, तो ये इस तरीके से दोस्तों की हमारे पास में क्या है, dir जो है वो आप बना सकते हैं। एक डायरेक्टरी जो आप पेरेंट डायरेक्टरी बना सकते हैं, उसके बाद में खूब सारी आप चाइल्ड डायरेक्टरी बना सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, तो मैं cd dir में अब जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं, अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कंटेंट या फाइल रख सकते हैं। क्लियर, अब दोस्तों एक कमांड आती है कि आपको मान लीजिए बाहर आना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर मुझे इस डायरेक्टरी 4 से बाहर आना है, मुझे वापस डायरेक्टरी 3 में आना है। इसमें आना है, डायरेक्टरी 3 के अंदर आपको आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, जैसे cd और उसके बाद स्पेस देके डॉट स्लैश, दो बार डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो cd स्पेस डॉट डॉट आपने लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप dir3 में हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप dir3 में, dir4 में या किस में, तो आपको एक कमांड है, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको pwd। pwd का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स लिख लेना। pwd का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो pwd या फिर, सॉरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रिंट कर दो मुझे कि मैं किस डायरेक्टरी में हूं, या फिर मुझे प्रेजेंट कर दो कि मैं किस डायरेक्टरी में हूं, तो दोनों एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। और यहाँ से मैं अब मैंने आपको बताया कि मुझे अगर एक फोल्डर बैक आना है, एक डायरेक्टरी बैक आना है, तो मैं cd डॉट डॉट का यूज करूंगा। क्लियर है, और मैं किस डायरेक्टरी में हूं अगर मुझे ये चेक करना है, तो मैं pwd यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं pwd यूज करूंगा, pwd में वापस यूज करता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे एक साथ एक 4 फोल्डरों को बैक आना है, मैं चाहता हूं कि मैं वापस काली में आ जाऊं। देखिए यहाँ पे होम काली है,
तो मैं चाहता हूं कि मैं वापस काली में आ जाऊं, ठीक है, एक एक करके नहीं, एक साथ आ जाऊं। तो इसके दो रास्ते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आप जैसे कि कितनी बार जाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे कितनी बार फोल्डर बैक आना है, कितने फोल्डर बैक आना है, जैसे कि 1 2 3 और 4, मुझे 4 फोल्डर बैक आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CD स्पेस डॉट डॉट, फिर उसके बाद स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा, फिर स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा, फिर स्लैश लगा दूंगा, फिर डॉट डॉट लगा दूंगा। कितनी बार लगा दिया मैंने, 4 बार। देखिए 1 2 3 4। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए मैं सीधा होम काली के अंदर आ गया। ये आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा ऊपर, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो PWD से आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपको एक चीज और है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये देखना है, जैसे आपको है ना, एक लोकेशन पे रहते ही आपको सीधा डायरेक्टरी 4 में जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं CD करते हुए नहीं जाऊं, एक एक फोल्डर करते हुए नहीं जाऊं, एक साथ चला जाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। यहां से आप पाथ कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ डायरेक्टरी 3 में जाना एक साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इसको मैंने क्या करा, कॉपी करा, ठीक है। और यहां से मैंने क्या करा, इसको CD, और यहां से मैंने Ctrl+Shift+V, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सीधा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे एक एक फोल्डर CD करके नहीं जाना पड़ा, मैंने एक साथ क्या करा, उसका पाथ लिखा, ठीक है, CD लिखा, उसका पाथ लिख दिया। इस तरीके से क्या होगा कि मैं डायरेक्ट उस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। देखिए PWD में टाइप करता हूं तो यहाँ पर देखिए मैं सीधे डायरेक्टरी में आ गया। अब दोस्तों मुझे वापस जाना है होम काली में, तो इसके भी मैंने आपको दो रास्ते बताए थे। पहला रास्ता तो मैंने आपको बताया था कि CD स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो एक साथ जाना चाहता हूँ, मैं डॉट डॉट वगैरह नहीं लगाना चाहता, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा आप क्या कर सकते हैं, आप जो उसका पाथ है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, CD स्पेस Ctrl+Shift+V, सीधा आप ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। देखिए होम कॉलम में आ गया। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो PWD मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत जो है कमांड है वो आपके यूजफुल होगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बारीक चीज है, वो ये कि ये जो होम काली का स्लैश है, जैसे कि स्लैश लगा हुआ है, स्लैश होम और स्लैश काली, तो दोस्तों ये जो पहला वाला स्लैश है ये डिनोट करता है रूट को, ठीक है। और ये जो स्लैश है बाद वाला, ये सेपरेशन को डिलीट करता है। सेपरेशन का मतलब कि सेपरेट है, अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, शुरुआत का जो रूट है, शुरुआत का जो स्लैश है वो हमेशा रूट को डिनोट करेगा। क्लियर, जब आप लैब सॉल्व करेंगे बड़े बड़ी, तब ये आपके काम आएगा, तब आपको पहचानने में काम आएगा कि कौन सा स्लैश है कौन सा रूट है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CD, मैं यहाँ पे काम करता हूँ CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अब देखिए मैं सीधा रूट के अंदर हूँ, ठीक है, मैं स्लैश के अंदर हूँ। अब मैं क्या हूँ, मैं रूट हूँ कि नहीं, ये क्या करूंगा, PWD टैग करूंगा। तो PWD पे देखिए मैं रूट के अंदर आ गया। क्लियर है। तो ये क्या है, जो शुरुआत का जो स्लैश है वो हमेशा रूट को डिनोट करता है। इतना आप समझ गए। चलिए मैं आ जाता हूँ वापस अपने होम और वापस अपने काली पे, ठीक है। अब दोस्तों एक कम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने फोल्डर के अंदर अगर कुछ कंटेंट देखने हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको LS के बारे में बताया, तो LS का मतलब ये है लिस्ट। आप चाहें तो आप किसी भी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को LS के थ्रू देख सकते हैं। क्लियर। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो हाइड होते हैं, जो हिडन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए विंडोज में अगर आपको कुछ फोल्डर को हिडन को कुछ हिडन फोल्डर को देखना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं, ठीक है, या फिर फोल्डर ऑप्शन में आप जाते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, फिर ठीक है व्यू में आप जाएंगे, व्यू में जाके यहाँ पे ऑप्शन में फोल्डर ऑप्शन होता है। फोल्डर ऑप्शन के बाद में आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे शो हिडन फाइल कर देंगे, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब जितनी भी आपको हिडन फाइल रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं, देखिए ये हिडन फाइल आ गई, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे हिडन फाइल्स है, हिडन फाइल्स आ चुकी है। क्लियर है। तो अगर आपको हिडन फाइल देखनी तो आप सिंपल क्या करते हैं, हिडन फाइल पे क्लिक कर देते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए आपको हाइड फाइल्स दिख जाएंगी, ठीक है। बट ये हाइड फाइल्स तो दिख तो जाएंगे, लेकिन ये हाइड फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं, तो सिंपल फोल्डर बना बनाते हैं। जैसे कि आपने फोल्डर बनाया, ठीक है, अब आप इसको हाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए हिडन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो हिडन हो जाएगी। बट यही चीज अगर मुझे लिनक्स के अंदर करना है, मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरे इस फोल्डर में क्या कुछ हाइड फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LS और यहाँ पर -A करना पड़ेगा।
मैं ls-a करता हूँ, देखिए जैसे मैंने ls-a करा वैसे देख लिया मुझे कितने सारे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं जो डॉट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले डॉट से शुरू नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में जो भी फाइल्स दिख रही थी, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक फाइल्स दिख रही है, यहाँ पर एक फाइल्स है, यहाँ पे डॉट JZSH हिस्ट्री नाम से फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी फाइल हैं जो डॉट्स हैं वो सारी हिडन है। ठीक है, और हिडन फाइल रखने का दोस्तों एक मोटिव ये होता है कि अब ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, तो गलती से हमसे कोई ऐसा फोल्डर डिलीट नहीं हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा लिनक्स क्रैश ना हो जाए या फिर हमारा विंडोज जो क्रैश ना हो जाए। इसलिए फोल्डर को हिडन कर दिया जाता है, जिससे कि जब आपको फोल्डर दिखेगा ही नहीं तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफी सारे फोल्डर्स हिडन है। देखिए जैसे डॉट बबसूट नाम से भी एक फोल्डर हिडन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि मुझे कोई फाइल हिडन बनानी है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई फाइल ऐसी बनाऊं जो हिडन फाइल हो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। फाइल बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको फाइल बनानी है, उसमें कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहले एक अपन कमांड यूज करते हैं, टच कमांड। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टच कमांड से किस तरीके से आपको हिडन फाइल शो होगी। क्लियर? सॉरी, हिडन फाइल, टच कमांड से आप फाइल बना सकते हैं। क्लियर है? अब हिडन फाइल कैसे बनानी है वो बताता हूँ। टच, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टच के बाद में जैसे ही आप कोई फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का नाम लिखने से पहले आपको सिर्फ डॉट लगाना है। तो टच और डॉट यहाँ पे लगा देंगे और कोई भी फाइल का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने फाइल का नाम लिख दिया दीपक। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी फाइल हिडन बनी है नहीं बनी, तो मैं सिंपल ls टैप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कोई फाइल आपको नहीं शो हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं ls-a करूंगा देखिए यहाँ पे दीपक नाम से एक फाइल आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे दिख गई। क्लियर है? तो ये तो हो गई हिडन फाइल बनाने का तरीका। अब मान लीजिए अगर आपको हिडन फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बनानी है आपको हिडन, कि मैं एक ऐसी डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ जो हिडन रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल mkdir करना है और यहां पर आप फोल्डर बना लेंगे। तो फोल्डर बनाने से पहले जो भी आप नाम रखेंगे उससे पहले आप डॉट कर देंगे और डॉट के बाद भी आप कोई सा भी नाम रख देंगे, जैसे कि मैंने नाम रखा फोल्डर दीपक। ठीक है? ठीक है, ये फाइल पहले से एग्जिट है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, वोल्टर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ls टाइप करूंगा तो यहाँ पे वोल्टर नाम का आपको फोल्डर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ls-a करूंगा यहाँ पे आपको देखिए डॉट फोल्डर नाम से एक हिडन फोल्डर बन चुका है और ये आपको शो भी हो रहा है। क्लियर दोस्तों? तो आई होप अब आपको हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाना लिनक्स के अंदर आप सीख गए अच्छे से। ठीक है, और कैसे शो होता है ये भी आप सीख गए होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमारे पास में एक कमांड आती है कि कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है कॉपी करना। जैसे मान लीजिए आप विंडोज में कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिंपल, जैसे देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप फोल्डर 2 को कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, या तो कॉपी करेंगे या कंट्रोल-C करेंगे और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां कंट्रोल-V कर देंगे। ठीक है, या फिर पेस्ट कर देंगे सीधा सिंपल। कंट्रोल पेस्ट तो बहुतों को आता है, बच्चों को, बच्चा भी जानता है, वो 4-5 साल का बच्चे को बोलेंगे कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बता देगा। बट यही चीज अगर आपको लिनक्स में करनी है, ठीक है, लिनक्स में अगर आपको कोई चीज कॉपी पेस्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे मान लीजिए एक फोल्डर मेरे पास है फोल्डर 1, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कहाँ करना चाहता हूँ? डेस्कटॉप पे। लेकिन अभी ये फोल्डर कहाँ पर है? होम काली के अंदर। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप में फोल्डर कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल cp कमांड का यूज करूंगा, cp कमांड, और देन उसके बाद में सोर्स लिखूंगा। सोर्स का मतलब /home/काली। ठीक है, और फोल्डर का नाम जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फोल्डर 1, और स्पेस देके मैं लिखूंगा डेस्टिनेशन जहां मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए डेस्कटॉप पे कॉपी करना है, तो डेस्कटॉप का पूरा अपन को पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे कि डेस्कटॉप कहाँ है, मेरा डेस्कटॉप है होम काली डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, ठीक है, काली, और यहाँ पे डेस्कटॉप। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि ये डेस्कटॉप जो है ये नो सच फाइल डायरेक्टरी, ये फाइल डायरेक्टरी ऐसी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो डेस्कटॉप बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अपना लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से वो लिखा गया है वैसे ही आपको टाइप करना है। अगर यहाँ पे कैपिटल डी लिखा गया है तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल डी लगाना पड़ेगा, आप स्मॉल नहीं लगा सकते। क्लियर है? जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर भी ये मुझे बोल रहा है कि इस तरीके से कोई सच फाइल डायरेक्टरी नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है।
फोल्डर 1 यहाँ पे आ ही गया, मुझे फोल्डर 1 को कॉपी करना था होम काली डेस्कटॉप पे। ठीक है, कैन नॉट स्टार्ट, कैन नॉट स्टेट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वापस एलएस टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर 1 है, देखते हैं इस फोल्डर 1 के अंदर कुछ है क्या। CD फोल्डर 1, यहाँ पे देखते हैं एलएस, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं बाहर आ जाता हूँ CD डॉट डॉट से, वापस एलएस। अब मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल CP लगाऊंगा। ठीक है, CP स्लैश होम काली स्लैश। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गलती थी कि देखिए यहाँ पे जो फोल्डर 1 था उसको फोल्डर 1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे फोल्डर को करना था। ठीक है, देखिए फोल्डर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये मुझे बोल रहा है कि आप जो है फोल्डर 1 को ऐसे डायरेक्टरी को ना सीधा सिंपल कॉपी नहीं कर सकते। फाइल को तो कर सकते हैं लेकिन फोल्डर को नहीं कर सकते। तो फोल्डर को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको -R लगाना पड़ेगा। तो अपन -R लगा देते हैं, CP और यहाँ पर /R। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बेनिफिट है आपके लिए कि मान लीजिए कोई एरर्स आ जाती है आपको, तो यहाँ पर सिंपल आपको बताएगा नीचे कि ये एरर्स क्यों आया है और इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे बता रहा है कि आपने -R नहीं लगाया, तो अपन -R लगा देते हैं। तो अपन एंटर प्रेस करा तो अब कोई एरर नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या वो जो कंटेंट है हमारा फोल्डर बना है वो कॉपी हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CD स्लैश होम स्लैश काली और स्लैश यहाँ पे डेस्कटॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पे CD लगा दिया, एलएस टैप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोल्डर 1 जो है वो कॉपी हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप फाइल का नाम लिख दीजिए। क्लियर। अगर आप मान लीजिए आपको कोई फाइल का कंटेंट कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे CD डबल स्लैश में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक फाइल का कंटेंट कॉपी करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो dev.html में XML में जो लिखा हुआ है, पहले चेक कर लेते हैं dev.xml में क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिंपल कमांड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, कैट और dev.xml। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अपन कोई छोटी चीज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर मान लीजिए AB ABC.sh। तो मैं ABC.sh एक बार देख लेता हूँ, ABC.sh। ठीक है, ABC लगाना था। देखिए यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें लिखी हुई है, देखिए जैसे कि ये चीजें लिखी हुई है। अब मैं इस कंटेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, कहाँ पे करना चाहता हूँ, किसी भी फाइल में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, CP कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने लगा यहाँ पर, जैसे कि अपन को क्या फाइल फाइल का कंटेंट कॉपी करना है तो आपको फाइल बनानी भी पड़ेगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ram.sh है। ठीक है, उस फाइल में मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी हो जाएगा, बट जो ram.sh के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो गायब हो जाएगा। तो आप गायब नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं कि इस फाइल के कंटेंट को कॉपी करके किसी और कंटेंट में रख दें। तो अपन क्या कर सकते हैं, टच नाम से एक फाइल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टच नाम से एक फाइल बना दी, टच और टच से, और यहाँ पर मान लीजिए वॉल, यहाँ से एक फाइल बना दी। ठीक है, अब एलएस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे वॉल नाम से एक फाइल बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि abc.sh का जो कंटेंट है वॉल में आ जाए। ठीक है, अभी आप चेक करेंगे कैट वॉल में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो मैं यहाँ पे करूंगा सिंपल ABC। ठीक है, .sh, और यहाँ पे जिस फाइल में आपको कॉपी करना है वो फाइल आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी हो गया, चेक करते हैं क्या है या नहीं है। तो कैट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर जो है कैट वॉल के अंदर आपका जो ABC का जो कंटेंट था वो कॉपी हो चुका है। इस तरीके से आप फाइल भी कॉपी कर सकते हैं, फाइल के अंदर का कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं और फोल्डर को भी कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको CP कमांड है वो समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर का मतलब दोस्तों एक कमांड ये है कि अगर आपको पूरा स्क्रीन है भरा भरा है, नीचे आपको आप चाहते हैं कि भी मेरा पूरा जो क्लियर टर्मिनल है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप क्लियर जो कमांड है उसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। अब दोस्तों एक कमांड हमारे पास आती है कट पेस्ट की। जैसे कि मान लीजिए विंडोज के अंदर कट पेस्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पे कट करना है, मैंने यहाँ पे कट करा और यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल V करा। ठीक है, ये तो होगी कमांड। आपने सिंपल ऑप्शन में गए, कट करा, सीधा पेस्ट कर दिया। बट यही चीज अगर आपको मान लीजिए काली के अंदर करनी हो, जैसे मैं LS टाइप करा और मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर 2 जो है यहाँ से कट होके कहाँ आ जाए, डेस्कटॉप पे आ जाए, तो आपको सिंपल क्या कमांड करना यूज करना पड़ेगा, MV कमांड।
एमवी कमांड का मतलब होता है मूव, मतलब आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एमवी कमांड का यूज करेंगे। तो आप सोर्स लिख देंगे, सोर्स का मतलब क्या है, स्लैश होम, ठीक है, स्लैश काली और स्लैश फोल्डर टू, ठीक है। फोल्डर टू मुझे मूव करना है, कहाँ मूव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे मूव करना है। तो मैं सी डी नहीं सॉरी स्लैश उसका पाथ लगा दूंगा, होम पाथ लिख दूंगा यहाँ पे, होम काली, और यहाँ पे सीधा डेस्कटॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मेरी फाइल मूव हो चुकी है। पहले ये चेक करते हैं कि क्या जो मेरा फोल्डर टू कंटेंट है वो काली में है कि नहीं है। तो एलएस टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फोल्डर टू गायब हो चुका है। लेकिन क्या वो कंटेंट फोल्डर डेस्कटॉप पे है या नहीं। तो डेस्कटॉप पे अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सीधा डेस्कटॉप पे कंटेंट को देखूंगा। मतलब मैं कहीं पर भी, मेरी लोकेशन कुछ भी हो, अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी की अंदर के कंटेंट को देखना है विदाउट अपनी लोकेशन चेंज करे, तो क्या कर सकते हैं, एलएस टैप कर सकते हैं, एलएस, और यहाँ पर पूरा पाथ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा पाथ दे देता हूँ एलएस, ठीक है, यहाँ पे काली, और यहाँ पर जो है डेस्कटॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है फोल्डर टू मूव हो चुका है, क्लियर, और विदाउट मैंने अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी है। मैं सीडी में डेस्कटॉप पे नहीं गया, सीडी से डेस्कटॉप पे नहीं गया। अगर आपको किसी भी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को अगर देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, एलएस टाइप करेंगे और सीधा उसका पाथ दे देंगे। क्लियर दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, अब ये हो गया कट पेस्ट, इसी के जरिए आप फाइल भी कट पेस्ट कर सकते हैं। फोल्डर के साथ साथ आप चाहते हैं कि फाइल फाइल को पेस्ट करना है, तो फाइल को भी इसी तरीके से आप कट पेस्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दोस्तों एक चीज आती है कि हमें फाइल को रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए आप फोल्डर्स यहाँ पे विंडोज में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक फोल्डर है, ठीक है, इसको आपको रीनेम करना है। तो आप सिंपल गए, रीनेम पे ऑप्शन पे क्लिक करा, और जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल है, विंडोज तो बहुत सिंपल है, इसलिए विंडोज में कंपनियों में काम नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेता है। लेकिन आपको अगर लिनक्स पे काम करना आता है, अच्छे से काम करना आता है, तो कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करेगी। ध्यान रखना, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फोल्डर रीनेम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एलएस टाइप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए फोल्डर वन को क्या करना है, रीनेम करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो जाए, तो उसके लिए मुझे कमांड लगाना पड़ेगा एमवी। यहाँ पर भी मैं एमवी कमांड लगाऊंगा, एमवी कमांड लगाने के बाद ही मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ। तो एमवी जो है वो आपके कट पेस्ट के भी काम आता है और रीनेम करने भी काम आता है। लेकिन अब इसका थोड़ा तरीका दूसरा है, जैसे कि मैं एमवी, जैसे मैं फोल्डर वन को रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एमवी, और सीधा यहाँ पे फाइल नाम लिख दूंगा, ठीक है, फोल्डर वन। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसका नाम चेंज हो जाए, तो नाम चेंज होने के लिए मैं उसका कोई नाम रख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, एलएस टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ से फोल्डर वन गायब हो गया और स्टूडेंट नाम का फोल्डर बन चुका है। वो ही फोल्डर था फोल्डर वन, वो गायब हो गया, स्टूडेंट के नाम से फोल्डर बन चुका है। क्लियर है, तो अब आपको रीनेम करना भी मेरे हिसाब से आ गया होगा। ऐसे ही आप फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जो abc.sh है इसका फाइल में कुछ और रख दूं, तो आप भी कर सकते हैं, एमवी और abc.sh, इसको फाइल का नाम आप कुछ और रख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया wall.sh, ठीक है। यहाँ पे एबीएस कर दिया, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एलएस टैप करता हूँ तो एबीसी जो डॉट एस एच है वो फाइल बदल के क्या हो गई, वॉल डॉट एस एच हो गई। क्लियर है, तो इस तरीके से आप फोल्डर भी रीनेम कर सकते हैं और आप फाइल भी रीनेम कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये कमांड जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब दोस्तों अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फोल्डर डिलीट करना है, सिंपल सिंपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले आप फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर डिलीट हो जाए, फोल्डर थ्री, फोल्डर फोर, फोल्डर फाइव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल RMDIR का यूज करेंगे, RMDIR, ठीक है। और कौन सा फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फोल्डर डिलीट करना चाहता हूँ फोल्डर थ्री, ठीक है। एलएस टाइप करता हूं तो देखिए यहाँ से फोल्डर थ्री जो है डिलीट हो चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे बहुत सारी मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है। मल्टीपल फाइल का मतलब है कि एक ही नाम से कई बार मल्टीपल फाइल बन जाती है, जैसे कि फोल्डर फोर है, फोल्डर फाइव है, फोल्डर सिक्स, फोल्डर सेवन, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। एक ही फाइल के नाम से बहुत सारी फाइलें हैं, एक ही नाम से बहुत सारी फाइलें हैं, थोड़ा सा चेंज है आगे, बाकी फाइलें बहुत सारी है, ठीक है। अब आप उनको एक एक करके डिलीट करोगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, RM सिंपल -RF, और आप फोल्डर का नाम, जिस भी फाइल का नाम, जैसे कि मुझे फोल्डर फोर और फोल्डर फाइव को एक साथ डिलीट करना है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर लिख दूंगा सिंपल। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने फोल्डर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में एस्ट्रिक का साइन है वो लगा दूंगा। एस्ट्रिक का साइन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब कि इसके बाद अब जितनी भी फाइलें आती है फोल्डर के बाद नाम से 1 2 3 4 5 नाम से जितने भी फोल्डर है सारे के सारे एक साथ डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एलएस टाइप करता हूँ। देखिए यहाँ से फोल्डर नाम के जो कंप्लीट फोल्डर 4 फोल्डर 5 था कंप्लीट डिलीट हो चुका है। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मुझे डीआईआर फोल्डर को डिलीट करना है, इसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा। क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आरएम डीआईआर करा और डीआईआर को डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि सर आरएम डीआईआर जो है फेल टू रिमूव। अब फेल टू रिमूव का मतलब क्या होता है, आरएम डीआईआर जो कमांड है वो सिर्फ उस केस में काम करेगी जब आपके फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका फोल्डर है वो एम्प्टी फोल्डर है। अगर आप कोई एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आरएम डीआईआर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा फोल्डर या फाइल्स डिलीट करनी है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, कंटेंट रखा हुआ है, फाइल्स रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आरएम-RF। ये एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी फाइल्स को, फोल्डर्स को रिकर्सिवली डिलीट कर सकते हैं। रिकर्सिव का मतलब क्या आता है कि जितनी भी अंदर उसके अंदर कंटेंट्स रखे होंगे, फाइल्स रखे होंगे, फोल्डर्स रखे होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे फोर्सफुली। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब भी यही है, रिकर्सिव और फोर्सफुली। ठीक है, तो RM-RF और यहाँ पे मैंने DIR का यूज किया। अब देखिए कोई एरर नहीं है, एलएस टाइप किया तो यहाँ से जो है वो मेरी फाइल DIR डिलीट, जो डायरेक्टरी थी DIR वो डिलीट हो चुकी है। तो आई होप अब आपको ये जो डिलीट कैसे करते हैं ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक कमांड, जैसे कि एक फाइल मैं बनाता हूँ, जैसे मैं आपको एक फाइल बनाता हूँ, वो छोटी सी बेसिक सी कमांड्स हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक फाइल बनाई कैट, और मैंने फाइल नेम बनाई मान लीजिए फाइल 55 या मान लीजिए 25। ठीक है, अब मैं सॉरी कैट फाइल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन मैंने लगाया। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मैंने कोई फाइल बनाई। ठीक है, कोई बहुत सारी फाइलें बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये मेरी फाइल बन गई। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैट करा, कैट और फाइल 25 करा। ठीक है, तो इसने मुझे सारी के सारी जो है वो कमांड्स, सारी के सारी जो मेरा कंटेंट था वो बता दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके पास एक फाइल आती है जिसका कंटेंट बहुत होता है, 10 पेज 15 पेजों में कंटेंट होता है। ठीक है, ये तो खैर एक पेज था, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट आ गया है ना, ऐसी कोई फाइल आ गई मान लीजिए जो जिसका पेजेस ही बहुत ज्यादा है, बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उसको कैसे देखेंगे सही से, उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको उस कंटेंट का सिर्फ पहला पेज देखना है तो आपको क्या करना है, लेस कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला पेज देखना है मुझे तो मैं यहाँ पे लेस कमांड का यूज करता हूँ, लेस, और फाइल का नाम दे देता हूँ 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे जो पहला पेज है उसके अंदर जो सारे के सारे कंटेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है। कंट्रोल C करते हैं, या सॉरी क्यू, अगर आपको बाहर आना है तो क्यू, कीबोर्ड से क्यू बटन प्रेस करेंगे तो क्विट हो जाएंगे आप, क्यू का मतलब क्विट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको शुरू की 10 लाइन देखनी है, आप चाहते हैं कि सर मैं 10 लाइन देखना चाहता हूँ शुरू की बस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड कमांड का यूज करना पड़ेगा, हेड, और फाइल का नाम आप लिख देंगे 25। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत की जो 10 लाइन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइलें आपको शुरू की जो 10 लाइन है वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आपको लास्ट की लाइन देखनी है कि सर मुझे जो फाइल है उसके लास्ट में जो 10 लास्ट की 10 लाइनों में क्या लिखा है वो मुझे देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल कमांड का यूज करना पड़ेगा। टेल और फाइल का नाम आप लिख देंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट की कमांड्स है वो यहाँ पे आपको लास्ट के जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। क्लियर। ठीक है, और अगर आपको ना धीरे धीरे करके पेजेस देखने हैं, जैसे कि मैं धीरे धीरे करके पेजेस देखना चाहता हूँ, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, एक साथ तो नजर आएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वैसे ही, वैसे तो अगर आप उसको वैसे कैट से ओपन करेंगे तो वैसे वो कमांड चल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप मोर कमांड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोर और फाइल 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जैसे एंटर प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे वो कंटेंट नजर आता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कंटेंट खत्म होगा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे है ना
कंटेंट खत्म होने से पहले इससे बाहर आना है तो आपको क्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप क्यू बटन प्रेस करेंगे, क्यू का मतलब क्विट, वैसे ही आप कंटेंट से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप अब आपको जो है ये जो जो कमांड्स है जो मैंने आपको बताई है वो करीब करीब सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे कमांड के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और बेसिक्स कमांड को देखते हैं अपन। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मुझे अपना आईपी देखना है, प्राइवेट आईपी देखना है, तो आपके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? विंडोज में आप यूज करते हैं आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे आप यूज करेंगे आईएफ कॉन्फ़िग। ठीक है, आईएफ कॉन्फ़िग से क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं, है ना, जो आपके नजर आ रहे हैं, जो आपने लगाए हैं, जैसे ईथरनेट केबल से लगाया है या फिर आपने वाईफाई एडेप्टर से लगाया है, ठीक है, एक्सटर्नल कोई एडेप्टर लगाया है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे लोकल होस्ट शो हो रहा है और यहाँ पे आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर है? अब दोस्तों आप देखना चाहते हो कि जो मेरा लिनक्स मशीन है वो करंट वर्जन कौन सा है या उसका होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम के लिए आप क्या करेंगे, HOST, सीधा होस्ट नेम लिखेंगे तो ये आपको होस्ट नेम बता देगा। मेरा होस्ट नेम यहाँ पे विंडोज बता रहा है तो काली, लेकिन मैंने इसको चेंज कर रखा है। और होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में कभी बताऊंगा। फिलहाल आपको अगर होस्ट नेम देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मुझे अपना जो ये लिनक्स का वर्जन कौन सा है, ठीक है, कब ये मैंने इंस्टॉल किया, तो ये सारी की सारी आपको चीजें दिख जाएंगी। जैसे कि आप कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट, और सॉरी कैट नहीं, ETC, सॉरी हाँ, कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट/ETC, और यहाँ पर आप लिख दे OS रिलीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कैट लिखा, सिंपल CD ETC लिखा और /OS रिलीज लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए मुझे GNU आ गया कि मुझे जो काली वर्जन है वो 2024 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके सारे के सारे जो मेन सोर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो करंट वर्जन देखने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब दोस्तों एक कमांड और है, वो कमांड का मतलब ये है कि मान लीजिए कई बार आपको भी पता नहीं चलता कि मैं कौन से यूजर हूं, मैं रूट यूजर हूं कि मैं सिंपल गेस्ट यूजर हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है who am I, ये आप यूज करेंगे तो आपको बता देगा कि सर आप रूट में हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप रूट से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे रूट में नहीं, मुझे बाहर आना है गेस्ट यूजर में, तो आपको यहाँ पे सिंपल एग्जिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। और जैसे आप एग्जिट कमांड यूज कर देंगे वैसे ही ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि मैं कौन से यूजर में हूं, तो आपको वापस who am I यूज करना पड़ेगा। who am I, एक सेकेंड, who am I, तो देखिए मैं ये बोल रहा है कि सर ये आप काली के अंदर है, आप काली यूजर के अंदर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई और यूजर बनाता, जैसे मान लीजिए देव, सुरेश, मुकेश, जो भी आप, वॉल्टर, जो भी आप यूजर बनाते शुरुआत में या बना सकते हो आगे, तो वो जिस आप यूजर में होंगे तो या हुआ मैं जो है वो आपको यूजर नेम बता देगा। ठीक है, कि आप किस यूजर में हो अभी। तो ये जब आप लैब सॉल्व करेंगे बड़े बड़े, तब ये कमांड्स आपके बहुत काम आएंगी। क्लियर है? चलिए मैं वापस रूट में आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं रूट में आ गया, क्लियर कर देता हूँ उसको। अब दोस्तों एक फाइल है, हम एक फाइल मैंने क्रिएट करना आपको इससे पहले बताया था वीडियो में। बट मान लीजिए जैसे कि मैं ls-l करता हूँ। ठीक है, मैंने ls-l करा और देखिए यहाँ पर जो है मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि पूरी डिटेल देखनी है मुझे कि ना ये कब बना, कब क्रिएट हुआ, ठीक है, इसको कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, ये सारी चीजें मुझे देखनी है अगर किसी फाइल फोल्डर की। तो मैं क्या करूंगा, ls-l कमांड का यूज करूंगा। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ब्लू कलर में वो सारे फोल्डर है, कैसे पता लगेगा आपको, ये तो ब्लू कलर में है ही वैसे भी, और इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट में कोने में डी दिख जाएगा। डी का मतलब है डायरेक्टरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है डी दिख रहा है आपको, डी का मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी है, और अगर जिसमें डी नहीं है वो सिंपल एक फाइल है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सर कुछ फाइल है जिसका रंग ग्रीन में है, कुछ फाइल है जिसका रंग सफेद है। तो वो क्यों है दोस्तों, वो इसलिए है कि कुछ फाइलों को मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रखी है, कुछ फाइलों को नहीं दे रखी है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो mac.sh वाली फाइल है, ठीक है, ये ग्रीन है, क्यों, मैंने इसको रीड और राइट की परमिशन दे रखी है। और यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि dev.xml है, इसको मैंने रीड और राइट की परमिशन दे रखी है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई फाइल बनानी, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई, मान लीजिए मैं एक फाइल बनाता हूँ, कैट, कैट नहीं, नैनो से एक फाइल बनाता हूँ मैं, नैनो, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं vol1 से। ठीक है, और मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखता हूँ, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है मान लीजिए, तो मैं इको से प्रोग्राम बनाऊंगा। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको लिनक्स के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप, या प्रिंट कराना है आपको, तो एको से आप प्रिंट करा सकते हैं।
ठीक है, तो एको डबल स्लैश में मैंने लिख देता हूँ माय नेम इज वॉल्टर वाइट। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, फिर मैं एको लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया हेलो एवरीवन। ठीक है, एज ए ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, चाहे तो मैं प्रोग्राम एवरीवन की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे ना जाएं आप। ठीक है, तो एको हेलो एवरीवन, और जो डबल कोट्स मैंने लिखा है ये सारा अपना प्रोग्राम है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, ठीक है, शिफ्ट प्लस वाई, ठीक है, और कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मैं एलएस टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिए वॉल 1 है, वो सेव हो चुकी है। अब जैसे देखिए मुझे ये प्रोग्राम है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता लगेगा, कैट से। तो मैं कैट करूंगा और मैं वॉल, ठीक है, यहाँ पे वॉल 1 लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे एको प्रिंट करवा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये अंदर डबल कोट्स में जो मैंने लिखा है वो ही प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पहले चेंज करूंगा, इसको पहले एग्जीक्यूटिव परमिशन दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी एच मोड। सी एच मोड का मतलब होता है चेंज मोड। आप किसी फाइल का मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप फाइल का मोड चेंज कर सकते हैं सी एच मोड से। चाहे तो आप उसको रीड की परमिशन दे दीजिए या फिर हटा लीजिए, या राइट की परमिशन दे दीजिए या हटा लीजिए, या फिर एग्जीक्यूटिव परमिशन दे दीजिए या हटा लीजिए। क्लियर। तो अगर मुझे देनी है किसी को परमिशन तो मैं प्लस का यूज करूंगा, और अगर मुझे लेनी है, छीननी है, तो मैं माइनस का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देनी है परमिशन तो मैं प्लस का यूज करूंगा, और एग्जीक्यूटेबल के लिए परमिशन होती है प्लस एक्स। ठीक है, और मैं आपका फाइल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, एलएस टाइप करूंगा, तो देखिए एलएस टाइप करते ही देखिए जैसे कि फाइल है वो ग्रीन कलर में तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे काली लिनक्स के अंदर की वही जो फाइल है इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन मिली हुई है। ठीक है, अब मैं इसको रन करना है, तो रन करने के दो तरीके। पहला, आप डॉट स्लैश से रन कर सकते हैं, डॉट स्लैश वॉल 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, जो डबल कोट्स के अंदर जो मेरा प्रोग्राम था वो यहाँ पे शो हो गया। इसके अलावा आप बैश से भी यूज कर सकते हैं, बैश वॉल 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बैश वॉल 1 है वो भी यहाँ पे करीब करीब आपको दिख गया। ठीक है, तो डॉट स्लैश से भी आप रन कर सकते हैं कमांड को, और यहाँ पे बैश से भी आप रन कर सकते हैं, दो तरीके। क्लियर दोस्तों। अगर आपको, अब एक चीज है दोस्तों कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि मुझे जो कमांड है वो कैसे यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको कोई कैसी कमांड मिल गई लिनक्स में जो आपको पता नहीं चल रहा आपको यूज कैसे करना है, तो आप हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एलएस कमांड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको यूज कैसे करना है। वैसे तो आपको आता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमांड है जो आपको यूज करना नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एलएस उस कमांड का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, हाइफन हाइफन हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो हाइफन हाइफन हेल्प में क्या है वो आपको सब कुछ बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि ये यूजेस क्या है, एलएस फाइल। ये मुझे बता रहा है कि सर लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सॉर्ट एंड एंटायर अल्फाबेटली इफ, मतलब कुछ ठीक है कि आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ए अल्फाबेट से देख सकते हैं, चाहे आप नंबर से देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सर जो लिस्ट कमांड है वो हम हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से एलएस कमांड या कोई सी भी कमांड जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि यूज कैसे करना है, तो आप हेल्प का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमांड और है मैन कमांड। जो हेल्प कमांड है वो कमांड के पीछे लगता है, जो मैन कमांड है वो कमांड के आगे लगता है। जैसे कि मैंने मैन कमांड लिखा और एलएस टाइप किया, तो यहाँ पे देख लिए मुझे, ये मुझे अच्छे से ना सदा सदा के बता रहा है कि किस तरीके से जो है एलएस कमांड वो यूज करता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, कि आप कोई भी डायरेक्टरी में कंटेंट को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल ये बता रहा है, यूजेस से बता रहा है, और आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि किस किस तरीके से अलग अलग ऑप्शन से आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब इससे क्विट करना है तो आपको सिंपल क्यू, कोई भी प्रोसेस से अगर आपको, फाइल से अगर आपको क्विट करना है तो क्यू करेंगे, और अगर चलता प्रोसेस है तो कंट्रोल सी से आप उसको क्विट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो ये अब हमारे कुछ कमांड्स हैं। अब एक कमांड्स और अपन अपडेट्स अपडेट्स की कमांड भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट क्या करें। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड का यूज करना है, जो कि कमांड है यहाँ पर अपडेट्स की, कि हमें अपने प्ले स्टोर को अपडेट करना है। ठीक है, प्ले स्टोर का मतलब जैसे काली का प्ले स्टोर क्या है, एपीटी। तो मैं यहाँ पे एपीटी सिंपल यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एपीटी है, एपीटी का मतलब है जिसके अंदर काफी सारे पैकेजेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है एपीटी इज ए कमांड एंड पैकेजेस मैनेजर। इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं,
ठीक है, कौन कौन से टूल्स है अगर आप देखना चाहते हैं लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एपीटी लिस्ट आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एपीटी और LIST, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी सारे कमांड्स आपको आ जाएंगे। देखिए ये सारे के सारी इसके पास में क्या है, टूल्स है। क्लियर है, वापस एपीटी करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको काफी सारे टूल्स और मिलेंगे, जैसे सर्च है, शो है, इंस्टॉल है। अगर आपको कोई इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन इंस्टॉल करना मैं बाद में सिखाऊंगा आगे के लेक्चर में, फिलहाल मैं उसको अपडेट करना बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो एपीटी आप सिंपल अपडेट करेंगे, ठीक है, सिंपल एपीटी अपडेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने अपडेट करा है, हालांकि मेरे एरर आ रहा है क्योंकि मेरी मशीन बहुत पुरानी है, ठीक है, 2021 की है, हालांकि वर्जन नया है लेकिन रिपोजिटरी थोड़ी पुरानी है, ठीक है, तो आपके अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स को भी अपन रिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये अपडेट तो हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है अपग्रेड, तो आप सिंपल एपीटी और यहाँ पर अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, ये देखिए यहाँ पे अपग्रेड होना शुरू हो गया। क्लियर, तो आपको सिंपल एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड ये आपको करना है। अपडेट का मतलब आपका प्ले स्टोर अपडेट होगा, और अपग्रेड का मतलब ये कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर टूल्स इंस्टॉल्ड है प्री, वो सारे के सारे यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, अब आपको कुछ एरर्स आ जाती है, मान लीजिए आपके कुछ एरर आ जाते हैं कि एपीटी आपको अपडेट्स नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ कमांड्स आपको बता रहा हूँ। सब उससे भी पहले आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट से भी पहले, हालांकि मैंने जो आपको अपडेट बताया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको अपडेट अपडेट बताया, उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पहले उसके बाद आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक है ना डायरेक्टरी में जाना है। कौन सी डायरेक्टरी, CD/ETC, ठीक है, और /APT। ये सिर्फ आपको काली लिनक्स में करना है, सिर्फ आप ये चीज काली लिनक्स में करेंगे, बाकी पैरेट वगैरह में सिंपल आप अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो काली लिनक्स में सबसे पहले आपको काम करना है ये कि CD/ETC/APT में आप जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर LS टैप करेंगे तो आपको एक sources.list की फाइल मिलेगी। आप इसको ओपन करेंगे, कैसे, नैनो से भी कर सकते हैं, नैनो और sources.list, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, 4 लाइनें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिल रही है, मैं काम करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, और यहाँ पे जो ये है इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ काली, ठीक है, और यहाँ पर टैप करके, ठीक है, इस तरीके से मेरी मशीन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि sudo, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे। अब मुझे एक फाइल में जाना था, मैंने कहा CD/ETC और /APT, ठीक है। अब sources.list में जाना है, तो नैनो और sources.list, ठीक है। यहाँ पर भी शायद मेरे हिसाब से वो चीजें नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, आपके पास क्या होगा, आपके पास 4 लाइनें दिखेंगी, ठीक है। आप जाएंगे, एक बार इसको Ctrl+X करते हैं, LS टैप करते हैं, sources.list में क्या है, तो यहाँ पर sources.list आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा नैनो, ठीक है, sources.list, नैमो, नैनो की जगह नैमो कर दिया, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक मुझसे हुई जाती है इस, मैनो कर दिया, ठीक है, नैनो करना था, नैनो, जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे तो एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन आपको 4 लाइनें नजर आएगी। तो 4 लाइनों में आपको ना हैश दिखेंगे, पहले दूसरी लाइन में आपको हैश नहीं दिखेगा, लेकिन पहली, तीसरी और चौथी लाइन में आपको हैश दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस हैश को यहाँ से हटा देना है, आपको उस हैश को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। जैसे आप हैश को हटा देंगे, चौथी लाइन से आपको सिर्फ हैश को हटाना है, बस आप ये ध्यान रखिए। आपके पास 4 लाइनें मिलेंगी आपको, उस चारों लाइनों में चौथी जो लाइन है लास्ट की, उसमें से आपको हैश को हटा देना है, और सिंपल उसको Ctrl+O करके, Ctrl+X करके आपको वापस आना है, फिर आपको एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ एपीटी अपडेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एपीटी अपग्रेड करना है। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो एपीटी अपडेट और अपग्रेड करना है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाती है, ठीक है। तो एरर्स कैसे रिजोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको एरर्स रिजोल्व करनी है, ठीक है। कुछ एरर्स हैं, जैसे कि ये वाली एरर नहीं, जो ये वाली एरर थी, ये तो थोड़ी सी एरर ज्यादा है, मतलब ये, इसको एक बार Ctrl+X करते हैं,
ठीक है। और यहाँ से वो एरर जो थी मेरे पास, जो अपडेट्स में आई थी, वो एरर रिपोजिटरी की एरर है, तो उसको तो मैं बाद में रिजॉल्व करना आपको बता दूंगा, कभी भी कमांड दे दूंगा। खैर कोई बात नहीं, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको सिंपल अपडेट अपग्रेड करना है शुरुआत में। जब भी आप नई काली इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप अच्छे से उसको लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ स्क्रीन, और अपना जो है व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर दिख गया होगा। सबसे पहले आप जब काली इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, नई काली जब भी इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आपको काम करना है, पहला आप जाएंगे cd/etc/apt में जाके, ठीक है, उस पर जाएंगे आप सोर्सेस डॉट लिस्ट में। ठीक है, और जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन, उसमें से आपको क्या करना है, हैश को हटा देना है। हैश को हटा देंगे, उसके बाद कंट्रोल+O करेंगे, फिर कंट्रोल+X कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा काम, आप दूसरा काम करेंगे एपीटी अपडेट। ठीक है, तो आप एपीटी अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे एपीटी अपग्रेड। ठीक है, या दोनों को आप साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एपीटी अपडेट। ठीक है, फिर ये जो निशान आते हैं इसके, ठीक है, उसके बाद में एपीटी अपग्रेड। क्लियर दोस्तों? लेकिन कई बार कुछ एरर्स आ जाएंगे, हो सकता है आपको पास आ जाए कि फिक्स ब्रोकन मिसिंग या कुछ ड्राइवर्स मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करेंगे एपीटी हाइफन हाइफन फिक्स, और फिक्स ब्रोकन, एपीटी हाइफन हाइफन फिक्स ब्रोकन, ये आप चला देंगे। उसके बाद आप एपीटी अपडेट अपग्रेड कर लेंगे, आपका जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, एपीटी हाइफन हाइफन फिक्स मिसिंग, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एपीटी अपडेट अपग्रेड करें, आपका जो एरर्स है रिजॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक कमांड और यूज कर सकते हैं, एपीटी हाइफन हाइफन फिक्स मिसिंग, और उसके बाद में होता है इंस्टॉल। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है एपीटी एरर्स की, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए अभी भी नहीं होता है कि सर नहीं हुआ, तो आप एक कमांड यूज करेंगे, एपीटी क्लीन। ठीक है, एपीटी क्लीन करने के बाद फिर आपको एपीटी अपडेट करना है या अपग्रेड करना है, तब आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं होती है कि सर नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो आपको लास्ट कमांड है वो यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि rm-rf/वेरिएबल/लाइब्रेरी, ठीक है, /ept और /lists। ठीक है, उसके बाद हैशट्रिक का निशान। ठीक है, rm-rf वेरिएबल लाइब्रेरी एपीटी और लिस्ट। क्लियर है दोस्तों? rm-rf वेरिएबल/वेरिएबल/लाइब्रेरी LIB है, /apt और /lists, उसके बाद /एस्ट्रिक। एस्ट्रिक एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये आपको लगा देना है। लगाने के बाद में वो आपसे वाई एंड नो पूछेगा, आप वाई करेंगे, देन उसके बाद में आप वापस एपीटी अपडेट करेंगे। इससे आपके 99.99% जो है एरर्स जो है आपकी रिजॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, एपीटी अपडेट अपग्रेड की। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है, मान लिया एक्सेप्शन केस आ जाता है कि सर बहुत पुरानी मशीन है, नहीं हो रही है, ये ज्यादातर जो इसके अलावा जो एरर्स आएंगी ना, वो सारी की सारी ऐसी मशीन में आएंगी जो बहुत पुरानी है, 2021 है, 22 है, 23 है, उनकी रिपोजिटरी आपको नहीं ऐड करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों क्या होता है, कि जो काली होता है ना, काली, पैरेट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन काली में ही होती है। काली क्या, काली क्या हर साल अपना नया वर्जन निकालता है, जैसे 2021 का वर्जन निकाला, 22 का निकाला, 23 का निकाला, 24 का निकाला, तो ये क्या हर साल अपडेट करता है। और अपडेट कर सकता है, नई की भी अपडेट करता है, मतलब आपको नई की डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो की आपको कहाँ मिलेगी, या तो आप काली के सर्वर पे चले जाएं, या आप गूगल पे जाके चेक कर लें, आपको नई काली मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा आपको क्या है, चैट जीपीटी पे भी आप जाके नई काली की जो की है वहां से आप उठा सकते हैं। आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि काली करंट वर्जन या लेटेस्ट काली वर्जन रिपोजिटरी, ठीक है, की रिपोजिटरी आप डालेंगे तो आपको नई की नई की दे देगा। आप जाके उसको क्या कर दे, सीधा टर्मिनल पे पेस्ट कर दे। इससे आपकी ना जो प्रॉब्लम है रिजोल्व है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज जो है अपन ने काफी चीजें अपन ने सीखी है, कुछ बेसिक्स चीजें अपन ने सीखी। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने सिंपल सिंपल कट कॉपी पेस्ट फोल्डर क्रिएट करना, हिडन फोल्डर क्रिएट करना, इसके अलावा अपन ने जो है काफी सारी और चीजें देखी हैं। ठीक है, अपडेट्स करना, अपग्रेड करना। ठीक है, तो
आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं। आगे जब मैं आपको लिनक्स का एक लेक्चर है उसके अंदर और भी वो चीजें जो कमांड्स है, एडवांस कमांड्स है जो आपकी और भी अच्छी जो कमांड्स है जो आपको यूज करेंगी, वो कमांड्स में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर के जरूर लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको एथिकल हैकिंग का क्रैश कोर्स करना है, ठीक है, जल्दी करना है 4 महीने में, तो आप नीचे जाके फॉर्म फिल करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि बैचेस कब स्टार्ट हो रहे होंगे, और मैं कब आपसे लाइव जूम जूम के जरिए बैचेस लूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर का बैच कब नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।